डेटाबेस इज द फाउंडेशन फॉर एनी एप्लीकेशन। ये स्टेटमेंट तो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना ही होगा, क्योंकि डेटाबेस की हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो आज के इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में, जहाँ पे हम सारे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस डेटा के हेल्प से ले रहे हैं, डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और मैं कह सकता हूँ डेटा इज़ द न्यू करेंसी। इसी के बेसिस पे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। तो डेटाबेस की नॉलेज आज हमारे लिए मस्ट है। तो मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए एक माई सिक्वल कोर्स, जिसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं माई सिक्वल से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। माई सिक्वल को चूज करने के पीछे मेरा रीज़न ये था क्योंकि एक ओपन सोर्स RDBMS है, एंड ये हमारे को एक हाई परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स ये सोचते होंगे कि एक रिलेशनल डेटाबेस को आज सीखने की क्या ज़रूरत है। माय फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप माई सिक्वल के बजाय किसी और RDBMS की भी नॉलेज ले सकते हैं, पर एक RDBMS की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी मल्टीपल एप्लीकेशन जो हैं वो RDBMS को यूज़ करती हैं, और एक ये फाउंडेशन है हमारे। अगर आप कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अगर आप उनके प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, एज ए डेटा साइंटिस्ट भी जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, उसके भी बैकबोन हमारा एक डेटाबेस ही होता है। तो मैं एम्फेसाइज करूँगा आप लोग इस वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखिए। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ना सिर्फ अपने कंसेप्ट्स को एनहांस करने के लिए, बल्कि आपको इंटरव्यू रेडी भी करेंगे हम। इस वीडियो में हमने मल्टीपल इंटरव्यू सिनेरियोज को डिस्कस करने की कोशिश की है, जो आपको इंटरव्यूज क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये एफर्ट्स पसंद आएंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे पावर BI के डिटेल्ड वीडियोस इस चैनल पे देख सकते हैं। आप यहाँ से पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की भी वीडियोस हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीक्वल के एंड टू एंड वीडियोस प्रेजेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियोस इस चैनल पे हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। डैक्स से रिलेटेड एक बहुत ही हमारा फेमस कोर्स है, जिसपे ऑलमोस्ट 66,000 व्यूज़ हैं। कंप्लीट डैक्स कोर्स इन पावर BI, इस कोर्स की हेल्प से आप कंप्लीट डैक्स की नॉलेज ले सकते हैं। ये भी हमने आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल कराया हुआ है। तो इस तरीके का कंटेंट हम फ्यूचर में भी आप लोगों को देते रहेंगे। अगर आपको पावर BI से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, सीक्वल से रिलेटेड, डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, हम लोग इस चैनल पे जनरली हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पर्पज़ रहता है आपको इंटरव्यू रेडी कराना, इसीलिए हम अपने कम्युनिटी सेक्शन पे भी डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं। तो आप क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हम अपने कोर्स के टॉपिक्स को देखेंगे एंड फिर अपने डिटेल में कोर्स को स्टार्ट करेंगे। मैंने ये अपना माई सिक्वल कोर्स कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है जिससे आप इंटरव्यू रेडी हो सकें। इंटरव्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मैंने उनको कवर करने का ट्राई किया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैंने हर टॉपिक के साथ एसोसिएट करे हैं। हर टॉपिक को इंटरव्यू क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस कोर्स में। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जितने हो सकते थे मैंने ट्राई किया है इस कोर्स में कवर करने का। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, RDBMS क्या होता है, क्यों हमें RDBMS की ज़रूरत होती है, वो हम टॉपिक 1 में व्हाट इज डेटाबेस के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद टॉपिक 2 में हम देखेंगे सीक्वल। सीक्वल की आज की डेट में क्या ज़रूरत है, क्यों हम सीक्वल को यूज़ करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। टॉपिक 3 में हम माई सीक्वल को इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इंस्टॉलेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करते हैं टॉपिक 4 की, या हम DML DDL ये कमांड्स को देखने वाले हैं। टॉपिक 5 सेलेक्ट एंड वेयर क्लॉज को देखेंगे। टॉपिक 6 में हम ऑर्डर बाय एंड लिमिट क्लॉज को देखने वाले हैं। ये सारे टॉपिक फ्रेंड्स सारे बिगनर लेवल टॉपिक्स होंगे।
इसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, एंड और नॉट, इन बिटवीन, ये सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे हम टॉपिक 7 में। टॉपिक 8 में जॉइंस, अगेन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव। जॉइंस को आपको ध्यान से देखना है, इनर, आउटर, एंटी। तो इनर जॉइन हम कवर करेंगे, आउटर में लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर देखेंगे, एंटी जॉइंस में लेफ्ट एंटी, राइट एंटी एंड फुल एंटी जॉइंस को कवर करेंगे इन टॉपिक 8। टॉपिक 9 में जॉइंस के टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे नेचुरल जॉइन वर्सेस क्रॉस जॉइन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम नेचुरल जॉइन वर्सेस इनर जॉइन भी देखने वाले हैं। तो टॉपिक 9 भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक 10 में हम सेल्फ जॉइन देखेंगे, किस तरीके के हिरार्कियल रिलेशनशिप्स को हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ जॉइन, वो हम देखने वाले हैं। एम्प्लॉयज के मैनेजर कौन है, इस तरीके के सिनेरियो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। टॉपिक 11 में हम ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज को देखेंगे एंड टॉपिक 12 में को रिलेटेड सब क्वेरी। तो टॉपिक 12 से मैं बताऊं आपको इंटरमीडिएट लेवल जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो टॉपिक 12 में को रिलेटेड सब क्वेरी देखने वाले हैं। टॉपिक 13 में हम कोलेस फंक्शन देखेंगे, किस लिए यूज होता है, यहाँ भी हम इंटरव्यू सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 14 से मैं कहूँगा आपका एडवांस्ड लेवल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम विंडो फंक्शंस की डिस्कशन शुरू कर देंगे। मैक्स एंड मिन फंक्शन को किस तरह एज ए विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। टॉपिक 15 में रैंक वर्सेस डेंस रैंक, अगेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे किस तरीके से डिफरेंस होता है और क्या क्या सिनेरियोस हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रैंक एंड डेंस रैंक। टॉपिक 16 में हम लीड वर्सेस लैग विंडो फंक्शंस की डिस्कशन करेंगे एंड टॉपिक 17 में एंटाइल विंडो फंक्शन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। टॉपिक 18 में परसेंट रैंक को हम देखने वाले हैं। टॉपिक 19 में हम रो नंबर, अगेन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव, रो नंबर जो हमारा विंडो फंक्शन होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक 20 में केस स्टेटमेंट, जनरली आजकल इंटरव्यूअर्स केस स्टेटमेंट के बारे में पूछने लगा है, तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक होता है, केस स्टेटमेंट इन माईसीक्वल। मुझे उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आएगा और आपको एक एक वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मटेरियल रिलेटेड फाइल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके मटेरियल जो भी यूज होने वाला है इस कोर्स में वो वहां से आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो अब एक बार हम सारे टॉपिक्स का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटाबेस का अगर हम इजी वर्ड्स में समझे तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, पर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटाबेस है। पर फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। डेटाबेस की हेल्प से हम एफिशिएंटली डेटा को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इस तरीके के क्रड ऑपरेशंस हम काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी लार्ज डेटा सेट पे। समझने वाली बात ये है, हमारे पास स्प्रेडशीट्स भी थी, वहाँ पे भी हमारा रोज और कॉलम्स में डेटा था, पर वहाँ पे जब डेटा सेट बढ़ता था उसको मैनेज करना एफिशिएंटली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तभी हमारे पास डेटाबेस आए जिनकी हेल्प से हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस। अब हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होता है, जब हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हमारी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी टू आवर डीबीएमएस, तो डीबीएमएस क्या करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड हमें इन रिटर्न आउटपुट को रिटर्न कर देता है। तो ये एक्चुअली वर्क रहता है हमारा डीबीएमएस एप्लीकेशंस का, जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का रोल समझना, हमें बहुत ही क्रिटिकल। आगे आगे चल के हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है, जब हम डेटाबेस की बात कर ही रहे हैं, तो डेटाबेस जो होते हैं हमारे रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये एक डिफरेंशिएटिंग एक फैक्टर होता है कि यहाँ पे जो हमारी टेबल्स होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टाब्लिश रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टाब्लिश्ड है। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, पेरोल टेबल है, इन सारी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है रिलेशनल डेटाबेसेस में। नॉन रिलेशनल जो डेटाबेस होते हैं उनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता है टेबल्स के अंदर। हमारे इस कोर्स में हम डिटेल में रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे और उसमें भी हम सीखेंगे माई सीक्वल को, माई सीक्वल के अंदर डिफरेंट कमांड्स को देखेंगे।
तो हमारे स्कोप में रिलेशनल डेटाबेस ही रहने वाला है, हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात नहीं करेंगे। तो एक बार अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जैसे माई सीक्वल है, जिसके हम इस कोर्स में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्वल सर्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओरेकल होता है, पोस्टग्रे सीक्वल है, ये सारे RDBMS हैं जो अवेलेबल हैं। बहुत ही वाइड स्कोप है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। इवन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है रिलेशनल डेटा की, तो इन्हीं DBMS में से किसी को वो जनरली यूज करती हैं। तो ये तो हुआ डेटाबेस। RDBMS क्या होता है, किस तरीके से हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, कौन कौन से RDBMS अवेलेबल है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि सीक्वल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि सीक्वल क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस होता है। रिलेशनल डेटाबेसेस की जब बात होती है तो सीक्वल की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए जब बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की तो वहाँ तो सीक्वल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की, जहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप इस्टाब्लिश्ड है टेबल्स के बीच में, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमारा रोज और कॉलम के बीच में ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे सीक्वल बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो अब एक बार देखते हैं सीक्वल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो सीक्वल होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम RDBMS में यूज़ करते हैं। सीक्वल आज की डेट में एक फाउंडेशनल स्किल है। देखिए सीक्वल का यूसेज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज हो रहा है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में सीक्वल का यूसेज हो रहा है। सीक्वल आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में एक असेंशियल स्किल हो जाती है। सीक्वल के बिना अगर आप मैं ये कहूँ कि आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर हैं या फिर आप कुछ एडवांस्ड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हर जगह सीक्वल का यूसेज है। तो सीक्वल इज़ अ फाउंडेशनल स्किल, सीक्वल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। सीक्वल की हेल्प से जैसे पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, इट्स ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस। तो जब भी रिलेशनल डेटाबेसेस की बात होगी, वहाँ पे हम सीक्वल की हेल्प से क्रिएशन हो, मैनिपुलेशन हो, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इंसर्शन, डिलीशन, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं सीक्वल की हेल्प से। तो कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ डेटा में हेल्प करती है सीक्वल हमें। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। देखिए डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आज की डेट में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आ गया है, एंड उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अगर हमें डिराइव करनी है तो वहाँ पे भी सीक्वल का बहुत क्रिटिकल यूसेज है। हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे बात करता हूँ मैं पावर BI हो गया या फिर टैबलू हो गया, इस तरीके के हमारे पास रिपोर्टिंग टूल्स हैं जिनके अंदर हम जिनकी हेल्प से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। वहाँ पे भी हमारा सीक्वल क्वेरी का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए हम सीक्वल का बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करें अगर पॉइंट 4 की, नेसेसरी फॉर लर्निंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो अगर डेटा साइंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी डेटा क्लीनिंग, डेटा रिफाइनिंग, वहाँ पे हमारे सीक्वल बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो सीक्वल की लर्निंग मस्ट हो जाती है जब हम एडवांस डेटा साइंस या फिर मैं कहूँ डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। इसके अलावा पॉइंट 5 तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि हाई पेइंग जॉब्स में सीक्वल का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ आपसे सीक्वल पूछेंगे। आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए या डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे सीक्वल आपसे पूछेंगे। आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे आपसे सीक्वल पूछा जाएगा। तो सीक्वल का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूँगा एंड टू एंड जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है सीक्वल। तो लर्निंग सीक्वल इज मस्ट। और यही पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैं माई सीक्वल को एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके आपको बेसिक प्लस एडवांस्ड जितनी भी हमारे पास ऑपरेटर्स होती है, कमांड्स होती हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम क्या करेंगे, हम अपने माई सीक्वल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए जब हम माई सीक्वल को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे को माई सीक्वल सर्वर एंड माई सीक्वल वर्कबेंच की रिक्वायरमेंट होती है। माई सीक्वल सर्वर पे हमारा डेटाबेस रिजाइड करेगा, तो इसलिए हमें सर्वर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्योंकि मैं अपनी लोकल मशीन को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सर्वर मेरी मशीन पे ही रिजाइड करने वाला है। इसके अलावा मुझे वर्कबेंच की ज़रूरत होती है, वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर मैं कहूँ एक आईडी ही होता है, जिसकी हेल्प से हम क्वेरीज लिखते हैं, कनेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं अपने सर्वर के साथ, और कोई भी काम हमें DML ऑपरेशन, DDL कुछ भी करना है उसके लिए वर्कबेंच का यूज़ करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सर्वर एंड वर्कबेंच दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्वर के पाथ को कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। एंड हम यहाँ जाते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी विंडो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। आप लोगों को जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना जो माई सीक्वल का रेस्पेक्टिव जो वर्जन है आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्योंकि मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे विंडोज़ दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये विंडोज़ x86 64 बिट है मेरा, तो MSI इंस्टॉलर इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये 128.4 MB है, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा लॉगिन और साइन अप, ये आपको नहीं करना है, सिंपली नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड इसको क्लिक कर लेंगे। एंड सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्कबेंच को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो उसके पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कबेंच का वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो मैं यहाँ पे x86 64 बिट MSI इंस्टॉलर वर्कबेंच का ये इंस्टॉल कर लूँगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड को क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये दोनों ही फाइल्स आ गई हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सर्वर की फ़ाइल को रन कर लूँगा यहाँ पे। तो इसको रन करेंगे हम, ये नेक्स्ट कर देंगे, वेलकम टू द माई सीक्वल सर्वर 8.4 सेटअप विजर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूँगा टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, आप लोग रीड भी कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सेटअप टाइप को मेरे से पूछ रहा है कौन सा सेटअप टाइप मुझे चाहिए, चूज़ द सेटअप टाइप दैट बेस्ट सूट्स योर नीड्स। तो मैं टिपिकली क्या करता हूँ, या नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं टिपिकल वाला जो मेरा ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंस्टॉल द मोस्ट कॉमन प्रोग्राम फीचर्स रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। तो वी विल गो विद दिस टिपिकल ओनली। देन क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल को मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, तो आप लोगों को यहाँ येस कर देना होगा। तो ये इसकी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे बोल रहे रन माई सीक्वल कन्फिग्रेटर, फिनिश कर देंगे हम। तो अगर आप येस करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये माई सीक्वल कन्फिग्रेटर को स्क्रीन पर आ जाना है, इसकी स्क्रीन पे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वेलकम दिखा रहा है, विद दिस विजार्ड यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर योर रीसेंट माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन एंड सिंपली क्लिक नेक्स्ट व्हेन यू आर रेडी टू प्रोसीड। तो हम नेक्स्ट कर देंगे। ये हमसे लोकेशन पूछेगा डेटा डायरेक्टरी की, अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट भी इसको छोड़ सकते हैं हम। सो नेक्स्ट कर देंगे। टाइप एंड नेटवर्किंग कॉन्फ़िग टाइप, यहाँ पे डेवलपमेंट सेंटर ही हम छोड़ देते हैं इसको। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट कंप्यूटर एंड मैनी अदर एप्लीकेशन विल बी स्टोर्ड ऑन इट, तो इसी को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट आप लोगों को याद रखना है, ये 3306 होता है, इस चीज़ को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट कर देंगे हम। तो ये टाइप एंड नेटवर्किंग वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको ये पोर्ट दिखेगा, इसको याद रखना है एंड कॉन्फ़िग टाइप में डेवलपमेंट कंप्यूटर। नेक्स्ट। तो अब आता है सबसे मेन यहाँ पे पार्ट, जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो यूज़र यहाँ पे क्रिएट होगा, जो अकाउंट क्रिएट होगा वो रूट यूज़र का होगा या रूट अकाउंट होगा। एंड उसका पासवर्ड हमें अभी से इंस्टॉलेशन के वक्त ही प्रोवाइड कराना होता है। एंड इस पासवर्ड को हमको मेक श्योर करना है कि बाद तक हम इसको याद रखें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई सिक्वल पासवर्ड यहाँ दे दूँगा, यहाँ पे रूट यूज़र का पासवर्ड एंड रिपीट भी करने को बोल रहा है मुझे, तो मैंने दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। पासवर्ड स्ट्रेंथ मीडियम है, आप और बेटर पासवर्ड इसको दे सकते हैं। तो अब हम पासवर्ड देने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो विंडोज़ सर्विस नेम इस सब चीज़ों को एड एज इट इज़ छोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट। तो येस ग्रांट फुल एक्सेस टू द यूज़र रनिंग द विंडोज सर्विस, इसको ही हम ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट करेंगे। ये पूछ रहा है क्रिएट सकीला डेटाबेस, क्रिएट वर्ड डेटाबेस, सो सैम्पल डेटाबेसेस हैं, माई सिक्वल डेटाबेसेस सैम्पल्स कैन बी इंस्टॉल्ड और रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लेट सपोज क्रिएट वर्ड डेटाबेस कर देता हूँ। नेक्स्ट। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, इसको बस मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल रहता है, देखिए आप लोगों को जनरली नेक्स्ट ही स्टेप्स करने हैं। बस एक तो आपको पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और रूट यूज़र के पासवर्ड को ध्यान देना है, अदरवाइज मोर और लेस आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। तो अब ये सर्वर इंस्टॉलेशन का काम यहाँ स्टार्ट हो गया है, ये सब कुछ हो गया है काम, नेक्स्ट कर देंगे। एंड दिस कन्फिग्रेशन प्रोसीजर हैज़ बिन कंप्लीटेड, माई सिक्वल रेफरेंस मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये मैनुअल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे पूरा मैनुअल है, डिफरेंट टॉपिक्स की डिस्कशन है, उनको आप रीड भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसको मैं फिनिश कर दूंगा। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर में आएंगे और वर्क बेंच को भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे। वर्क बेंच के लिए भी ये पूछेगा आपको किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है, तो एज इट इज़ मैं छोड़ देता हूँ इसे। कंप्लीट ही हमें सेटअप टाइप चाहिए, इसको नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। यस। तो ये कॉपी करने फाइल शुरू कर देगा, अपनी प्रोसेस को ये रन कर रहा है। ओके, तो सक्सेसफुली हो गया है ये भी इंस्टॉल्ड। अब हम इसे फिनिश कर देंगे, और क्योंकि मैंने लॉन्च बाय डिफ़ॉल्ट किया था तो यहाँ पे ये इस तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो जब भी आप माई सिक्वल सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे, वर्क बेंच को जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखेगी। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मैं अभी आप लोगों के पूरा डिटेल में समझाने के लिए किस तरह से आप लोग भी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट यूज़र को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डू यू वांट टू डिलीट? ओके। एंड मैं दोबारा से एक नया कनेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो कनेक्शन नेम लेट सपोज हम माई सिक्वल कोर्स दे देते हैं यहाँ पे। एंड पोर्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। रूट यूज़र स्टोर इन वॉल्ट एंड व्हाट विल बी द रूट यूज़र पासवर्ड, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जो भी मैंने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा। ओके कर देंगे हम इसको यहाँ पे। एंड एक बार टेक्स्ट कनेक्शन भी देख लेते हैं, कनेक्शन वार्निंग। तो अभी के लिए कंटिन्यू एनीवे कर देते हैं, सक्सेसफुली मेड द माई सिक्वल कनेक्शन, ओके कर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये माई सिक्वल कोर्स करके यहाँ कनेक्शन आ गया है, इसको क्लिक करेंगे तो इसको मैसेज को लिए एक बार अवॉइड कर देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्कीमास वाले इस सेक्शन में आना है। तो जैसे आप लोगों को याद होगा, एक वर्ड डेटाबेस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमने देखा था, तो वो वर्ड डेटाबेस यहाँ पे आ गया है। तो उसके अंदर सिटी, कंट्री, कंट्री लैंग्वेज ऐसे करके टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली जो भी फाइल्स में डिफरेंट कोर्स टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को उन फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है, एज ए टेबल एंड क्वेरीज को रन कर लेना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक क्रिएट डेटाबेस भी आप कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस। माई सिक्वल डेमोस ऐसे करके आप दे सकते हैं इसका नाम। एंड इसको हम रन कर लेंगे, तो क्रिएट डेटाबेस माई सिक्वल डेमोस वन रो अफेक्टेड इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आप लोग जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको माई सिक्वल डेमोस करके डेटाबेस दिख गया। अभी सारे फोल्डर्स एम्प्टी हैं क्योंकि मैंने कुछ भी टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस कुछ नहीं बनाया है। आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, कोई भी फाइल को जो मैं शेयर करूँगा आपको, तो आपको डाउनलोड करके उन फाइल्स को सिंपली यहाँ पे टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड में जाके उस ब्राउज कर लेना होगा। एंड वहाँ पे नेक्स्ट करके आप लोग सिंपली टेबल क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये आपको एक्शन करना होगा। तो ये तो रही एंड टू एंड इंस्टॉलेशन, किस तरीके से हमें सर्वर इंस्टॉल करना है, फिर हमारे को वर्क बेंच इंस्टॉल करना है, एंड वर्क बेंच में किस तरीके से यूज़र कनेक्शन बनाना है। एक बार कनेक्शन बन जाएगा तो फिर हमें किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है, एंड देन टेबल्स ऐड करनी है उस डेटाबेस में। ये सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हमारे नॉर्मल जो टॉपिक्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे अपनी DDL एंड DML कमांड्स को। तो ये जो दो कमांड्स होती हैं DDL एंड DML, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं कहूँगा बैकबोन होती हैं माई सिक्वल या एक रिलेशनल डेटाबेस की। DDL कमांड्स की हेल्प से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, DDL कमांड्स की हेल्प से, या DDL कमांड्स हमें हेल्प करती हैं डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में हमारे टेबल्स आ जाते हैं, व्यूज़ आ जाती हैं, इंडेक्सेस हो गए, इस तरीके के मल्टीपल हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको डिफ़ाइन करना, इनको डिफ़ाइन और मैनेज करने के लिए, इन द सेंस लाइक अगर हमें क्रिएट करना है, इनके अंदर कुछ टेबल्स को ट्रंकेट करना है, ड्रॉप करना है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए हम अपनी DDL कमांड्स यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हमारी होती है कमांड्स, वो यूज़ करते हैं।
बात आती है डीएमएल कमांड्स की, तो जब भी हमारे को मैनिपुलेट करना है डेटा को, डेटा के अंदर कोई इंसर्शन करनी है, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है, इसके अंदर कुछ भी इंसर्शन करनी है, इसके अंदर मुझे कुछ भी अपडेशन करनी है, इंसर्शन करनी है, या फिर इसके अंदर कुछ भी डिलीशन परफॉर्म करना है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डीएमएल कमांड्स को। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डीडीएल डीएमएल कमांड्स, डीक्यूएल कमांड्स भी होती हैं जैसे सेलेक्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स एक तरीके से मैं कहूँगा सारा डेटाबेस की मेजर एक्टिविटीज़ इन्हीं के आसपास रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीडीएल कमांड्स को, वन बाय वन हम एक एक कमांड्स को देखेंगे। एंड हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि जो भी हम डेटाबेस टेबल्स बनाएंगे वो इसी वीडियो तक के लिए रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। आगे आने वाले कोर्स की वीडियोस में हम इन सारे डेटाबेस को हो सकता है यूज़ करें या ना करें, पर जो पर्पस है मेरा वो यही है कि आपको कमांड्स का यूसेज, रियल वर्ल्ड यूसेज समझ आ सके। तो अब सीधे सबसे पहले डीडीएल कमांड्स को देखते हैं और उसके बाद हम डीएमएल कमांड्स के थ्रू अपने हैंड्स ऑन को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केस वन डीडीएल कमांड, एंड यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले अपने क्रिएट स्टेटमेंट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा सबसे पहले डेटाबेस सेल्स, एक सेल्स डेटाबेस को यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। एक बार चेक कर लेता हूँ इस नाम से कोई डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो मैं यहाँ देखता हूँ नहीं, ऐसा कोई भी डेटाबेस यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है अभी के लिए। तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस को यहाँ बना दूँगा। तो जैसे मैं क्रिएट कर दूँगा अपने डेटाबेस को, डीडीएल कमांड को रन करूँगा, तो एक बार इसको मेरे को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो डेटाबेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं करूँगा इसको रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सेल्स डेटाबेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया है। अभी इसके अंदर एक भी टेबल या व्यूज़ कुछ भी नहीं है, ना स्टोर प्रोसीजर, ना फंक्शन, कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। तो ये सारे जो इसके मैं कहूँगा जो फ़ोल्डर्स हैं, इस पे कोई भी कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट मैंने अभी यहाँ नहीं बनाया है, ना टेबल्स ना व्यूज़, तो कुछ भी इनके फ़ोल्डर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ही मैं अगर कोई व्यू बना दूँगा तो व्यूज़ फ़ोल्डर में चला जाएगा, कोई टेबल्स बना दूँगा तो टेबल्स वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। पर अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्टी आ रही हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, ये तो मैंने कर रहा कि आगे हम यहाँ लिख देते हैं डेटाबेस क्रिएशन। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो सेल्स के अंदर क्या होगा, मेरे पास कस्टमर होंगे जो कुछ आइटम्स को परचेज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएशन की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास क्रिएट टेबल कस्टमर, ऐसा कुछ मैं टेबल बना लूँगा। तो अब मुझे क्या करना होता है, मुझे टेबल के स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल इस कस्टमर से क्या होगा, मैंने ये बोल दिया कि मुझे कस्टमर टेबल को बनाना है, पर कस्टमर टेबल के क्या क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, कस्टमर टेबल में क्या क्या कॉलम्स को हमें यूज़ करना है, तो ये हमारे को एंटिसिपेट करना होता है। देखिए जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो टेबल्स के अंदर क्या क्या फील्ड्स रहेंगे ये एंटिसिपेट करना होता है, क्योंकि लेटर ऑन चीज़ों को ऑल्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। टेबल को ऑल्टर करके नई वैल्यूज़ लेके आना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही प्रॉपर एक डिज़ाइन करके रखिए कस्टमर या जो भी आप टेबल बना रहे हैं अपने डेटाबेस में, ताकि लेटर चेंजेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल बनाऊँगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊँगा कस्टमर टेबल का। तो उसके लिए लेट्स सपोज़ मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए कस्टमर आईडी। आईडी कॉलम होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, एंड इसको मैं क्या करूँगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट ब्लू में आ गया है, क्योंकि ये इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी के अब मुझे वैल्यूज़ देने की नीड नहीं होगी। कस्टमर आईडी अब ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये एक मैं कंस्ट्रेंट इसके आगे ऐड कर दूंगा कस्टमर आईडी के आगे। एंड एक और कॉलम अगर हम यहाँ लेते हैं, कस्टमर नेम हम ले लेंगे यहाँ पे,
एंड इसको हम दे देते हैं varchar 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली हमसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि कैर और वैरकर, बहुत ही बेसिक लेवल, मैं कहूँगा फ्रेशर लेवल पे ये क्वेश्चन आता है कि वैरकर एंड कैर जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। एक चीज़ यहाँ पे हम कस्टमर आईडी के आगे इसको हमें इंट दे देते हैं हम इसको, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए डेटा टाइप देना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आईडी को आपने ये बोल दिया कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, पर ऑटो इंक्रीमेंट क्या चीज़ होगी, देखिए डेटा टाइप देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैंने कस्टमर आईडी के आगे कोई डेटा टाइप नहीं दिया था तो वो एरर है कि इस चीज़ का ऑटो इंक्रीमेंट, तो इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज़ होंगी उनको उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। इसी तरीके से जो कस्टमर नेम है उसके आगे मैंने वैरकेर दे दिया है 100। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो इंटरव्यूअर पूछता है कि कैर और वैरकेर में क्या डिफरेंस है, तो जनरली जब हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कैर और वैरकेर का एक क्वेश्चन जनरली हमसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है बिगनर लेवल इंटरव्यूज़ में। तो कैर क्या होता है, कैर बेसिकली फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स को कैटर करने के लिए यूज़ होता है, और जो वैरकेर होता है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स को। इसका क्या मतलब है, तो जो कैर होगा, मान लीजिए मैं यहाँ कैर 100 दे देता और मेरे नेम्स 100 से कम होते, 100 कैरेक्टर्स से मेरे जो नेम्स है उनकी लेंथ कम होती उस स्ट्रिंग की लेंथ, तो क्या होता, कैर हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस जो होगा उसको ट्रिम नहीं करेगा और पूरा पूरा 100 जो लेंथ है वो एलोकेट करके रखेगा उस स्ट्रिंग के लिए। पर अगर वैरकेर होगा, वो क्या करता है, अगर हमारा कस्टमर नेम 100 कैरेक्टर से कम का है तो वो क्या होगा, वो उतनी ही लेंथ लेता है, वो एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है 100 की, जो अगर मैंने जैसे डिफाइन की 100, वो उतनी लेंथ नहीं लेगा, वो जो कस्टमर नेम की जितनी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली उतनी ही लेंथ लेता है। तो दैट इज द डिफरेंस, कैर जो होता है वो 100 ही लेगा, उसको मैटर नहीं करता कस्टमर नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, पर वेरकेयर को मैटर करता है, वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अकोमोडेट करता है और जो भी कस्टमर नेम की लेंथ आएगी उसके अकॉर्डिंग उतना साइज उसको दे देगा। तो दैट इज द बिग डिफरेंस कि वेरिएबल लेंथ के लिए वेरकेयर एंड फिक्स्ड लेंथ के लिए कैर, कैर के अंदर फिक्स्ड साइज रहेगा, ये अकोमोडेट नहीं करेगा कस्टमर नेम की लेंथ, और वेरकेयर के जो होगा वो अकोमोडेट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर नेम की लेंथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, कस्टमर नेम के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं हम नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे, एंड इसको भी वैरकेयर दे देंगे। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कस्टमर सिटी दे सकते हैं हम, इसको भी वैरकेयर दे देंगे एंड 50 लेंथ। तो इस तरीके से एक हम बेसिक मैंने अभी कस्टमर टेबल बना लिया है, एंड मैं यहाँ क्या करूँगा, एक प्राइमरी की को भी डिफाइन कर देता हूँ ऑन कस्टमर आईडी। यहाँ पे कॉमा आएगा, ओके। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक टेबल को यहाँ क्रिएट कर लिया जिसमें 4 कॉलम्स रखे हैं। कस्टमर आईडी जो मेरा पहला कॉलम है वो है कस्टमर आईडी, इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप देना बहुत मैंडेटरी है। कस्टमर नेम है वेरकेयर टाइप का, डिफरेंस मैंने बता दिया वेरकेयर और कैर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। कस्टमर ईमेल आईडी वो भी वेरकेयर टाइप का है, कस्टमर सिटी वो भी वेरकेयर टाइप का है। तो 3 कॉलम्स वेरकेयर डेटा टाइप के, एक कॉलम हमारा इंट टाइप का है, और पहला कॉलम जो है वो प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे मैंने डाल दिया है उसको। तो आप देखते हैं कि जब इस टेबल की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक बार हम इसको रन कर लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। तो यहाँ मैसेज में हम चेक करते हैं क्या आउटपुट आया है। ओके, इट इज सेइंग नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो हमारे को डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब इसलिए एक डेटाबेस सिलेक्शन के लिए कि करंट जो क्वेरी है मेरी वो किस डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो, उसके लिए होता है यूज स्टेटमेंट। तो हम यूज स्टेटमेंट करते हैं कि जो करंट डेटाबेस का रेफरेंस के लिए, तो करंट डेटाबेस जो सेलेक्टेड है मेरा वो सेल्स है, और जो बिलो क्वेरी, ये जो क्रिएट टेबल वाली क्वेरी है, दिस इज रिलेटेड टू सेल्स ओनली। ये जो क्वेरी हमारी बनी है यहाँ पे, अगर मैं दिखाता हूँ, ये कस्टमर वाली क्रिएट टेबल वाली जो कस्टमर हम बना रहे हैं, ये जो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे सेल्स। हमें क्या करना है, सेल्स वाले डेटाबेस के अंदर इस टेबल को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उस जो हमारा डेटाबेस होगा
उसको सेलेक्ट कर लेंगे यूजिंग यूज स्टेटमेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सक्सेसफुली क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, क्योंकि मैंने डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया। अगर डेटाबेस को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप टेबल वाले फ़ोल्डर में मेरी एक टेबल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसके अंदर सारे मेरे पास जो भी कॉलम्स हैं वो भी यहाँ कॉलम्स वाले फ़ोल्डर में दिख जाएंगे। पर अभी आप देखते हैं मेरे पास इंडेक्सेस, यस इंडेक्सेस एक यहाँ पे आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने प्राइमरी की ही है, तो इसलिए प्राइमरी की के वजह से इंडेक्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ इंडेक्सेस वाले फ़ोल्डर में भी वैल्यूज़ हैं। फॉरेन की एम्प्टी है, ट्रिगर्स मैंने कुछ बनाए नहीं है, इसलिए ये दोनों फोल्डर एम्प्टी हैं। रेस्ट के अंदर मेरे पास आप देख सकते हैं वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी व्यू स्टोर प्रोसीजर में कुछ नहीं बना रहा हूँ तो वो सारे एम्प्टी रहेंगे, पर मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल को क्रिएट कर लिया। तो ये तो रहा टेबल क्रिएशन। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, बाकी जो जो हमारे कमांड्स हैं ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, इनको अभी मैं होल्ड पे डालूंगा। सबसे पहले मुझे इस वाली टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा अपनी डीएमएल कमांड से, अब सीधे मैं अपनी डीएमएल कमांड पे जाऊँगा और इंसर्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है इसकी यूज़ से इस कस्टमर टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, और ये देखेंगे कैसे सिंगल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस 2 में लेंगे और अपनी डीएमएल कमांड जो है मेरी इंसर्ट का, उसका हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब मुझे क्या करना होता है फ्रेंड्स, मुझे कस्टमर जो हमारी टेबल है इसके कॉलम्स को यहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा। तो मेरा पहला कॉलम कस्टमर आईडी है, वो मैं रेफरेंस नहीं करूँगा, दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट। तो मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम यहाँ दे देना है। दूसरा मैं दे दूँगा कस्टमर ईमेल आईडी। तीसरा दे देंगे हम कस्टमर सिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, एंड जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है यहाँ पे वो वैल्यूज़ आप डाल देंगे। तो कस्टमर नेम जो है वो वेरके टाइप का है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा लेट सपोज राजन इज़ आवर कस्टमर नेम, एंड हमारी ईमेल आईडी है राजन की, rajan@, डमी ईमेल आईडी, सब डमी डेटा है हमारा। ये हमारी ईमेल आईडी हो गई, एंड कस्टमर सिटी है लेट सपोज इंदौर। इस तरीके से मेरे कस्टमर सिटी हो गई। एंड जब हम इसको रन करेंगे तो मेरा एक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा, एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने एक डीएमएल कमांड फायर की है तो मैं कमिट कर दूँ इसको। तो कमिट से क्या होगा, डेटाबेस चेंजेस परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो वो इस कमिट स्टेटमेंट को मैं रन कर देता हूँ, एंड जब आउटपुट करेंगे यूजिंग डीक्यूएल क्वेरी, जब हम आउटपुट देखते हैं एक बार हम इस टेबल से सेलेक्ट करके आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसको जब हम रन करेंगे क्वेरी को, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक रो यहाँ पे आ गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरे पास कस्टमर आईडी है ये तो मैंने डाली नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली पिक हुई है यूजिंग ऑटो इंक्रीमेंट। तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी पिक हो गया, राजन ईमेल आईडी उसकी और सिटी मैंने डाला था, तो वो वैल्यूज़ यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया सिंगल वैल्यू को जब आप इंसर्ट कर रहे थे। इसी तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर इसको नीचे ले जाते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक बार इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ, आपको और विजिबिलिटी में बेटर हो जाएगा। तो और वैल्यूज़ अगर मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी को एक बार कॉपी करके एक और रो हम यहाँ पे
लगा देते हैं। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, एंड बंद कर देते हैं हम इसको मनोज एंड मोहन एंड इसको राजन कर देते हैं। यहाँ इसको हम दे देते हैं सिटी दिल्ली, मनोज कर देते हैं हम इसको, एंड इसको हम सिटी दे देते हैं लेट्स सपोज चंडीगढ़, एंड इसकी सिटी हम बना देते हैं लेट्स सपोज जयपुर, और मोहन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले जैसे सिंगल रो इंसर्ट की थी, यहाँ पे मैं मल्टीपल रोज को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो एक बार हम इस कमांड को रन कर लेते हैं। तो मेरे पास 3 रोज जो हैं वो हो गई हैं, चली गई हैं यहाँ पे। एक बार इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम यहाँ कमिट कर दें इनको। मैंने कमिट भी कर दिया। अब जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे सेलेक्ट स्टार अपनी DQL क्वेरी को, तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 4 जो ये कस्टमर आईडी थी ऑटो इंक्रीमेंट हुई, और जो कस्टमर नेम थे राजन, रोहन, मनोज एंड मोहन आ गए। कस्टमर ईमेल आईडीज आ गई उनके करस्पॉन्डिंग, एंड यहाँ पे क्या आ गई मेरी कस्टमर सिटीज, जहाँ पे ये कस्टमर्स रिजाइड करते थे वो कस्टमर सिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप सिंगल एंड मल्टीपल रोज को इंसर्ट कर दे सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके। देखिए मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आपको समझाने का कि आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें कि क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये तो रही हमारी इंसर्ट DML कमांड। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक ऑल्टर कमांड को भी देख लेते हैं। तो ऑल्टर से क्या होगा, हम ऑल्टर कर सकते हैं अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को। तो अभी हम क्योंकि टेबल का रेफरेंस ले रहे हैं, तो हम अपनी कस्टमर टेबल को ऑल्टर करेंगे और इसके अंदर एक और कॉलम को ऐड कर देंगे। जो ऑल्टर कमांड होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड होती है। ऑल्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉलम ऐड करना है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलम का नाम, ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। इसके अलावा भी आप कई एक्टिविटीज़ जैसे रीनेमिंग, अगर टेबल की रीनेमिंग परफॉर्म करनी है, या फिर आप लोगों को मैं कहूँ इंडेक्सेस के साथ अगर आप प्ले कर रहे हैं तो इंडेक्सेस को ऐड करना है, ड्रॉप करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। अभी के केस में मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले एक कॉलम को ऐड करूँगा यहाँ पे। तो हम यहाँ आ जाते हैं, फिर से हमारी एक DDL कमांड का डिस्कशन है, एंड दिस इज़ ऑल्टर कमांड। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड, जो भी कॉलम का नाम आपको ऐड करना है, लेट्स सपोज कस्टमर फ़ोन मैं दे देता हूँ वेयर कैर 30। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, तो आप एक बार हम चेक कर लेते हैं मैसेज। तो यहाँ पे ऑल्टर हो चुकी है मेरी। और जब हम एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू भी चेक कर लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर आ रहा है हमारी टेबल का, तो आप देख सकते हैं इनिशियली क्या हुआ, कस्टमर फ़ोन जो मेरा कॉलम है वो सारा एम्प्टी है, क्योंकि अभी मैंने उसमें कुछ भी वैल्यूज़ नहीं डाली हैं। हमने सिंपली इस कॉलम को ऐड किया है ऑल्टर करके टेबल स्ट्रक्चर को। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को डेटा टाइप ऑल्टर करना होता, ऑल्टर टेबल कस्टमर, एंड मेरे को मॉडिफाई करना होता कस्टमर नेम का डेटा टाइप, और मैं नया डेटा टाइप दे देता वेरकैर 200। तो ऐसी रिक्वायरमेंट आई होती कि मेरे को कस्टमर नेम के जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, किसी कस्टमर का नाम बहुत बड़ा है और मेरे को डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैं इस तरीके से ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑल्टर कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडिफाई हो गया है। अब जो कस्टमर नेम है वो वेरकैर 200
जो उसका नया साइज़ यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से आप भी ऑल्टर कमांड के साथ प्ले कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैनुअल होता है हमें उसे पढ़ना है, ताकि और सारी जो मैनुअल के अंदर जो भी इसके सिनेरियोज़ हैं उनको हम प्रैक्टिस करें। इम्पॉर्टेंट कमांड होती है ऑल्टर कमांड। अब एक बार जब हम ऑल्टर कर देते हैं तो उसके बाद ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड्स आती हैं, ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपडेट कमांड को। तो अपडेट कमांड किस लिए होती है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, फिर से हम डीएमएल पे आ जाएंगे यहाँ पे, और डीएमएल कमांड में हम बात करते हैं अपडेट की। दोस्तों बड़ा स्ट्रेंज है कि हमें डीडीएल और डीएमएल के बीच में बार बार स्विच करना पड़ रहा है, पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सिनेरियो पे चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया डीडीएल, टेबल बनाई डीडीएल, यहाँ तक फाइन था। उसके बाद क्योंकि मुझे टेबल में डेटा डालना था तो मैंने डीएमएल कमांड एग्जीक्यूट की इंसर्ट, जिसमें मैंने इंसर्ट सिंगल रो की, मल्टीपल रोज की। अब मुझे क्या करना था, टेबल का स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना था, तो मैंने क्या किया, ऑल्टर कमांड यूज़ की। अब मेरे को क्योंकि एक मेरे पास एक कॉलम आया है, उसके अंदर मेरे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं अपडेट के यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अपडेट कस्टमर सेट कस्टमर ओन इक्वल टू कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं डाल दूंगा। लेट सपोज वेयर, जिस भी स्पेसिफिक कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मेरे को ये फ़ोन नंबर अपडेट करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लेट सपोज 1 के अगेंस्ट करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको। तो जब मैं इस अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, जो पहले नल दिख रही थी कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट वैल्यू फ़ोन की, वो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्योंकि डीएमएल कमांड है तो मैं एक बार इसको कमिट कर दूंगा यहाँ पे। तो इसको कमिट कर लेंगे हम यहाँ, एंड 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है तो एक बार सेलेक्ट क्वेरी चला के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर आ गया है, एंड आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 राजन का रिकॉर्ड था, इसके करस्पॉन्डिंग फ़ोन की वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी के लिए भी एम्प्टी आ रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी अपडेट कमांड को यूज़ करके डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, नल वैल्यू को अपडेट कर दिया विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो दिस इज़ आवर अपडेट कमांड, जहाँ पे हमने एक वैल्यू की किया। अब यहाँ पे हमने अभी तक सिंगल रो की वैल्यू को अपडेट किया। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम सिंगल रो वैल्यू अपडेट। तो अगर हमारे को मान लीजिए मल्टीपल रोज़ की वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। तो एक सिनेरियो में ऐसे ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल रोज़ वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं हम। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सिंपली सबसे पहले तो अपनी अपडेट को यहाँ कॉपी करके ले आऊँगा, परफेक्टली फाइन। इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले एक बार आप लोगों को मैं एक बार अपनी कस्टमर टेबल को दोबारा से दिखा देता हूँ। तो एक बार अगर मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ, तो दिस इज़ आवर कस्टमर टेबल। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारी डमी ईमेल आईडी करके इस तरीके से एट द रेट के बाद वैल्यू आ रही हैं। अब मुझे करना क्या है, ये सारी डमी ईमेल आईडी की जगह मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मान लीजिए एट द रेट इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी, कुछ ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू आ जाए। अब इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी .com, तो इस तरीके से मैं अपडेट करना चाहता हूँ अपनी ऑल 4 रोज़ को। ऑल 4 जो मेरी रोज़ हैं उनको मैं अपडेट करना चाहता हूँ फ्रॉम एट द रेट डमी ईमेल आईडी से एट द रेट इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी, इस तरीके से मैं चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब एक रिप्लेस फंक्शन यूज़ करूँगा। रिप्लेस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है।
तो रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इन डमी ईमेल आईडी डॉट कॉम जो ये वैल्यू आ रही है हर एक कस्टमर ईमेल आईडी के साथ, इसको मैं चेंज कर दूंगा फ्रॉम @dummy email id टू @important email id। तो ये वाला मैं चेंज परफॉर्म करने वाला हूँ। उसके लिए मैं रिप्लेस फंक्शन यूज़ करूँगा इनसाइड आवर अपडेट स्टेटमेंट। तो अब एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ अब, तो एक बार ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं, रिमूव कर देते हैं सारे को सेलेक्ट करके। ओके, तो मेरा कस्टमर फ़ोन नहीं है ये कॉलम, ये है मेरा कस्टमर ईमेल आईडी। ओके, एंड यहाँ क्या करना है, हमें रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करना है। अब रिप्लेस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉलम जिसके अंदर मेरे को वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो कस्टमर ईमेल आईडी ही मेरा कॉलम होगा यहाँ पे। इसी कॉलम के अंदर मेरे को वैल्यू को चेंज करना है। किस वैल्यू को चेंज करना है, उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, @डमी ईमेल आईडी। @डमी ईमेल आईडी को चेंज करना है, किस वैल्यू से चेंज करना है मुझे, @important ईमेल आईडी, इस वैल्यू से मुझे चेंज करना है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसके बाद क्योंकि मेरी ये DML स्टेटमेंट होती है अपडेट, तो मैं कमिट भी लिख दूंगा यहाँ पे। एंड जब भी हम इस स्टेटमेंट को, अभी आप लोगों को सारी डमी ईमेल आईडी डॉट कॉम ऐसे दिख रहा है, जब भी हम इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं क्या मैसेज आया है। 4 रोज अफेक्टेड, 4 चेंज्ड एंड कमिट हो चुकी हैं। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट चलाता हूँ अपना कस्टमर टेबल पे, तो एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, एक बार इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और आप लोगों को वैल्यू दिखाता हूँ। पहले @डमी ईमेल आईडी जो आ रही थी, अब वो @important @imp ईमेल आईडी आ रही है। तो मैंने क्या किया, मल्टीपल रोज़ की, ये देखिए 4 रोज़ थी, चारों रोज़ की वैल्यूज़ को एक साथ ही यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रोज़ की वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज होता है। बस हमें मेक श्योर करना है एनवायरनमेंट जिसके ऊपर हम अपडेट कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट हमेशा करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो इम्प्लीकेशंस बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अपडेट स्टेटमेंट। अब एक बार हम क्या करेंगे, हम अपने दो दो स्टेटमेंट डिलीट डिलीट कमांड एंड यहाँ पे हम अपनी डिलीट एंड ट्रंकेट को एक साथ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट और ट्रंकेट दोनों को सीखेंगे। दोनों का पर्पस डेटा को रिमूव करना है, पर फंक्शनिंग किस तरीके से होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिलीट जो मेरी कमांड है एंड दैट इज DML एंड ट्रंकेट जो मेरी DDL कमांड है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दोनों काम करती हैं ये। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा डिलीट का। तो देखिए इंटरव्यू में भी जनरली इंटरव्यूअर हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, बिगिनर्स लेवल पे बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है ये क्वेश्चन कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि डिलीट के अंदर हम कंडीशनल डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट के अंदर पूरा जो डेटा है वो एक साथ ही रिमूव हो जाता है। पर कंडीशनल डिलीट, अगर कंडीशनल रिमूव करना है आपको डेटा, तो वहाँ पे आपको डिलीट यूज़ करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे कंडीशनल रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, लेट सपोज हम कस्टमर आईडी 1 का या 4 का कर देते हैं, चलिए कस्टमर आईडी इक्वल टू 4। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे क्योंकि ये एक DML ऑपरेशन है। इसको यहाँ कर देंगे और जब भी हम इस कमांड को रन, अब ये देखिए ये कंडीशनल डिलीट है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिख दी है, तो ये कंडीशनल डिलीट है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे जब, मैसेज देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे कह रहा है 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, एक ही रो अफेक्ट होनी थी क्योंकि मैंने एक ही करस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी यहाँ पे पुट की है, एंड ये कमिट हो गया है।
तो एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट, ओके सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं अपनी यहाँ पे। कस्टमर टेबल थी मेरी, एंड इसको जब रन करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यस, एक जो रो थी वो रिमूव हो गई है, फोर्थ जो रो थी वो हमारी रिमूव हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिलीट, यहाँ पे कंडीशनल डिलीट टू बी प्रिसाइज मैं कहूँगा। अब जब हम ट्रंकेट की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई कंडीशनल डिलीट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें पूरी टेबल का डेटा एक साथ एलिमिनेट या रिमूव करना होता है। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे आती है कि आपको पूरा डेटा रिमूव करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रंकेट यूज़ करें। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप डिलीट से भी कर सकते हैं, अगर आप अपना डेटा सारा डिलीट से रिमूव करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। बस आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये वेयर जो कंडीशन है इसको आप रिमूव कर दीजिए, तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा हमारा कस्टमर टेबल से। पर होगा क्या, यहाँ पे लॉगिंग होती है इंडिविजुअल रोज की। तो जब भी डिलीट करेंगे तो इंडिविजुअल रोज की लॉगिंग होगी, तो जो ऑपरेशन होगा, देखिए अभी तो मेरे पास 4 रोज हैं, तो आपको इतना टाइम डिफरेंस पता नहीं चलेगा डिलीशन या ट्रंकेशन में, जब भी हम ट्रंकेट कर रहे हैं अपनी टेबल को। पर जहाँ पे मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, वहाँ पे अगर ऐसे ऑपरेशन करने होते हैं तो वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ लॉगिंग होती है रोज की डिलीशन के साथ, एक एक डिलीशन के साथ। पर ट्रंकेट में ऐसी कोई लॉगिंग नहीं है एक एक इंडिविजुअल रो की। तो क्या होगा, वो जो कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्रंकेट कमांड, वो हमेशा फास्ट रहेगी डिलीट से, जब आपको पूरी टेबल को रिमूव करना है, पूरी टेबल के डेटा को रिमूव करना है टू बी प्रिसाइज। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को ट्रंकेट दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ट्रंकेट में यहाँ पे ट्रंकेट लिख देंगे, ट्रंकेट टेबल कस्टमर, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं अगर हम। तो ट्रंकेट को एग्जीक्यूट करने के बाद एक बार यहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, अब कितनी रोज़ आ रही हैं हमारी कस्टमर टेबल में। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारा डेटा ट्रंकेट हो गया है। तो दिस इज ट्रंकेट स्टेटमेंट। सेम थिंग हम डिलीट से भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, अगर हम कंडीशन ना लिखते तो सेम ऐसे ही डेटा हमारा रिमूव हो जाता कस्टमर टेबल से यूजिंग डिलीट कमांड एज वेल। बट वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि क्योंकि रो लॉगिंग होती है हर एक डिलीशन के साथ, तो वो जो एक्शन होता वो स्लो होता। इम्पैक्ट आपको छोटी टेबल्स में नहीं पता चलेगा, बड़ी टेबल्स में पता चलेगा, पर वहाँ पे डिलीट जो आपकी कमांड रहती है, जब भी आपको पूरा डेटा रिमूव करना है टेबल से, तो वो जनरली स्लो रहती है। तो ये आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिलीट और ट्रंकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तो कंडीशनल आप डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट, और दूसरा हमेशा अगर आपको पूरा डेटा रिमूव करना है, गो विद ट्रंकेट रादर देन डिलीट, क्योंकि ट्रंकेट स्टेटमेंट हमेशा फास्ट होता है, इंडिविजुअल रो डिलीशन की लॉगिंग वहाँ पे नहीं होती है। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे अपने ड्रॉप जो कमांड होती है, जो मेरी यहाँ पे ड्रॉप कमांड होती है, दैट इज द लास्ट कमांड दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो ड्रॉप कमांड में क्या होगा, ये भी एक डीडीएल कमांड होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक बार रिमूव कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉप जो एक डीडीएल कमांड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रॉप कमांड किस लिए होती है, अगर आपको कोई भी चीज़ परमानेंटली डिलीट रिमूव करनी है। लेट सपोज आपके पास टेबल थी, टेबल के अंदर डेटा भी था, तो अगर आपको केवल डेटा के साथ प्ले अराउंड करना है, डेटा को रिमूव करना है, या डेटा को मान लीजिए आपको कंडीशनली रिमूव करना था, तो आपने क्या किया, डिलीट यूज़ कर लिया। आपको पूरा डेटा रिमूव करना था तो आपने क्या किया, ट्रंकेट को यूज़ कर लिया, ट्रंकेट को। पर अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट करना था, देखिए ट्रंकेट से होगा क्या, आपका टेबल स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, रिमूव नहीं होगा। इवन डिलीट से भी आपका टेबल स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, कोई कंस्ट्रेंट्स आपने टेबल में दिए हुए हैं, कोई इंडेक्सेस हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पर जब भी आप टेबल पे मान लीजिए ड्रॉप को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो सारे कंस्ट्रेंट, सारे इंडेक्सेस, इवन टेबल स्ट्रक्चर, कॉलम नेम्स, कॉलम के डेटा टाइप, सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो ड्रॉप कमांड बहुत ही कॉशियसली यूज़ करने वाली कमांड है, एंड इससे क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर रिमूव हो जाता है। तो ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं, हम व्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस को ड्रॉप कर सकते हो, आप टेबल्स को ड्रॉप कर सकते हो। इस तरीके से आप ड्रॉप कमांड के यूज़ से काफ़ी चीज़ें पूरे तरीके से स्ट्रक्चर वाइज हटा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है।
और जनरली कई बार इंटरव्यूअर ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ड्रॉप से कंप्लीट स्ट्रक्चर रिमूव होता है, ट्रंकेट से डेटा रिमूव होता है और स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर को द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। तो अब हम क्या करेंगे, हम फाइनली यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे अपने टेबल को। तो ड्रॉप टेबल कस्टमर, इस तरीके से जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ओके, तो यहाँ पे मेरी टेबल सक्सेसफुली ड्रॉप हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब आइडियली कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया है अपनी टेबल को। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए मैसेज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इज शोइंग टेबल सेल्स डॉट कस्टमर डजेंट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ड्रॉप कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉप कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है और कॉशियसली यूज़ करने वाली कमांड होती है, क्योंकि एक बार आपने ड्रॉप कर दिया तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो बहुत ही कॉशियसली यूज़ कीजिए, बहुत ही ध्यान से इस कमांड को यूज़ कीजिए। इंपॉर्टेंट कमांड है पर बहुत ही कॉशियसली यूज़ करने वाली कमांड है। सिमिलरली ट्रंकेट के साथ भी यही होता है, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही केयरफुली आपको ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप ये सारी कमांड्स को यूज़ करना होता है। इवन अपडेट एंड ऑल्टर को भी बहुत ही केयरफुली आपको यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट DDL एंड DML कमांड्स। फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं आपके जब भी आप काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि अगर आप डेटाबेस एडमिन हैं तब तो आप लोगों को इन कमांड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो आपको सिंपल सेलेक्ट कमांड से आपका काम चल जाता है। आपको जॉइंस की नॉलेज होना ज़रूरी होता है, पर सेलेक्ट कमांड से काम चल जाता है। पर अगर आप एडमिन हैं तो आपको DDL, DML कमांड्स की नॉलेज होना, एंड टू एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट को। सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, किन किन सिनेरियोज में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, क्यों हमें एक्चुअल में सेलेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो लेट सपोज ये आपका डेटाबेस है और आपको इसके साथ कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको इसके साथ कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको इसके साथ बातचीत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ रिकॉर्ड्स को फैच कराना था। तो यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट यू कैन कम्युनिकेट विद दिस डेटाबेस। तो डेटाबेस से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट की यूज़ होती है। यही पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन। कोई भी, देखिए, बाकी चीज़ें बाद में आती है। जब आपको कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना है तो आप सेलेक्ट के थ्रू ही कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं विद डेटाबेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कुछ सिनेरियो की। अब वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले ये बोलता है इंपॉर्टेंट इन रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम टेबल स्लैश टेबल्स। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये डेटाबेस था और उसके अंदर ये एक टेबल बनी हुई थी, और इस टेबल का ये मेरे पास DB था, ये मेरे पास टेबल थी, और इस टेबल से मान लीजिए टेबल A है, इस टेबल से मुझे रिकॉर्ड्स को फैच कराना था, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। इसके अलावा मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे एस भी स्पेशली मेंशन किया है, मान लीजिए हमारे पास दो टेबल थी, इसी डेटाबेस में एक और भी टेबल थी, टेबल बी। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर हमारे को कोई मैचिंग रिकॉर्ड्स निकालने होते टेबल ए और टेबल ए एंड टेबल बी से, तो ऐसे सिनेरियोज में भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही बेसिक चीज़ हैं, आप में से काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज होगी भी, पर ये एक बेसिक, अगर आप, मैं कहूँगा अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा तभी आपको एडवांस टॉपिक को समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये समझें कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कैसे करते हैं। अब आता है पहला पॉइंटर जो ये कह रहा है स्पेसिफाई ऑल द कॉलम्स। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट की हेल्प से ऑल द कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, केस बाय केस तीनों पॉइंटर्स को लेंगे और समझते हैं इन चीज़ों को। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूँ, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड केस वन।
तो मैंने क्या किया है, मैंने टेबल बनाई हुई है अपने डेटाबेस में, स्टूडेंट डिटेल्स। एक बार अगर हमें इस टेबल को यूज़ करना है तो हमें रेफरेंस करना होगा अपने डेटाबेस को। तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल थी स्टूडेंट डिटेल्स। अब अगर इस स्टूडेंट डिटेल्स से मेरे को सारे कॉलम, जैसे पहला आप देख सकते हैं स्पेसिफाई ऑल द कॉलम्स, तो यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करना है आपको ऑल द कॉलम्स, अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है ऑल द कॉलम्स, सो व्हाट डू यू नीड स्टार। आपको यहाँ पे स्टार की हेल्प चाहिए होगी। यूजिंग स्टार आप क्या कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को मेंशन कर सकते हैं। आपको सारे इंडिविजुअल कॉलम्स के नेम नहीं लिखने होते। तो जैसे ही हम अगर इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट आ जाएगा। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। तो ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल थी। इसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी था, स्टूडेंट नेम था, मार्क्स था और क्लास आईडी था। ये 4 कॉलम्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हमने सारे कॉलम्स मेंशन कर दिए। तो हमने यूजिंग स्टार सारे कॉलम्स मेंशन करे और सारे कॉलम्स मेरे यहाँ पे दिख गए। अब अगर केस 2 की बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द एग्जैक्ट कॉलम्स। तो मान लीजिए मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए थे, मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए थे, जैसे स्टूडेंट नेम चाहिए था मुझे एंड मार्क्स चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम और मार्क्स लिख दूंगा एंड अपनी टेबल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट नेम्स और मार्क्स कॉलम आए हैं, बाकी कॉलम्स नहीं आए हैं। ये हमारा सिनेरियो था सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स। अब जो केस 3 है, इसके अंदर केस 3 कहूँ या पॉइंटर 3 कहूँ, इसमें मेंशन है वी कैन कंबाइन सेलेक्ट विद जॉइन वेयर ऑर्डर बाय। तो जॉइन ऑर्डर बाय के साथ भी हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो लेट सपोज सबसे पहले अगर मैं आपको केस 3 में ऑर्डर बाय का सिनेरियो दिखाऊं यहाँ पे, तो ऑर्डर बाय हमारा यूज़ होता है सॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, मैंने सारे कॉलम ले लिए हैं फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ऑर्डर बाय। अगर मैं मार्क्स ले लेता हूँ मेरे को ये देखने हैं कि जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे पहले दिखे एंड जिस भी स्टूडेंट के लोएस्ट मार्क्स हैं वो मुझे सबसे लास्ट में दिखे। कुछ इस तरीके का मेरे को क्वेरी अप्लाई करनी है, तो मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा मार्क्स। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट के साथ मैं ऑर्डर बाय जो हमारा क्लॉज था उसको यूज़ करके अपनी क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो देख सकते हैं आप, जो मनोज था उसके हाईएस्ट मार्क्स थे 100 और किशोर था उसके 85 मार्क्स थे। और बाकी कुछ नल रिकॉर्ड्स भी थे वो लास्ट में डिस्प्ले हो गए हैं। ये नल रिकॉर्ड्स जो प्रेजेंट है इनका एक अलग लॉजिक है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। पर अभी के लिए आप ये सीख सकते हैं कि जो मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज था उसकी हेल्प से हमने सॉर्टिंग परफॉर्म कर ली। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जॉइन भी कर सकते हैं, तो जॉइन की भी एक कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मुझे ज्वाइन करना होता, मेरे पास एक क्लास डिटेल्स करके भी एक कॉलम एक टेबल है, तो मैं उसके साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। इनको एलियस दे देते हैं। देखिए एलियस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली टेबल का नाम लिखने के बजाय इन एलियस के थ्रू ही रेफरेंस कर सकते हैं इनके कॉलम्स को, इन टेबल्स के कॉलम्स को। तो जब भी ज्वाइन करते हैं तो हमें ऑन कंडीशन देनी होगी, जिस भी कॉलम पे हमें ज्वाइन करना है। तो सी डी के अंदर भी हमारे पास क्लास आईडी है वो दे देंगे और एच डी के अंदर भी हमारे पास क्लास आईडी है वो दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी जॉइन जो है हमारा, ये मैं मेंशन कर देता हूँ इट्स अ इनर जॉइन, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इसको रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो यहाँ तक था ये मेरी टेबल थी, ये मेरी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल्स थी। और ये जो टेबल थी यहाँ से ये जो टेबल थी ये मेरी क्लास डिटेल्स टेबल थी। दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो हमने सेलेक्ट की हेल्प से, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, टेबल ए एंड टेबल बी दोनों से हमारे को अगर रिकॉर्ड्स लेके आने थे तो मैंने क्या किया, जॉइन लगा दिया दोनों के बीच में और अगेन सेलेक्ट अपनी स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया। और यही सिनेरियो यहाँ पे हमने केस 3 में डिस्कस किया है। तो इस तरीके से दोनों टेबल्स कंबाइन होकर मेरे पास आ जाएंगी। अगर दोनों में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए थे तो आप स्टार की जगह वो स्पेसिफिक कॉलम्स का नेम
यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो अब तक हमने सेलेक्ट के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस कर लिया है। केवल एक पॉइंटर जो मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाता हूँ, केवल एक पॉइंटर जो था मेरा ये वाला, इसके अंदर हमारा जो वेयर जो हमारा क्लॉज होता है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे अभी सिनेरियो नहीं दिखाया है। उसका एक पर्पस है, क्योंकि अब हम आगे वेयर क्लॉज को ही डिस्कस करेंगे तो हम सेलेक्ट और वेयर के कॉम्बिनेशन से क्या क्या सिनेरियोज को फुलफिल कर सकते हैं वो वहाँ पे हम डिटेल में समझ लेंगे। तो वेयर सिनेरियो आपका पेंडिंग है, बाकी हमने तीनों पॉइंटर्स यहाँ इजीली डिस्कस कर लिए। तो मुझे उम्मीद है ये सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है ये सब आपको समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक लेवल टॉपिक है पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा तभी आप आगे माई सीक्वल को आपको एडवांस टॉपिक्स की नॉलेज अच्छे से हो पाएगी। तो अब एक बार वेयर क्लॉज को देखते हैं, वेयर क्लॉज कैसे काम करता है, किन सिनेरियो में यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लॉज जो होता है, जो हमारा वेयर क्लॉज होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड फैच ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो लेट सपोज मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल थी, एज्यूम कीजिए ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल ए, और इसके अंदर मल्टीपल मेरे रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे। लेट सपोज ये सारे रिकॉर्ड्स थे एंड मेरे पास कुछ इसमें कॉलम्स भी थे। अब क्या हुआ, मुझे ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे, ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे को आउटपुट में नहीं चाहिए थे। ये सारे रिकॉर्ड मुझे जो आउटपुट डिराइव करना था उस आउटपुट में मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज की हेल्प से, मैं अपने वेयर क्लॉज की हेल्प से इन रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकता हूँ और इसमें से जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड हैं मेरे, उनको यहाँ पे मैं आउटपुट में लेके आ सकता हूँ। लेट सपोज़ मेरे पास मुझे केवल कुछ फ्यू रिकॉर्ड्स ही यहाँ पे चाहिए थे, तो मैंने वेयर अपनी कंडीशन लगाई, वेयर के अंदर कंडीशन लगाई यूजिंग वेयर क्लॉज, और मेरे पास जो रिकॉर्ड्स थे वो फ़िल्टर आउट होके आ गए। हमारी जो बड़ी टेबल थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, वहाँ से फ़िल्टर होके हमारे पास फ्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यू कैन सी फिल्टर रिकॉर्ड्स एंड फैच ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जो भी कंडीशन हम वेयर क्लॉज के साथ देंगे, जो रिकॉर्ड्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे इस टेबल ए में से, वही यहाँ पे आउटपुट में मेरे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, वही मेरे आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेयर क्लॉज। अगेन बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माई सीक्वल का प्लेटफॉर्म तभी बिल्ट होगा जब आप ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में इनकी नॉलेज लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब और कुछ अपने वेयर क्लॉज के पॉइंटर्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेयर क्लॉज में एग्जैक्ट मैच हो सकता है, रेंज मैच हो सकता है और पैटर्न मैच हो सकता है। अब ये एग्जैक्ट रेंज पैटर्न होते क्या हैं, केस बाय केस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेंगे एग्जैक्ट मैच का, और टेबल हम अपने यूज़ करेंगे स्टूडेंट डिटेल। केस वन जो हम यूज़ करने वाले हैं, एग्जैक्ट मैच। तो जैसे मैंने सेलेक्ट में बताया था, हम वेयर क्लॉज को स्किप कर रहे थे वहाँ पे, तो अब वेयर के सिनेरियोज हम देख लेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट को तो यूज़ करना ही है, क्योंकि हमें कॉन्वर्सेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है अपने डेटाबेस टेबल्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेलेक्ट आ ही जाएगा। अब मेरे को सारे रिकॉर्ड लेने हैं, मैंने स्टार लिख दिया, फ्रॉम लिख लिया। फ्रॉम क्या मतलब, जिस भी टेबल से मुझे डेटा निकाल के लाने उस टेबल का नाम, तो वो है स्टूडेंट डिटेल्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ हमें नहीं भूलनी, वो है हमने डेटाबेस का रेफरेंस। तो हमारा डेमोस करके डेटाबेस है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अभी तक मेरी जो मैंने कोई फ़िल्टर कंडीशन नहीं दी थी, जैसे आप देख सकते हैं वेयर क्लॉज के थ्रू हम फ़िल्टर कंडीशन देते हैं, फ़िल्टर कंडीशन मैंने यहाँ नहीं दी, तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन लेकिन एक बार सबसे पहले हम सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। लेकिन लेट सपोज मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये देखना था कि जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 मार्क्स आए हैं वही मेरे पास रिकॉर्ड्स आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वेयर मार्क्स इक्वल टू 100, ये मेरा एग्जैक्ट मैच हो गया कि जब मेरे मार्क्स 100 हैं तभी मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ, अदरवाइज मुझे रिकॉर्ड्स मत दिखाओ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास केवल एक ही रिकॉर्ड आया है। तो इन समरी अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, तो मेरे पास इनिशियल जो टेबल थी, मेरे पास ये एक इनिशियल टेबल थी, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे। जो हमारी टेबल थी, मैं कहूँगा स्टूडेंट डिटेल्स, इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे। पर मैंने क्या किया, मैंने अपने वेयर क्लॉज की हेल्प से एक कंडीशन लगा दी मार्क्स वाली। उसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ,
कि जो रिकॉर्ड्स थे वो फ़िल्टर आउट हुए और मेरे पास केवल एक रिकॉर्ड यहाँ रिटर्न हुआ। तो ये जो मार्क्स की कंडीशन लगाई ये एग्ज़ैक्ट मैच कंडीशन थी, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं इक्वल टू से। तो ऑल इन ऑल हुआ क्या, ये मेरे पास वेयर क्लॉज़ था, ये मेरे पास कंडीशन थी एग्ज़ैक्ट मैच की। कंडीशन हमने अप्लाई की तो रिकॉर्ड्स जो थे वो मेरे फ़िल्टर हो गए, एंड फ़िल्टर होने के बाद मेरे पास आउटपुट में केवल एक रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो ये पूरी एक साइकिल यहाँ पे चली और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जैक्ट मैच। एक बार अब हम अपने रेंज मैचिंग को भी देख लेते हैं, वेयर क्लॉज में किस तरीके से रेंज मैचिंग करते हैं हम, उस सिनेरियो को भी देखते हैं। केस 2 वो सिनेरियो होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 2 लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, एंड एक बार इस टेबल को हम ओपन करके रखेंगे। 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं उठा के ये पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और अब वेयर क्लॉज में मैं क्या करने वाला हूँ, रेंज मैचिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ वेयर मार्क्स, अब मेरे को एक रेंज लेनी है। जैसे रेंज मैचिंग में केस 2 में हमें क्या करना है, यहाँ रेंज मैचिंग कर रहे हैं तो मुझे एक रेंज लेनी है, एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। जैसे आपने पहले देखा मैंने एग्जैक्ट मैच ले लिया 100, वो नहीं चाहिए, मेरे को एक रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, वेयर मार्क्स। इस कोर्स में आप आगे देखेंगे किस तरीके से ये बिटवीन ऑपरेटर्स और ये सब कुछ यूज़ होते हैं। अभी के लिए आप हाई लेवल देख सकते हैं किस तरीके से रेंज यहाँ डिफाइन होती है। मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90। तो बिटवीन में क्या होता है, 80 और 90 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच में जो मार्क्स होंगे वो भी हमारे आउटपुट में आएंगे। तो हम देखते हैं कैसे ये काम कर रही है क्वेरी। तो जब हम इसको एक बार रन कर देंगे इसको, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लाऊं तो 80 से 90 के बीच में हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे। तो अगर इसकी समरी देखते हैं हम अपने केस 2 की, तो अगेन मेरे पास एक पूरी टेबल थी। मैंने क्या किया, वेयर क्लॉज लगाया, वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन को डिफाइन किया। कंडीशन थी मेरी रेंज मैचिंग की। यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, रेंज मैचिंग की मेरी कंडीशन थी। उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये एक सबसेट ऑफ रिकॉर्ड्स मैं कहूँगा आ गया है, और उस सबसेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे रेंज मैचिंग की, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से मेरा रेंज मैचिंग काम करता है। अब आगे चलते हुए हम केस 3 को देखेंगे, जहाँ हम पैटर्न मैचिंग करेंगे। अब ये पैटर्न मैचिंग भी देखेंगे, पैटर्न किस तरह से मैच होते हैं। और ये ऑल इन ऑल हमारी रेंज मैचिंग होती है, जिसमें हमने एक रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, एक रेंज कंडीशन के अंदर रेंज को डिफाइन किया, और हमारे पास आउटपुट में ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये जो रिकॉर्ड्स है दे आर सबसेट ऑफ मेन टेबल। तो आई होप आपको ये रेंज मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम कंडीशन डिफाइन करते हैं रेंज मैचिंग की इन वेयर क्लॉज। केस 3 को देख लेते हैं पैटर्न मैचिंग के। तो अब तक हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट मैच को देख लिया, हमने रेंज मैच को देख लिया, एक बार पैटर्न मैचिंग को भी देख लेते हैं। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न मैचिंग की, जब हम बात करते हैं तो लाइक ऑपरेटर का डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑपरेटर की हेल्प से हम पैटर्न को मैच कर सकते हैं। तो अब वही सिनेरियो देखेंगे किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम पैटर्न को मैच करेंगे। तो अब हम, अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं केस 3, इसके अंदर हम पैटर्न मैचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, स्टूडेंट नेम जो आर से शुरू होते हैं उनको मैं एक बार रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारे रिकॉर्ड्स ले लिए स्टार की हेल्प से, सेलेक्ट की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी टेबल के साथ। फ्रॉम के अंदर हम अपनी टेबल को मेंशन कर देंगे। तो ये टेबल तो स्टूडेंट डिटेल्स ही है, एंड वेयर क्लॉज लिख लेंगे। वेयर क्लॉज में हमें क्या देनी होती है, कंडीशन। एंड अब कंडीशन कैसे देंगे हम, यहाँ स्टूडेंट नेम लाइक, यहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लाइक, यहाँ पे हम क्योंकि आर से शुरू होने वाले सारे नेम देखना चाहते हैं, तो मैं आर
परसेंट यहाँ पे दे दूंगा, तो मेरे पास जितने भी नेम्स आर से शुरू होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट हो जाएंगे, वो डिस्प्ले नहीं होंगे। एक बार अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ जरा, तो मेरे पास राजू और राधिका दो ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो आर, जिनके जहाँ पे स्टूडेंट्स नेम जो थे मेरे वो आर से शुरू होते थे। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पास एक कंप्लीट टेबल थी स्टूडेंट डिटेल्स, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट नेम, जिसके अंदर सारे ए से लेकर जितने भी सारे नेम्स अल्फ़ाबेट से रिलेटेड थे सारे नेम्स प्रेजेंट थे। मैंने क्या किया, वेयर क्लॉज का यूज़ किया। अब वेयर क्लॉज के अंदर मेरे को क्या देनी है, कंडीशन, तो मैंने कंडीशन क्या दी, पैटर्न मैचिंग की। मैंने कंडीशन दी यहाँ पैटर्न मैचिंग की, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है पैटर्न मैचिंग की। तो ये है पैटर्न मैचिंग की कंडीशन यूजिंग लाइक ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने आर परसेंट दे दिया, इसका मतलब जो भी नेम्स आर से शुरू हो रहे हैं, बाद में उसमें कुछ भी आए, कितने भी कैरेक्टर्स आए, मेरे को आर से शुरू होने वाले नाम यहाँ पे चाहिए थे, तो मैंने सिंपली आर परसेंट दे दिया। तो राजू और राधिका नाम आप देख सकते हैं आर से स्टार्ट होते हैं, उनके बाद के कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, पर ये दोनों आर से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये दो रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे पैटर्न मैचिंग जो हमने लाइक ऑपरेटर के साथ की, उसके बाद आउटपुट में ये रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिकॉर्ड्स थे वो फिल्टर आउट हुए और केवल दो रिकॉर्ड्स आउटपुट में आ गए जो ये थे। तो ये तो हुआ हमारा पैटर्न मैचिंग। तो वेयर के अंदर आज हमने देखा कि वेयर के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट सिनेरियोज कंसीडर कर सकते हैं। देखिए सिनेरियोज तो और भी होते हैं कि हम एंड ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर्स को, तो जब भी हम ऑपरेटर्स को समझेंगे आगे आने वाली इस वीडियो में इस कोर्स के, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। पर अभी के लिए हाई लेवल आप देख सकते हैं कि वेयर के अंदर हम एग्जैक्ट मैच, ये हाई लेवल जस्ट समरी है आपकी, रेंज मैच एंड आप पैटर्न मैच यहाँ पे कर सकते हैं इन वेयर क्लॉज। सो आई होप आपको ये वेयर क्लॉज का कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको कंडीशंस क्लियर हुई होंगी कैसे डिफाइन होती हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, लिमिट क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन सिनेरियोज में हम लिमिट क्लॉज को यूज़ करते हैं, किन सिनेरियोज में हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ऐसे सिनेरियोज भी देखेंगे जहाँ लिमिट और ऑर्डर बाय क्लॉजेस को हम कंबाइन करके यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। सीधे चलते अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने लिमिट क्लॉज को। तो लिमिट क्लॉज की डेफिनेशन में जैसे लिखा है, यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द क्वेरी। तो बेसिकली मान लीजिए आपकी क्वेरी में 200 रोज आने वाली हैं क्वेरी के रिजल्ट सेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट सेट की रोज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग लिमिट क्लॉज। तो 200 रोज की बजाय हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं 10 रोज में। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें अपनी रोज को लिमिटेड फॉर्म में, जैसे आप लोगों को पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक पेज पे केवल 20 रोज आए या 10 रोज आए, ऐसे जहाँ पे हमें एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना है वहाँ पे हम अपने लिमिट क्लॉज को अपनी क्वेरी में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स। तो लार्ज डेटा सेट्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम सारी रोज़ को आउटपुट की सारी रोज़ को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं जो भी रोज़ आउटपुट में आने वाली हैं, ताकि हम डेटा को वेरीफाई कर पाए इजीली यूजिंग दिस लिमिट क्लॉज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है माई सीक्वल का, रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ रोज़ को जो क्वेरी से रिटर्न होती हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ लिमिट क्लॉज को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने केस 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे लिमिट क्लॉज के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैं अपनी ऑर्डर्स टेबल को, मैं ऑर्डर्स टेबल का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर्स टेबल है वो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले हो गई है। तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने
ऑर्डर आईडी दी हुई है, कस्टमर आईडी दी हुई है, ऑर्डर डेट कॉलम है, इसके अंदर ऑर्डर अमाउंट है, शिपमेंट एड्रेस, शिपमेंट डेट एंड स्टेटस करके कॉलम्स मेरे पास प्रेजेंट है अपनी ऑर्डर्स टेबल में। हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 50 रोज़ यहाँ पे मेरी रिटर्न हुई हैं अपनी ऑर्डर्स टेबल में। तो अगर मुझे रोज़ को लिमिट करें, देखिए यहाँ पे 50 तो बहुत ही कम रोज़ हैं, तो हम इजीली अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। पर जब हमारे पास लैक्स में रोज़ रिटर्न होती हैं, ऐसे सिनेरियोज में हमें लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिमिट जो हमारा क्लॉज है उसको यूज़ करना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिजल्ट सेट की रोज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अपना लिमिट क्लॉज को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ जाऊँगा एंड लिमिट लेट सपोज मैं 5 दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, मेरी ऑर्डर्स टेबल से फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। तो अगर मैं अपने इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, रादर देन पहले जैसे जब तक मैंने लिमिट जो क्लॉज है उसको नहीं यूज़ किया था, मेरे 50 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। अब मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट सेट के में आफ्टर यूजिंग लिमिट मैंने अपने रिजल्ट सेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अब मेरे केवल 5 रिकॉर्ड्स ही आउटपुट में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपका रिजल्ट सेट में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स रिटर्न होने वाले हैं, ऐसे केसेस में आप अपने रिजल्ट सेट में रोज़ को लिमिट कर सकते हैं, आउटपुट की रोज़ को लिमिट कर सकते हैं यूजिंग दिस लिमिट क्लॉज। अब इसमें एक और हम यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट, अगर आपको कुछ रोज़ को स्किप करना है अपने रिजल्ट सेट में। लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑफसेट दे सकता हूँ, लेट सपोज 2। तो अब क्या होगा, पहली 2 रोज़ को स्किप करेगा एंड उसके बाद 5 रोज़ को ये क्वेरी रिटर्न कर देगी। तो होगा क्या, लेट सपोज अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली 2 रोज़ को स्किप कर दिया एंड उसके बाद के 5 रिकॉर्ड्स मेरे रिजल्ट सेट में रिटर्न होके आ गए हैं। तो इस तरीके से हम लिमिट एंड ऑफसेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो रहा हमारा लिमिट क्लॉज का डिस्कशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज को लिखा है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज इट इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। तो जब भी आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिजल्ट सेट को सॉर्ट करना है, ऐसे ऐसे सिनेरियोज में हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, सॉर्टिंग इज डन बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। तो आप सॉर्टिंग एक कॉलम के बेसिस पे भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। और सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको रिजल्ट सेट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में शो करना है या फिर डिस्प्ले करना है, ऐसे सिनेरियोज में ऑर्डर बाय क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखना चाहते हैं जो हमारी ऑर्डर आईडीज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, या फिर हम चाहते हैं ऑर्डर डेट के बेसिस पे, ऑर्डर डेट असेंडिंग या ऑर्डर डेट डिसेंडिंग के बेसिस पे हमारा आउटपुट रिफ्लेक्ट हो, तो ऐसे केसेस में भी हम ऑर्डर बाय को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिक सिनेरियो के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके से रियल वर्ल्ड में ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केस 2 हम लिखेंगे। यहाँ पे केस 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ऑर्डर टेबल में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय लेट सपोज ऑर्डर डेट कर देते हैं। तो ऑर्डर डेट क्योंकि मेरी टेक्स्ट टाइप की है, तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग टू डेट फंक्शन यूज़ करके डेट टाइप में लाना पड़ेगा। तो अभी के लिए ऑर्डर डेट मान लीजिए मैं ऐसे करके TESC लिख देता हूँ एंड इसको हमें स्टार टू डेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी ऑर्डर डेट जो थी वो टेक्स्ट टाइप या स्ट्रिंग टाइप की थी। तो यहाँ स्पेसिफिक ऑर्डर देना पड़ेगा। ओके, एंड मैं अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिख लूँगा।
और जब भी इस हम क्वेरी को रन करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑर्डर डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिजल्ट सेट में ये मेक श्योर किया है कि सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो मेरा सबसे पहले दिखे। क्योंकि जब भी हम ऑर्डर डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो हमारा जो लेटेस्ट रिकॉर्ड होता है, जो भी डेट कॉलम को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड सबसे पहले विजिबल होगा और सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड सबसे लास्ट में विजिबल होगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे 50 रिकॉर्ड्स थे ऑर्डर्स टेबल में, उसमें हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की है। सॉर्टिंग परफॉर्म की है हमने ऑर्डर डेट कॉलम के बेसिस पे। इससे हो क्या रहा है, इससे सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड जो हमारा 5 मई का था, वो सबसे टॉप पे विजिबल है। एंड अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, सबसे लास्ट में चलते हैं हम यहाँ पे, तो 25 अप्रैल, ये हमारा सबसे लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये हमारा हमारा सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड था। तो जब भी हम कोई भी सॉर्टिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ डेट कॉलम, तो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा और सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड लास्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए, ये तो अभी मैंने एक कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग की है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे सैंपल के लिए आपका एक और कॉलम ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं अभी के लिए ऑर्डर आईडी ही ले लेता हूँ यहाँ पे, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट सपोज फोर्थ हमारा जो डेटा है, पहले 5 मई का, फिर 4 मई का, फिर 3 मई का, इस तरीके से डेटा जो है हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट। तो ये पहले जो सॉर्टिंग थी वो हमने परफॉर्म की। अब जो दूसरी सॉर्टिंग करनी है वो हमें करनी है ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, और ऑर्डर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 4 मई का, आप ध्यान दीजिएगा, 4 मई का जो हमारा डेटा है या ऑर्डर डेट का जो डेटा है, उन ऑर्डर आईडीज़ को आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 143 को लिया है उसने, फिर 144, 145, 146 एंड 147 एंड 148। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर आईडीज़ हैं, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई, और जो हमारी डेट्स चल रही थी, सारी डेट्स थी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ आया कि हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी ऑर्डर बाय किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑर्डर डेट के बेसिस पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, और ऑर्डर आईडीज के बेसिस पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑर्डर डेट के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगा, और जब उसके बाद सेकेंड लेवल सॉर्टिंग होगी ऑर्डर आईडी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 143.4 वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। इसीलिए इसके अलावा अगर हम 5 मई को देखते हैं तो 149 पहले आ गया, फिर 150 आ गया। तो ऑर्डर आईडीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रही हैं, एंड ऑर्डर डेट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ऑर्डर बाय, और हम बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीक्वल क्वेरी जब आप लिख रहे हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही अपने रिजल्ट सेट को देखना होता है। अब ये तो सारा डिस्कशन रहा ऑर्डर बाय क्लॉज का। अब हमने ऑर्डर बाय क्लॉज देख लिया, लिमिट क्लॉज देख लिया। अब कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम ऑर्डर बाय और लिमिट दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ वी विल यूज़ ऑर्डर बाय विद लिमिट क्लॉज वी कैन गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेट। तो हम अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपने रिजल्ट सेट को चाहिए, और हमें रोज़ भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि सारी रोज़ आएँ। लेट सपोज एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। हम ये चाहते हैं कि ऑर्डर डेट के बेसिस पे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे हमारा रिजल्ट जो है डिसेंडिंग, कहने का मतलब है सबसे लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले आए, एंड हम चाहते हैं केवल 5 रिकॉर्ड्स ही मेरे विजिबल हों। लेट सपोज अगर हमारी टेबल, ऑर्डर्स टेबल बहुत बड़ी होती है, उसमें 1 लाख रिकॉर्ड्स होते, और हम चाहते हैं केवल 5 या 10 रिकॉर्ड्स हम लिमिट करना चाहते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे लेटेस्ट जो हमारे ऑर्डर्स हुए हैं उनमें क्या चल रहा है। तो ऑर्डर डेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, और लिमिट करके 10 देख लेंगे। तो इससे 10 लेटेस्ट जो हमारे ऑर्डर्स हैं, सबसे लेटेस्ट जो ऑर्डर 10 ऑर्डर्स हैं, उनका हमें आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट और ऑर्डर बाय दोनों का यूज़ कर सकते हैं कंबाइन फॉर्म में। तो एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। तो केस 3 में हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय एंड लिमिट दोनों क्लॉजेस का यूज़ करेंगे। तो सिंपली सेलेक्ट, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट के बेसिस पे करना है हमें, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट के।
तो str टू डेट मैं पहले ही लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा टेक्स्ट कॉलम था ऑर्डर डेट, तो उसको डेट में चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे। ओके, ये डिसेंडिंग एंड लिमिट कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं 5 रोज का। ओके, अपने डेटाबेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। अब अगर इसको हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज को भी यूज़ कर लिया है और लिमिट क्लॉज दोनों को यूज़ करा है। ऑर्डर बाय के बेसिस पे ऑर्डर डेट को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहा हूँ डेटा को, और लिमिट कर रहा हूँ 5। तो जो हमारा रिजल्ट सेट होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्डर बाय कर देगा, ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर देगा रोज को डिसेंडिंग ऑर्डर पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट। एंड फाइनली क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो लिमिट हो जाएगा 5 रोज में। तो रिजल्ट सेट जो है वो मेरा 5 रोज में लिमिट हो जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 5 मई मेरी सबसे करंट डेट थी, सबसे लेटेस्ट डेट थी, उसका डेटा सबसे पहले उठा और रोज भी केवल 5 यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो हम अपना एस्टिमेशन ले सकते हैं कि करंट जो हमारे लेटेस्ट जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो अभी किस, उनका स्टेटस क्या है, जैसे अभी वो सारे पेंडिंग स्टेटस पड़ा है। तो इस तरीके से हमारे को आइडिया हो जाता है। रियल वर्ल्ड में भी जब आप काम करते हैं तो आपके पास ऐसी ऑर्डर्स टेबल होती हैं, एम्प्लॉय टेबल्स होती हैं। तो एम्प्लॉय अगर टेबल है तो लेटेस्ट एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी सैलरी से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके की क्वेरीज आपको हेल्पफुल रहती हैं। जहाँ आपका बहुत लार्ज डेटा सेट है वहाँ पे आप लिमिट का यूज़ करके रोज़ को जो रिजल्ट सेट में आने वाली हैं उनको लिमिट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय यूज़ करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बोथ ऑर्डर बाय एंड लिमिट क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो रहे हमारे दोनों लिमिट क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्लॉजेज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में हम माई सीक्वल के कुछ ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इन एंड बिटवीन ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं माई सीक्वल के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हम इन ऑपरेटर्स को इंडिविजुअल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इनके कॉम्बिनेशन में भी हम इनको यूज़ करते हैं अपने सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों तरीके के सिनेरियोज देखेंगे। हम ये देखेंगे कहाँ हम इनको इंडिविजुअल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ एज ए इन्हें कॉम्बिनेशन हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम एंड ऑपरेटर के बारे में। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एंड के बारे में लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स व्हेन ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। तो जब भी वेयर के अंदर जो भी कंडीशंस लिखी हैं वो सारी ट्रू होंगी, जब भी वेयर के अंदर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही हमारा जो आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो जब भी वेयर क्लॉज के अंदर एंड के थ्रू सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारा आउटपुट यहाँ पे रिटर्न होगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो एक बार सबसे पहले एंड ऑपरेटर का हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम अपने और ऑपरेटर की तरफ चलेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारी टेबल है ऑर्डर्स टेबल जिसका हम यूज़ करेंगे इन सारे ऑपरेटर्स को समझने के लिए, उस टेबल के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमें सबसे पहले अपने गिवन डेटा सेट को समझे हम, क्योंकि उसके बाद जब हमारे को डेटा सेट की नॉलेज हो जाएगी हमें क्वेरी लिखना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अभी हमें यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। हम अपने डेटा सेट को समझेंगे एंड देन फिर हम अपनी डिफरेंट ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेरीज को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, अंडरस्टैंडिंग आवर डेटा सेट। तो मैंने यहाँ पे यूज डेमोज करके अपना डेटाबेस का नाम लिख लिया एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। इसको जब हम रन करेंगे इस क्वेरी को तो हमारी ऑर्डर्स टेबल यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी ऑर्डर्स टेबल आ गई है। इसके अंदर हमारा एक ऑर्डर आईडी कॉलम है, कस्टमर आईडी कॉलम है, ऑर्डर डेट कॉलम है,
तो ऑर्डर आईडी मतलब सारे ऑर्डर्स की आईडीज़ यहाँ पे गिवन हैं। उसके बाद कस्टमर आईडीज़ हैं, जिन्होंने इन ऑर्डर्स को प्लेस किया उन कस्टमर्स की आईडीज़ यहाँ पे मेंशन है। किस दिन प्लेस किया है वो ऑर्डर डेट में मेंशन है। कितने अमाउंट का ऑर्डर था वो ऑर्डर अमाउंट वाले कॉलम में डिटेल्स गिवन है। कहाँ पे उस ऑर्डर की शिपमेंट होनी है, यानी कहाँ पे वो ऑर्डर जाना है वो शिपमेंट एड्रेस में मेंशन्ड है। शिपमेंट डेट कॉलम है, जो जिस दिन उस आइटम की शिपमेंट हुई थी यानी उस एड्रेस पे वो डिलीवर हुआ था तो वो शिपमेंट डेट हो जाएगी। एंड स्टेटस है जिसमें शिप्ड एक स्टेटस है, एक प्रोसेसिंग है और एक पेंडिंग स्टेटस भी है नीचे। तो हमारे पास 3 स्टेटस गिवन है कि ऑर्डर अभी पेंडिंग स्टेटस में है, प्रोसेसिंग स्टेटस में है या ऑलरेडी शिप हो चुका है। अब ये तो हमारी हुई अंडरस्टैंडिंग अपने डेटा सेट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एंड ऑपरेटर को यूज़ करके अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक बार यूज डेमोज हम कर लेंगे। एंड केस 1 में हम क्या देखने वाले हैं, हम अपना एंड ऑपरेटर को देखने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर दूंगा। एंड वेयर क्लॉज में हम क्या करेंगे, हम अपने ऑर्डर अमाउंट को यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो भी ऑर्डर अमाउंट $100 से ज़्यादा है और $200 से कम है, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी। तो हम ऐसे ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने चाहते हैं जिनकी ऑर्डर अमाउंट $100 से ज़्यादा थी एंड $200 से कम थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेयर ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 100 एंड ऑर्डर अमाउंट लेस देन 200, कुछ इस तरीके से हम क्वेरी को लिख लेंगे। यहाँ पे हमें 100 डॉलर से ज़्यादा ऑर्डर अमाउंट की वैल्यू जो है और $200 से कम ऑर्डर अमाउंट की वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो ऐसा कुछ अगर सिनेरियो आता है तो हमारा एंड ऑपरेटर, जैसे हमें आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर लिखा है, तो एंड ऑपरेटर काफ़ी हैंडी हो जाता है। तो अगर जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं $100 से ज़्यादा एंड $200 से कम के मेरे पास ये सारे ऑर्डर्स थे, वो यहाँ पे इजीली डिस्प्ले हो गए हैं। उनका स्टेटस भी मुझे पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है, कब शिप हुए, किस किस दिन ऑर्डर हुए थे, ये सारे डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो आपने यूजिंग एंड ऑपरेटर आपने जो कंडीशंस थी वो दोनों मेंशन कर दी। एंड मेक श्योर जब भी हम एंड ऑपरेटर लिखते हैं तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारी ये वाली कंडीशन भी कि ऑर्डर अमाउंट 100 से ज़्यादा हो, ये भी सेटिस्फाई होगी। एंड ऑर्डर अमाउंट लेस देन 200 हो, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो जब भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो भी रोज हमारी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो आउटपुट में रिटर्न हो जाएंगी और वो ये रिजल्ट सेट आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अब हम केस 2 में लिखते हैं और ऑपरेटर के थ्रू समझते हैं कि और ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं और ऑपरेटर की डेफिनेशन है रिटर्न्स रिकॉर्ड्स व्हेन एनी ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। तो हम वेयर क्लॉज में जब हम कंडीशंस लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखी हैं, हमने और क्लॉज यूज़ कर और ऑपरेटर यूज़ करके एक से ज़्यादा कंडीशन लिखी हैं यहाँ पे। तो जब इनमें से कोई भी कंडीशन या तो ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई, कोई भी इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एनी ऑफ द कंडीशन विल गेट सेटिस्फाइड, तो हमारे पास रिजल्ट सेट या फिर आउटपुट रिटर्न हो जाएगा या फिर हमारे पास रोज रिटर्न हो जाएंगी। तो एंड में जैसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी, इनमें से एनी एनी कंडीशन कोई या तो ये हो जाए या ये हो जाए, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट सेट आ जाएगा। अब देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है और ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस 2 में हम और ऑपरेटर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस का रेफरेंस ले लेता हूँ के एंड क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो भी स्टेटस पेंडिंग और प्रोसेसिंग में हमारे ऑर्डर्स थे, लेट सपोज मेरे पास ऐसी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे को ये देखना था कि भाई पेंडिंग में कितने ऑर्डर्स हैं और प्रोसेसिंग में कितने ऑर्डर्स हैं, ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, और क्लोज को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा
तो इससे क्या होगा कि मेरे ऑर्डर्स जो या तो पेंडिंग स्टेटस में थे या फिर मेरे प्रोसेसिंग स्टेटस में थे, वो रिटर्न होके आ जाएँगे। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को ये एक बार ये देखना था कि अभी कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में या फिर प्रोसेसिंग स्टेटस में हैं, वो एक बार मुझे आइडिया हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, स्टेटस यहाँ पे इक्वल टू पेंडिंग और स्टेटस इक्वल टू प्रोसेसिंग। ऑर्डर्स है ये हमारा। तो इस तरीके से मैंने अपनी क्वेरी लिख ली। एक बार हम अगर इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेसिंग स्टेटस में थे या फिर पेंडिंग स्टेटस में थे, वो रिटर्न होके आ गए हैं। तो मैं एक फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, अभी ये वाले ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग और प्रोसेसिंग स्टेटस में हैं और इनको मुझे फोकस करना है अनलेस अंटिल वो शिप ना हो जाएँ। तो ये क्वेरी की हेल्प से हमने ये देखा कि किस तरीके से और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर यहीं पे अगर मैं इसको एंड कर देता तो आप खुद से अभी 2 सेकंड लीजिए कि क्या आउटपुट आता। अगर मैं इसको रन कर दूँगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कोई भी रो रिटर्न नहीं हुई। इसका रीज़न ये था कि कोई भी ऑर्डर दोनों स्टेटस में एक साथ नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन एंड में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली भी और ये भी। तो दोनों कोई भी स्टेटस या तो पेंडिंग में होगा या प्रोसेसिंग में होगा, दोनों स्टेटस एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए एक भी रो यहाँ पे रिटर्न होकर नहीं आई। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ और करना होगा। जैसे ही हम और कर देंगे इसको, क्वेरी को रन करेंगे, तो अब ये कंडीशन हमारी कोई भी इनमें से सेटिस्फाई हो सकती है। या तो ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में हो सकता है ऐसे, या तो ये हो सकता है, या फिर प्रोसेसिंग में। तो एनी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई होगी और हमारे जो है यहाँ पे रोज या फिर मैं कहूँ रिजल्ट सेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा और ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में। अब हम आगे चलते हैं और अपने नॉट ऑपरेटर को देखते हैं कि किन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं अपने नॉट ऑपरेटर को। तो नॉट ऑपरेटर में आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, इट निगेट अ कंडीशन इन वेयर क्लॉज। तो जो वेयर क्लॉज में, वेयर क्लॉज के अंदर जो हम कंडीशन दे रहे हैं, उसको निगेट करने के लिए, वेयर क्लॉज की कंडीशन को निगेट करने के लिए हम अपने नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, तो जैसे हमने मान लीजिए वेयर क्लॉज में हमने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। तो यहाँ पे हमारे वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो एम्प्लॉय आईडी 101 के हैं। लेकिन अगर मुझे इस कंडीशन को निगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले नॉट लिख दूंगा। तो नॉट एम्प्लॉय आईडी 101 में क्या होगा, यहाँ पे जो भी 101 के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एम्प्लॉय आईडी 101 के को छोड़कर, जितने भी सारे एम्प्लॉय आईडीज के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे रिजल्ट सेट में। तो रिजल्ट सेट में अपार्ट फ्रॉम 101 एम्प्लॉय आईडी, सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर हमारा निगेट करता है जो भी कंडीशन गिवन है हमारी वेयर क्लॉज में। एक बार एक रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं हम इसके साथ। तो हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखेंगे और हम अपनी ऑर्डर्स टेबल को ही ये यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डेटाबेस का रेफरेंस एंड उसके बाद हम अपनी ऑर्डर्स टेबल को यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे वेयर क्लॉज में हम एक कंडीशन लिखेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये कस्टमर आईडी, ये हमारी ऑर्डर्स टेबल थी, इसमें कस्टमर आईडी C002 C003। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू C002। तो ये क्या करेगा, C002 जो कस्टमर आईडी है उसके रिकॉर्ड्स को लेके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे निगेट करना है इस कंडीशन को, तो मैं नॉट इसके आगे लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि C002 कस्टमर आईडी के अलावा जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही इस क्वेरी को रन करेंगे हम यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे C001 के बाद सीधा C003 आ गया है। C002 कस्टमर आईडी के रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैंने निगेट कर दी कस्टमर आईडी C002 वाली कंडीशन को यूजिंग नॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके कोई भी एग्जिस्टिंग कंडीशन को निगेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, रियल वर्ल्ड में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो आपको खुद से इस ऑपरेटर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो रहा हमारा केस 3। इसके ऊपर मैं केस 3 लिख देता हूँ।
ये था हमारा केस 3, हमारा नॉट ऑपरेटर। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अपने चौथे ऑपरेटर या फोर्थ ऑपरेटर इन ऑपरेटर को। तो हम उसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो इन ऑपरेटर आप देख सकते हैं, इट चेक्स वेदर कॉलम वैल्यू मैचेस विद एनी वैल्यू इन अ लिस्ट। तो हमारे पास क्या होगा अब यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं। लेट सपोज मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज थी 101, 102, 103। तो इन एम्प्लॉय आईडीज इस तरीके से थी, लेट सपोज 1110 तक 10 एम्प्लॉय आईडीज मेरे पास लिस्ट में प्रेजेंट थी। तो इन ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉलम वैल्यू जो भी, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी कॉलम था हमारे पास, उस कॉलम की वैल्यूज को इस लिस्ट के साथ मैच करा सकते हैं। और जब भी एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू, इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम की वैल्यू मैच करेगी इस लिस्ट के साथ, तो हमारी रो रिटर्न हो जाएंगी। जितनी भी रोज की वैल्यू इन एम्प्लॉय आईडीज के साथ मैच करेंगे वो रोज मेरी रिजल्ट सेट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू भी लिख सकते हैं लिस्ट में, जैसे मैंने मेंशन किया है, और मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज के साथ मैच कराते हैं, जनरली उसी केस में हम इसको यूज करते हैं। तो अब एक इसका भी सिनेरियो चेक कर लेते हैं, इन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक ओपन विंडो हम कर लेंगे यहाँ पे। ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके केस 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन ऑपरेटर। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, बहुत ही सिंपल, हम दोबारा से कस्टमर आईडी यहाँ पे ले लेते हैं। लेट सपोज, या अभी के लिए लेट सपोज हम ऑर्डर आईडी लेते हैं। कस्टमर आईडी हमने पहले डील कर लिया है। वेयर ऑर्डर आईडी, अब ऑर्डर आईडी को हम देखते हैं, एक के ऑर्डर आईडी जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को मैच कराते हैं अपनी लिस्ट में। तो ये मैंने ब्रैकेट्स यहाँ दे दिए हैं, इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को डालूंगा, जिन जिन वैल्यूज से मुझे मैच करानी है ऑर्डर आईडी कॉलम की वैल्यू, वो यहाँ मैं डाल दूंगा। लेट सपोज मुझे ऑर्डर आईडी 8, 9 एंड 10 तीन ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि उनका क्या स्टेटस अभी चल रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसके फॉर्मेट को, ओ से शुरू होता है। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ओ 108 एंड अगला हम डाल देंगे ओ 109, इसके बाद ओ 110। हमने तीन ऑर्डर आईडीज यहाँ पे मेंशन की हैं, 108, 109, 110, यानी 108, 109, 110, तीन ऑर्डर आईडीज हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। इन ऑपरेटर यूज किया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे देनी थी। अब ऑर्डर आईडी कॉलम की वैल्यूज जब भी इन ऑर्डर आईडीज के साथ मैच करेगी तो हमारे पास जो रोज हैं वो रिटर्न हो जाएंगी रिजल्ट सेट में। रन करते हैं, तीनों ऑर्डर आईडीज के करस्पॉन्डिंग रोज मेरे पास आ गई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का स्टेटस शिफ्ट स्टेटस है, यानी स्टेटस कॉलम ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों ऑर्डर शिप हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है इन। हमने कंडीशंस मैच कर ली, ऑर्डर आईडी की वैल्यूज को मैच कर लिया अपनी लिस्ट की वैल्यूज से, और आउटपुट को डिराइव कर लिया। तो मुझे उम्मीद है ये इन ऑपरेटर आपको समझ आया होगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इस ऑपरेटर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है ये। अब एक बार अपने लास्ट ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेटर को भी देख लेते हैं और एक केस लिख के देखते हैं रियल वर्ल्ड तरीके में किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो अपने ऑर्डर्स, ये मैं यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को मेंशन किया हुआ है इस विंडो पे। एंड यहाँ पे अगर हम अपने बिटवीन ऑपरेटर को चेक करते हैं क्या डेफिनेशन है, तो इट चेक्स वेदर कॉलम वैल्यू, अगेन कॉलम वैल्यू इज विद इन द रेंज इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यूज। तो लेट सपोज एक रेंज है, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं, लेट सपोज 1 से लेकर 10 तक का हमने बिटवीन कुछ ऐसी वैल्यू दे दी, बिटवीन 1 एंड 10 ऐसे करके हमने लिख दिया। तो अब क्या होगा, हमारी लेट सपोज इसको ऐसे लिख देते हैं 101 एंड 110, इस तरीके से दे देते हैं। एंड अब होगा क्या, और ये मेरी एम्प्लॉय आईडीज थी, तो एम्प्लॉय आईडीज मैच होंगी जो भी मेरे एम्प्लॉय आईडी कॉलम में है, और जो भी एम्प्लॉय आईडीज 101 से लेकर 110 के बीच में लाई करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग रोज मेरी आउटपुट में आ जाएंगी।
इंक्लूडिंग, ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ मेंशन है इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यूज, तो 101 के करस्पॉन्डिंग भी जो एम्प्लॉय आईडी की रो होगी वो भी आएगी, और 110 एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग भी जो मेरी रो होगी वो रिटर्न होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंक्लूडिंग जो हमारी बाउंड्री वैल्यूज है 101 एंड 110 दोनों को इंक्लूड करेंगे, हमारी रोज जो इनसे मैच करेंगी इन एम्प्लॉय आईडीज से, इनको इंक्लूड करके वो सारी आ जाएंगी। तो 101, 102, 103 टिल 110 हमारी जो एम्प्लॉय आईडीज होंगे उनके करस्पॉन्डिंग रोज रिजल्ट सेट में आउटपुट में आ जाएंगी। देख लेते हैं किस तरीके से ये रियल वर्ल्ड में काम करता है बिटवीन ऑपरेटर। अगेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसके मल्टीपल सिनेरियोज की, क्योंकि इंटरव्यूज में इन ऑपरेटर से या इनके कॉम्बिनेशन से मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के पास। क्या करेंगे, हम न्यू विंडो ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा केस 5 हो जाएगा। इसके अंदर हम कर रहे हैं अपना बिटवीन ऑपरेटर को सीख रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। अब वेयर में फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये मेरी ऑर्डर्स टेबल थी, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑर्डर डेट मेंशन्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 27 से लेकर 1 मई के बीच में कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए और केस स्टेटस में है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ। 27 से कुछ भी ले सकते हैं आप, लेट सपोज 27 से 1 मई के बीच में देखते हैं, 27 टू 1 मई। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ, लिख लेता हूँ मैं यहाँ 27 अप्रैल से 1 मई के बीच में ऑर्डर्स का स्टेटस को हम जानना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर डेट मेरा टेक्स्ट टाइप का है, इसीलिए उसको डेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को str to डेट लेना पड़ेगा यहाँ पे, ऑर्डर डेट, एंड इसकी फॉर्मेटिंग दे देंगे हम %m, %d, %y, इस तरीके से। इसके बाद लिखेंगे बिटवीन, डेट लेंगे हम यहाँ पे 04 एंड 27, इसको क्लोज कर देंगे, एंड इसके बाद डेट ले लेंगे फिर 2024 05 टू 1 मई, इसको क्लोज। तो इस तरीके से मैंने अपना बिटवीन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लिया है। डेट का एक रेंज प्रोवाइड कर दी है 27 अप्रैल से 1 मई तक, इंक्लूडिंग 27 एंड 1, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी यहाँ पे। तो जब भी हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ, 27 आ चुकी है मेरे पास डेट, 28 डेट आ चुकी है, 29 के ऑर्डर्स आ गए हैं, 30 के ऑर्डर आ गए और 1 मई। तो ये जो सारी डेट्स इस रेंज के अंदर लाई करती थी, इंक्लूडिंग दो डेट्स, सारे ऑर्डर्स मेरे पास आ गए हैं। तो हमारे पास 27, 28, 29, 30 एंड 1 मई, इंक्लूडिंग दिस 27 एंड 1 के जितने भी ऑर्डर्स थे वो आ गए, इंक्लूडिंग देयर स्टेटसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस कॉलम से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है इन ऑर्डर्स को जो इस डेट्स पे प्लेस हुए हैं। तो इस तरीके से बिटवीन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। कई और सिनेरियोज भी होते हैं, पर अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए आप इस तरीके से बिटवीन ऑपरेटर को समझ सकते हैं। तो ये तो रहे ऐसे सिनेरियोज जो अभी तक हमने डिस्कस किए केस 1 से केस 5 तक, जिनके अंदर हमने ये ऑपरेटर इंडिविजुअल तरीके से यूज किए, यानी हमने कंबाइन नहीं किया इन ऑपरेटर्स को, आइसोलेशन में यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, समझते हैं। क्योंकि जनरली अगर मैं रियल वर्ल्ड में बताऊं, हम जनरली इन ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। तो ऐसे कोई सिनेरियोज देख लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 6 लिखेंगे। केस 6 में हम एंड और इन दोनों ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। तो मुझे इस सिनेरियो में करना क्या है, मेरे पास स्टेटस पेंडिंग एंड प्रोसेसिंग एंड शिफ्ट 3 स्टेटस हैं। तो मुझे क्या करना है, कस्टमर 001 के करस्पॉन्डिंग, कस्टमर आईडी C001 के करस्पॉन्डिंग जो भी पेंडिंग या प्रोसेसिंग में अगर कोई ऑर्डर्स हैं वो मेरे पास आ जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। अगर ऐसे ऑर्डर हैं जो पेंडिंग या प्रोसेसिंग स्टेटस में हैं, तो मैं क्या करूँगा,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड एक बार डेटाबेस का हम रेफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब वेयर यहाँ ही ध्यान देने वाली बात है, वेयर स्टेटस इक्वल टू प्रोसेसिंग और या फिर एंड कस्टमर आईडी C001। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि ये कंडीशन मुझे ब्रैकेट्स में क्लोज करनी पड़ेगी, तभी हमारा करेक्ट आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने ये जो क्वेरी लिखी है, इसमें मैंने ये देख रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग एंड पेंडिंग। ओके, C001। ओके, तो कस्टमर आईडी C001 के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर्स प्रोसेसिंग या पेंडिंग स्टेटस में है, उनका डेटा मेरे पास आ जाए। इसको रन करके देख लेते हैं। यस, तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं, कस्टमर आईडी C001 या कस्टमर C001 के करस्पॉन्डिंग, जो अभी प्रोसेसिंग या पेंडिंग स्टेटस में है, और तीनों ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे गैदर कर ली यूजिंग दिस क्वेरी। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन तरीके से, आप देख सकते हैं, ऑपरेटर और भी यूज किया, ऑपरेटर एंड भी यूज किया है, और अपने सिनेरियो को फुलफिल कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में मैं कहूँगा मैक्सिमम 90% ऑफ टाइम्स आपको ये ऑपरेटर्स को कंबाइन करके ही क्वेरीज लिखनी होती हैं। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इन ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर जो निगेट करता है उसको यूज करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं एक लिस्ट ऑफ कस्टमर आईडीज लूंगा और फिर उसको निगेट कर दूंगा, जिससे कि जो उस लिस्ट में कस्टमर आईडीज है उनके अलावा रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएं। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बार एक और इसको हम यूज, सबसे पहले डेमोज अपने डेटाबेस का रेफरेंस ले लेंगे। ये होगा मेरा केस 7। ऑपरेटर यूज हो रहे हैं इन, नॉट, ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन, एज सिंपल एज दैट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इन C001 C007। तो अगर हम ये क्वेरी लिखते तो इसमें सिंपली क्या होता है, C001 और C007 कस्टमर आईडीज के आउटपुट में हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाते, एज सिंपल एज दैट। पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे इन कस्टमर आईडीज के अलावा जितने भी कस्टमर आईडीज हैं उनके रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को निगेट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। निगेट कर दिया यूजिंग नॉट ऑपरेटर। रन करके देख लेते हैं इसको। तो अब क्या होगा, C001 और C007 कस्टमर आईडीज के छोड़कर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास सामने आ गए हैं। इसको मैं एक बार सॉर्ट कर देता हूं। तो C001 नहीं आया तो C002 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया है, 6 के बाद सीधा 8 आ रहा है, 7 नहीं आया क्योंकि उसे मैंने निगेट कर दिया है उस कस्टमर आईडी को। उसके बाद 9 आया, C010 आ गया हमारा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इन एंड नॉट दोनों ऑपरेटर्स को कंबाइन करके कंडीशन को निगेट कर दिया जो मेरी लिस्ट में वैल्यूज थी। इनके थ्रू मैं लिस्ट जो मेरे अंदर जो वैल्यूज थी उनको कंपेयर कर रहा था, और फाइनली नॉट के थ्रू मैंने निगेट कर दिया उस कंडीशन को। तो जो भी वैल्यूज मेरी लिस्ट में थी उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज से मैच होंगी मेरी कॉलम वैल्यू, वो आउटपुट में आ जाएंगी। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स के सिनेरियो। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो यहाँ पे हमने सीखा सबसे पहले एंड ऑपरेटर को, फिर हमने सीखा और ऑपरेटर को, फिर हमने निगेट की कंडीशंस यूजिंग नॉट ऑपरेटर, फिर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को कंपेयर किया यूजिंग इन ऑपरेटर, और फिर हमने रेंज को देखा किस तरीके से रेंज में वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। फिर मैंने क्या किया, इनके कॉम्बिनेशन से हमने एक सिनेरियो को सॉल्व किया
उसके बाद हमने नॉट और इन के कॉम्बिनेशन से सिनेरियो को सॉल्व किया। तो हमने क्या किया, कंबाइन किया इनको, एंड अपने आउटपुट को डिराइव किया। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये तो मैंने समरी में आपको बताया ऑपरेटर्स किस तरीके से आइसोलेशन में काम कर सकते हैं, किस तरीके से कंबाइन करके उनको काम कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये रहने वाला है, आप इन सिनेरियोज को यूज़ करके, इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके मल्टीपल सिनेरियोज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको चैलेंज आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि किस किस सिनेरियोज में आपको चैलेंज आ रहा है, क्या कंडीशन आपको क्लियर नहीं है, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंस इन सीक्वल। किस तरीके से हम दो टेबल्स के बीच में या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जॉइन परफॉर्म करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो जॉइंस का टॉपिक होता है, इट्स अ बैकबोन इन सीक्वल। अगर आपको जॉइंस अच्छे होंगे तो आप सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को या कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके जॉइंस का आपको आइडिया नहीं है तो आप चैलेंज फेस करेंगे क्वेरीज को सॉल्व करने में। अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा, जो जॉइंस का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। तो आपसे इंटरव्यूअर फ्रीक्वेंटली पूछ लेगा कि जॉइंस क्या होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर, लेफ्ट आउटर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर पूछता है। इसके अलावा एडवांस लेवल पे आपसे एंटी जॉइंस भी पूछ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि जॉइंस समझना, जॉइंस के प्रैक्टिकल सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ, तो सीधे स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है जॉइंस इन सीक्वल। तो जॉइंस की जब बात होती है तो हमको क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को बीच एक दूसरे से कंबाइन करना है और जो हमारा रिजल्ट है उसको लेके आना होता है। अब यहाँ पे मैंने बात करी है इनर जॉइन और आउटर जॉइन की। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बात करी है इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन की। तो इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन में होता क्या है, इनर जॉइन में हम इनर जॉइन में हमारा पर्पस होता है जब भी हमारी दोनों टेबल्स के बीच में रोज मैच करेंगी। इनर जॉइन में होता क्या है कि जब भी हमारी दोनों टेबल के अंदर मैच होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, जब भी मैच होगा तभी हमारा आउटपुट होगा, अदरवाइज आउटपुट रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनर जॉइन में कि जब भी ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन, या मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, जब भी मैच होगा तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आउटर जॉइन में ऑन द कॉन्ट्रेरी आउटर जॉइन में होता क्या है कि आउटपुट रिटर्न होता है इवन इफ देर इज नो मैच ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम और ज्वाइनिंग कंडीशन। तो अगर मैच नहीं भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, हमारा आउटपुट आउटर जॉइन में रिटर्न होता है। अब आउटर जॉइन को फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं अपने लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइंस में। तो आउटर जॉइन फर्दर सब डिवाइड होता है लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइन में। इनर जॉइन सिंपली हमारा यूज़ होता है जब भी हमारे को मैचिंग वैल्यूज़ आती हैं कॉमन कॉलम में, पर आउटर जॉइन में वैल्यूज़ रिटर्न हो सकती हैं जब भी, अगर कोई मैच नहीं भी है तब भी हमारी रोज जो है वो रिटर्न हो सकती हैं आउटर जॉइन में। तो ये एक बहुत ही मोड हाई लेवल एक डिफरेंस होता है इनर और आउटर जॉइंस में। आगे आके आगे चल के हम देखेंगे लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर जॉइंस पे क्या होता है, पर हाई लेवल यही डिफरेंस होता है इनर और आउटर में। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू केस बाय केस समझेंगे कि किस तरीके से इनर जॉइन काम करता है, कैसे आउटर जॉइन काम करते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर। अब एक बार सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को समझते हैं और फिर निटी ग्रिटीज में जाएंगे हम इन जॉइंस के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, केस वन में हम डिस्कस करेंगे इनर जॉइन। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो टेबल ली हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। इसके पहले मेरे को एक बार डेटाबेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। डेमोज मेरा डेटाबेस है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे पास ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स आईडी है, मार्क्स है,
एंड क्लास आईडी, ये 4 कॉलम्स मेरे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में हैं। एंड जो क्लास आईडी कॉलम है दैट इज़ कॉमन कॉलम बिटवीन क्लास डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। अभी क्लास डिटेल्स के स्ट्रक्चर को भी हम चेक कर लेते हैं तो और अच्छे से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट तो ये मेरी क्लास डिटेल्स टेबल है। यहाँ पे मेरे पास क्लास आईडी जैसे मैंने बताया कॉमन कॉलम है, क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस को मेंशन किया हुआ है, सेक्शंस हैं डिफरेंट क्लासेस के, 10th के 3 सेक्शंस हैं और उनमें इन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हमारे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं उनके काउंट यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इनर जॉइन परफॉर्म करना है। जैसे आपने देखा है इनर जॉइन, और इनर जॉइन से परफॉर्म करके हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है कि जो स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं वो उनका डेटा हमारे पास फैच होके आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी क्लासेस में एनरोल नहीं है या जिन क्लासेस के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है वो रोज़ रिटर्न नहीं होंगी, केवल वही रोज़ आएंगी जो स्टूडेंट्स क्लासेस में एनरोल्ड हैं एंड जो क्लासेस के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वही रोज़ हमारे पास आने वाली है। तो इनर जॉइन का एक बार आउटपुट को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हमारी एनालिसिस ठीक है या नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यह सिंपली इसको मैं रिमूव कर दूंगा एंड इनर जॉइन हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इनर जॉइन के अंदर क्या होता है, मेरे को ऑन की हेल्प से एक जॉइनिंग कंडीशन देनी पड़ती है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑन के बाद मेरे को एक जॉइनिंग कंडीशन देनी पड़ेगी और वो कंडीशन हम देते हैं कॉमन कॉलम के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बिगनिंग में हमने देखा था, इट रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन। तो जॉइनिंग कंडीशन के अंदर जो भी कॉलम देंगे अगर उसके करस्पॉन्डिंग मैच आएंगे हमारे पास दोनों टेबल्स में तभी आउटपुट आएगा। तो अगर क्लास आईडी की वैल्यू दोनों टेबल्स में मैच करेगी तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या देना होगा, एलियस देना पड़ेगा। एलियस से ईजी हो जाता है टेबल को रेफरेंस करना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एच डी डॉट क्लास आई डी एंड सी डी डॉट क्लास आईडी। क्लास आईडी कॉमन कॉलम था, दोनों में अगर वैल्यूज हैं टेबल्स में स्टूडेंट डिटेल्स क्लास डिटेल्स तभी हमारी जो रोज हैं वो यहाँ रिटर्न होंगी। तो देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। इस क्वेरी को रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं केवल मेरे पास वही रिकॉर्ड्स यहाँ आएंगे जब हमारे पास मैच होगा क्लास डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में। तो जो मनोज है, सुरेश है, कमल है, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मैच है। एंड यहाँ पे क्लासेस को भी देख सकते हैं हम, जिन भी क्लासेस के करस्पॉन्डिंग मैच है वो क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10th का और 11th के वैल्यूज़ आ रही हैं क्लासेस की। तो एक बार अगर हम अपने क्लास डिटेल टेबल को दोबारा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12th है, 12th जो क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडी थी 789, पर उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है ये भी देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट टेबल डिटेल्स टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे कभी कहीं भी मेरे पास 789 जो भी मेरी 12th क्लास थी उसके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडीज़ नहीं प्रेजेंट थी। ये 789 तो हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो नहीं प्रेजेंट थी 789 तो इनर जॉइन से वो 12th क्लास के रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में भी नल वैल्यूज़ थी एंड क्लास डिटेल्स टेबल में भी नल वैल्यूज़ थी, और इनर जॉइन ने ये नल वैल्यूज़ भी रिटर्न नहीं की हैं। इवन दो दोनों टेबल में नल वैल्यूज़ थी पर इसने रिटर्न नहीं की क्योंकि इन नल वैल्यूज़ के बीच में कोई मैच नहीं है। इसीलिए इसीलिए इनर जॉइन में नल वैल्यूज़ भी रिटर्न नहीं होती। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर क्या करेगा, नल दे देगा दोनों टेबल्स में, आप लोगों से पूछेगा कि इनर जॉइन से ये नल वैल्यूज़ मैच करके रिटर्न ओके आएंगी, आप लोगों को बोलना नहीं, इनर जॉइन रिटर्न नहीं करेगा नल वैल्यूज़ को। और आप लोगों के पास ये आउटपुट में एविडेंट भी है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे कहीं भी आपको जो भी ये हमारे पास डेटा है इसमें कहीं भी आपको नल वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये।
तो ये रहा इनर जॉइन, जिसके अंदर जब हमारी क्लास आईडी दोनों टेबल्स में मैच करी तभी हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे रिटर्न होके आए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे क्लास आईडी 2 बार आ रही है। जब मैंने स्टार लिखा है तो यहाँ पे क्लास आईडी 2 बार आ रही हैं। पर जब हम बात करते हैं नेचुरल जॉइन की, नेचुरल जॉइन में जो हमारा कॉमन कॉलम होता है वो एक ही बार आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं तो ये जनरली इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि नेचुरल जॉइन में जो हमारा कॉमन कॉलम होता है वो कितनी बार आता है एंड इनर जॉइन में वो कॉलम कितनी बार आता है। तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जो आपका इनर जॉइन होगा, जब भी आपका इनर जॉइन होगा तो कॉमन कॉलम रिपीट होता है। कॉमन कॉलम आप यहाँ देख सकते हैं वो 2 टाइम्स आया है। और जब भी नेचुरल जॉइन होगा वो केवल नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम जो होता है वो केवल एक ही बार आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एक और यहाँ पे बनता है हमारे को। देखिए मेरा आपको इस वीडियो को बनाने के पीछे और इस कोर्स को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। आपको ऐसा ना हो कि कोई भी कंसेप्ट जब हम जॉइंस पढ़ रहे हैं कोई भी कंसेप्ट जॉइन से रिलेटेड रह जाए। तो मैं एग्जॉस्टिव वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो रहा हमारा इनर जॉइन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम अपने आउटर जॉइंस को समझना शुरू करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो हाईलाइट करता हूँ, कुछ लोगों को वेन डायग्राम से काफ़ी इजीली चीज़ें समझ आती हैं। तो अगर हम इनर जॉइन का अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो मेरे पास ये अगर मैं कहूँ स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है और ये मेरे पास क्लास डिटेल्स टेबल है। तो इनर जॉइन क्या करता है, हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इनर जॉइन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो हम आगे चल के जब आउटर जॉइंस डिस्कस करेंगे तब भी हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है वो एनहांस हो सकती है यूजिंग दीज डायग्राम्स। तो अब एक बार लेफ्ट और राइट जो आउटर जॉइंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक बार केस 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज केस 2 एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन। तो जैसे हमने ऊपर देखा था लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन की डेफिनेशन में रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे कैसे है, जैसे हमारा क्लास आईडी जो है एक मैचिंग कॉलम है दोनों टेबल्स के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ क्लास आईडी मैचिंग कॉलम है दोनों टेबल्स के बीच में, तो होगा क्या यहाँ पे जब हम अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन की, तो लेट सपोज ये हमारा वेन डायग्राम है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट डिटेल्स को ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लास डिटेल्स को ले लेता हूँ। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में होगा क्या कि हमारी सारी रोज जो हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो आ जाएंगी एंड जो मैचिंग रोज हैं वो भी आ जाएंगी। तो लेफ्ट आउटर जॉइन का पर्पस ये रहता है रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल। तो सारी रोज जो यहाँ पे थी वो आएंगी एंड जो मैचिंग भी रोज हैं वो भी हमारी लेफ्ट आउटर से आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपनी राइट आउटर से, तो यहाँ पे भी मैंने अगर वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये स्टूडेंट डिटेल है ये क्लास डिटेल है। तो राइट आउटर में क्या होगा कि सारी रोज हमारी जो क्लास डिटेल टेबल की वो आ जाएंगी प्लस मैचिंग रोज जो हैं वो भी यहाँ रिटर्न होके आ जाएंगी। अब समझने वाली बात ये होती है कि लेफ्ट और राइट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्लास डिटेल्स भी लेफ्ट साइड हो सकती है, स्टूडेंट डिटेल्स राइट हो सकती है या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल। ऑल रोज आएंगी एक टेबल की यहाँ पे जैसे आपने देखा एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल, जो मैच कर रही हैं वो भी आ जाएंगी और बाकी रोज भी आ जाएंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग, ये जो मैचिंग रोज हैं ये भी आ जाएंगी, ऑल्सो बाकी रोज जो हैं वो भी रिटर्न यहाँ हो जाएंगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब एक बार क्वेरी लिख के देखते हैं किस तरीके से लेफ्ट आउटर और राइट आउटर काम करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स एच डी लेफ्ट आउटर join
क्लास डिटेल्स सी डी, और जो जॉइनिंग कंडीशन है वो देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन में मुझे जॉइनिंग कंडीशन देनी होती है, तो सी डी डॉट क्लास आई डी इक्वल टू एच डी डॉट क्लास आई डी। तो ये हमारी क्या हुई, ये मैंने जॉइनिंग कंडीशन यहाँ पे दे दी। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो बात निकल के आ रही है, जो मैंने पहले भी इनर जॉइन के वक्त डिस्कस की थी, कि हमारी क्लास डिटेल्स, हमारी जो क्लास डिटेल्स टेबल थी, इसके अंदर ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड भी रोज़ थी। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रोज़ मिसिंग है, वो रोज़ मिसिंग है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट आउटर जॉइन लिया है और लेफ़्ट साइड पे मैंने स्टूडेंट डिटेल्स जो मेरी टेबल थी, ये वाली स्टूडेंट डिटेल्स जो मेरी टेबल थी, इसको लिया था। क्लास डिटेल टेबल को अभी मैंने राइट साइड पे रखा था, इस वजह से सारी रोज जो हैं हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के आगे हैं अलोंग विद मैचिंग रोज। अब यहाँ जब सारी रोज की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में दिखाया था कि इसके अंदर नल वैल्यूज भी प्रेजेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी नल वैल्यूज भी यहाँ आ गई हैं, दो जो नल रोज थी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, वो भी यहाँ पे आ गई हैं। एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है क्लास डिटेल्स में, वो भी नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी नल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑल्सो एक और मैं केस यहाँ पे आपको बताता हूँ जो इंटरव्यूअर जनरली पूछ लेता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडी के डिटेल्स नहीं होते। मान लीजिए ये मंजू करके एक और रिकॉर्ड्स होता, एंड इसके 97 मार्क्स, और क्लास आईडी का डिटेल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता, आउटपुट में हमारे नल इस तरीके से यहाँ पे बाकी जो कॉलम है, जो मेरे क्लास डिटेल्स के कॉलम हैं, जो मेरे क्लास डिटेल्स टेबल के कॉलम हैं, उनके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ नल वैल्यू आ जाती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब भी वैल्यू हमारी लेफ्ट टेबल में, अभी के केस में अगर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में प्रेजेंट है और क्लास डिटेल्स टेबल में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में रिकॉर्ड एज इट इज आएगा और क्लास डिटेल्स टेबल में उस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एक और सिनेरियो यहाँ पे समझने वाला है कि मान लीजिए, ये भी इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, अगेन फ्रेंड्स जॉइन का टॉपिक ही ऐसा है जो इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। मान लीजिए एक और रिकॉर्ड था हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, राहुल के करस्पॉन्डिंग 98 मार्क्स थे, और जो क्लास आईडी राहुल जिसमें था, वो क्लास आईडी लेट सपोज थी 15 था। ये 15 जो क्लास आईडी है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था हमारे क्लास डिटेल्स टेबल में। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे नल वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जब हमारी क्लास आईडी की वैल्यू स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में नल थी, तब भी सारे रिकॉर्ड्स नल हो गए। और जब यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी जो क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं थी, क्लास आईडी की ऐसी वैल्यू स्टूडेंट डिटेल्स में थी जो क्लास आईडी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उनके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे वैल्यूज़ नल हो गई हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, या मैं कहूँ एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें लेनी बहुत ज़रूरी है इन आउटर जॉइंस। तो अभी हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन का एग्जाम्पल, एक बार राइट आउटर जॉइन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलर ही रहता है लेफ्ट आउटर जैसा, बस यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया है, लेफ्ट की जगह मैं इसको राइट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास डिटेल्स अलोंग विद मैचिंग रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट और क्लास डिटेल्स टेबल में है वो रिटर्न होके आ जाएंगे। तो एक बार इस क्वेरी को हम यहाँ रन जब कर लेंगे, एक बार उस डेमोज अपने डेटाबेस का रेफरेंस ले लेते हैं, इसको अब रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, एक बार इस आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पता है मेरे क्लास डिटेल्स, जो मेरी क्लास डिटेल्स टेबल थी, इसके अंदर
ट्वेल्थ के रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा थे, बेसिकली ट्वेल्थ क्लास के रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा थे करस्पॉन्डिंग टू क्लास आईडी 789। पर ये क्लास आईडी क्या थी, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में प्रेजेंट नहीं थी। तो जब मैंने राइट आउटर जॉइन यूज़ किया तो ये मैचिंग रिकॉर्ड्स तो मेरे पास आ ही गए सारे यहाँ तक, प्लस ये जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं ये भी रिटर्न हो गए फॉर क्लास ट्वेल्थ। और उनके करस्पॉन्डिंग जो मेरी स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ से मेरी ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, तो उन सारी वैल्यूज़ उन कॉलम्स के अंदर वैल्यू जो है नल चली गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ट्वेल्थ क्लास के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में वैल्यूज़ नल आ रही हैं हमारी। अब एक और भी चीज़ यहाँ समझने वाली है, मेरा एक रिकॉर्ड एंटायर रिकॉर्ड नल भी था मेरे क्लास डिटेल्स टेबल में, ये लास्ट में आप देख सकते हैं एंटायर रिकॉर्ड नल था। तो वो रिकॉर्ड भी रिटर्न हो गया है एंड उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज़ मेरी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में यहाँ पे आ गई हैं। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये इस नल रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग हैं जो मेरी क्लास डिटेल्स टेबल में है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ क्लास डिटेल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, दीज आर मैचिंग रिकॉर्ड्स एंड दीज आर नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद जो नल वैल्यूज थी वो भी रिटर्न होगी मेरी क्लास डिटेल्स टेबल की। तो दिस इज राइट आउटर जॉइन। अब एक बार फुल आउटर जॉइन देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट डिटेल्स एंड क्लास डिटेल्स टेबल के बीच में फुल आउटर जॉइन लगाएंगे तो क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे केस 3 में फुल आउटर जॉइन को डिस्कस करेंगे। फुल आउटर जॉइन में होता क्या है, लेट सपोज अगेन हम अपने वेन डायग्राम से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज ये मेरी स्टूडेंट डिटेल्स है एंड ये मेरी क्लास डिटेल है, दिस इज स्टूडेंट डिटेल्स एंड दिस इज क्लास डिटेल्स। तो ऑल द रोज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, ऑल द रोज फ्रॉम क्लास डिटेल टेबल एंड कॉमन वैल्यूज़, ये सब हमारी फुल आउटर जॉइन में यहाँ रिटर्न होती है। तो स्टूडेंट डिटेल्स, क्लास डिटेल्स एंड मैचिंग सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं कैसे आउटपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। एंड एक बार मैं आपको स्टेटमेंट से भी दिखा देता हूँ, इन फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो जैसे आपने वेन डायग्राम में देखा, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है कि जो फुल आउटर जॉइन होता है वो सीक्वल सर्वर में डायरेक्ट होता है, पर यहाँ पे आपको माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ऑल्टरनेटिव है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसी क्वेरी को मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स मैं किस तरीके से इस क्वेरी को डिज़ाइन करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, लेफ़्ट और राइट दोनों जो हमारी क्वेरीज़ हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। ओके, एंड ये मेरा लेफ़्ट आउटर हो गया है, ये मेरा राइट आउटर हो गया है। एंड जो डुप्लीकेट वैल्यू, अब मैं इसका लॉजिक भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो यूनियन के थ्रू हम हटा देंगे, क्योंकि यूनियन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर देता है। तो हम यूनियन यहाँ लिख देंगे। अब जब यूनियन करेंगे हम इन दोनों क्वेरीज का, तो मेरे पास फुल आउटर जॉइन यहाँ परफॉर्म हो गया है। तो दिस इज़ फुल आउटर जॉइन। तो फ्रेंड्स ये हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट टेबल के और राइट टेबल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं अलॉन्ग विद देयर मैचिंग रिकॉर्ड्स। और मैचिंग रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे आप लोगों को पता है मैंने यूनियन का यहाँ यूज़ किया है। जैसे आप अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने यूनियन का यूज़ किया था ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यहाँ पे ना आए। तो एक बार अगर हम अपने वेन डायग्राम से लॉजिक को समझें, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरी ये ए टेबल है और ये मेरी बी टेबल है। तो लेफ़्ट आउटर से आपको पता है मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं यूजिंग लेफ़्ट आउटर। और राइट आउटर से क्या होगा, मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, पर राइट आउटर से मेरे पास ये भी रिकॉर्ड दोबारा आ जाएंगे। तो ये होगा क्या, ये जो हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स थे, जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे हमारे, ये दो बार डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूनियन को यूनियन को यहाँ पे यूज़ कर लिया, जिससे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना आए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे फुल आउटर जॉइन की हो गई हैं। तो अगर आपको कभी भी माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन करना है तो आपको लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और दोनों के बीच में यूनियन को
यूनियन का यूज़ करके आप फुल आउटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फुल आउटर जॉइन। डुप्लीकेट वैल्यू से बचने के लिए मैंने क्या किया, यूनियन यूज़ कर लिया। अब जब हमारे को इनर जॉइन क्लियर हो गया है, आउटर जॉइन में लेफ्ट राइट एंड फुल आउटर जॉइन क्लियर हो गए हैं, अब हम बात करेंगे एंटी जॉइंस के बारे में। एंटी जॉइंस क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडवांस टॉपिक है। जनरली आजकल इंटरव्यूज़ में पूछा जाने लगा है एंटी जॉइंस के क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मेरा पर्पज़ यही है इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को इंटरव्यू रेडी किया जाए। तो इसीलिए मैं सारे ऐसे सिनेरियो बताऊंगा, निटी ग्रिटीज़ में अंदर जाके हम समझेंगे कि किस तरीके से, ताकि जॉइन आपको किसी तरीके से आपको क्लियर हो जाए और आप खुद से नॉट ओनली दिस सिनेरियो बट अदर सिनेरियो, जैसे इंटरव्यूअर कई बार आपको दे देगा 1-1-1, यहाँ 1-1, ऐसे सिनेरियोज भी आप इजीली खुद से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो अब एक बार एंटी जॉइंस को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट और राइट एंटी जॉइन के लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बोलता है फाइंड रोज इन वन टेबल दैट हैव नो मैचेस इन अदर टेबल, दैट इज लेफ्ट एंड राइट एंटी जॉइन। तो अगर वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, फाइंड रोज इन वन टेबल, ये स्टूडेंट डिटेल्स थी, ये हमारी क्लास डिटेल्स थी, एंड फाइंड रोज इन वन टेबल, इसने रोज इन वन टेबल यानी इन रोज को आइडेंटिफाई कर लिया। दैट हैव नो मैचेस, यानी ये जो सेंटर में कॉमन था इसको हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैचेस वाली रोज नहीं उठानी, केवल हमारे को ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की नॉन मैचिंग रोज जो है सी क्लास डिटेल्स टेबल में वही उठानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का जॉइंस होते हैं एंटी जॉइंस। यहाँ पे मुझे जॉइनिंग रो जो कॉमन रोज हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ मैच हो रहा है क्लास आईडी कॉलम के बेसिस पे, उन रोज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो रोज उठानी है जहाँ पे क्लास आईडी हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में है पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं है। देख लेते हैं कैसे ये क्वेरीज बनती हैं। तो केस 4 में हम क्या करेंगे, एंटी जॉइन लिखेंगे यहाँ। केस 4 एंटी जॉइंस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसी को ही मैं लेफ्ट को पहले पुल करके ले आऊँगा एंड यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, डेमो करके अपने डेटाबेस का रेफरेंस। अब फ्रेंड्स, लेफ्ट एंटी जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन में क्या करना है मुझे, जो रोज केवल एंड केवल, इवन मैचिंग रोज भी नहीं, केवल और केवल स्टूडेंट डिटेल्स में प्रेजेंट हैं वही लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, वेयर सी डी डॉट क्लास आई डी इज नल, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्लासिक केस है। यहाँ पे जितनी भी मैचिंग रोज थी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड क्लास डिटेल्स टेबल में, वो नहीं आई हैं। केवल वही रोज जो केवल एंड केवल स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में थी पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं थी, वो रोज ही डिस्प्ले हुई हैं। तो दो नल रोज मेरे पास स्टूडेंट टेबल्स डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, वो आ गई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग क्लास डिटेल्स टेबल के कॉलम्स में भी नल वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्लास डिटेल्स टेबल में क्या रिफ्लेक्ट होगा, वहाँ पे नल वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे ये जो रोज थी हमारी उठ के आगे, जो केवल स्टूडेंट डिटेल्स, केवल एंड केवल ओनली लाइज इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, वो यहाँ पे रिटर्न होके आ गई। इसी में ही अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल पे ये क्वेरी इस तरीके से चलाते हैं, स्मॉल कर देते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, राइट आउटर जॉइन लिख दिया, क्लास डिटेल्स टेबल है और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की क्लास आईडी नल कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, क्लास डिटेल टेबल की क्लास आईडी नल कर रहे थे। अब हमें राइट एंटी जॉइन सीखना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ राइट एंटी जॉइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऊपर वाला एग्जांपल था, दिस वाज फॉर लेफ्ट एंटी जॉइन। तो राइट एंटी जॉइन में इसको जब हम रन करेंगे, ओके,
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 12th की जो 3 क्लास आईडीज थी, 12th क्लास की 7, 8, 9 केवल क्लास डिटेल्स आईडी में थे, क्लास डिटेल्स टेबल में वो एग्जिस्ट करते थे रिकॉर्ड्स। तो 7, 8, 9 के करस्पॉन्डिंग रोज यहाँ पे आ गई हैं, प्लस एक नल जो हमारी रो थी, हमारी क्लास डिटेल्स टेबल में एक रो ऐसी थी जिसमें सारी नल वैल्यूज थी, वो रो भी यहाँ आउटपुट में आ गई है। एंड इन रोज के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास डिटेल्स टेबल की रोज थी, इनके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की रोज में मेरे पास नल वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी। ये इंटरव्यूअर आपसे जनरली पूछ लेता है कि दूसरी टेबल के कॉलम्स में क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के कॉलम्स में मेरी नल वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी करस्पॉन्डिंग टू द रोज फॉर क्लास डिटेल्स टेबल। इंपॉर्टेंट है लेफ्ट एंटी जॉइन एंड राइट एंटी जॉइन। अब एक बार फुल एंटी जॉइन भी देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो मेरे पास मैंने 4 कर लिया था, अब एक बार मैं केस 5 कर लेता हूँ, फुल एंटी जॉइन। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास 2 टेबल हैं, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड क्लास डिटेल्स टेबल। तो फुल आउटर में आपको पता है दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते थे, मैचिंग नॉन मैचिंग। पर फुल एंटी जॉइन में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो क्लास डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते वो रिटर्न होंगे, प्लस क्लास डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते वो रिटर्न होंगे। दोबारा सुनिए ध्यान से, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो क्लास डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, और क्लास डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवर जॉइनिंग कंडीशन। दोनों जो हमारी टेबल्स हैं उनके बीच में जो मैचिंग रोज हैं और ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आईडी वो यहाँ नहीं आएंगी। देख लेते हैं कैसे आउटपुट आता है इसका। तो मैं फुल एंटी जॉइन की अपनी क्वेरी यहाँ उठा, फुल आउटर जॉइन की क्वेरी यहाँ उठा लूँगा। इसी जैसी ही ये क्वेरी बनेगी, बस इसमें हमें क्या होगा, नल की कंडीशन यहाँ एक्स्ट्रा जोड़नी है। तो जब भी लेफ्ट हमारा आउटर जॉइन है, तो मेरे को उसके अदर टेबल कौन सी थी, क्लास डिटेल। तो सी डी डॉट क्लास आई डी इज नल, ये लिख देना है। और राइट आउटर जॉइन में मेरे पास टेबल है, तो यहाँ मुझे लिख देना है वेयर एस टी डॉट क्लास आई डी इज नल। ऊपर मैंने सी डी डॉट क्लास आई डी लिख दिया क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल थी, तो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो रिकॉर्ड। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में है पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं है, तो मैंने उसके लिए वेयर सी डी डॉट क्लास आई डी इज नल लिख दिया। एंड दूसरा केस जहाँ पे क्लास डिटेल्स टेबल में है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में नहीं है, तो वहाँ पे मैंने एस टी डॉट क्लास आई डी लिख दिया। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कैसा आउटपुट आता है इसका। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो वैल्यूज़ थी 12th की वो तो आ ही गई, नल वैल्यूज़ आ गई हैं। एंड जो क्योंकि रो डुप्लीकेट होती, यहाँ पे एक्स्ट्रा नल रोज भी थी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, पर क्योंकि मैंने यूनियन लिखा हुआ है, अगर मैं मान लीजिए यूनियन ऑल लिख देता है यहाँ पे और अब इस क्वेरी को रन करता, तो देखिए कैसे आउटपुट आता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की जो नल रोज थी वो अलग आई हैं, और जो क्लास डिटेल्स टेबल की नल रो है वो अलग आई है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे यूनियन यूज़ करता हूँ, तो मेरी डुप्लीकेट जो ये 3 रोज, यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, ये रो एंड ये रो, इन 3 रोज के रिप्लेसमेंट होगी सिंगल रो, क्योंकि डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट कर देता है मेरा यूनियन। तो यहाँ क्या होगा, इन 3 के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल नल वैल्यूज़ की रो आ जाएगी, और ये 12th तो था ही जो केवल क्लास डिटेल्स में था, स्टूडेंट डिटेल्स में था नहीं था, वो भी यहाँ रिटर्न हो गया। तो एक बार दोबारा से इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ फुल एंटी जॉइन। तो मुझे उम्मीद है ये फुल एंटी जॉइन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिनेरियोज, मैं कहूँगा मल्टीपल सिनेरियोज एंटी जॉइंस की बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। इंटरव्यूअर भी फ्रीक्वेंटली आजकल पूछने लग गए हैं, बिगनर लेवल पे एंटी जॉइंस को पूछने लग गए हैं। तो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं इसके सारे सिनेरियोज किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो समझा है, ऐसे ही आपको खुद से टेबल, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ऐसे टेबल्स बना के खुद से भी इनको प्रैक्टिस करना है। तो ये तो रहा जॉइंस का कंसेप्ट, जिसमें मैंने सारे जितने पॉसिबल जॉइंस हो सकते थे, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, एंड देन एंटी जॉइंस जिसमें लेफ्ट एंटी, राइट एंटी जॉइन एंड फुल एंटी जॉइंस हो सकते थे, वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का लेवल बताऊं तो ये एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है, जिसमें हमसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज़ नेचुरल जॉइन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस जॉइन। तो मैं ये बताऊं तो इंटरव्यूअर ने क्या किया है, हमसे इंटरव्यूअर कह रहा है कि सबसे पहले उसे ये जानना है कि नेचुरल जॉइन क्या होता है। नेचुरल जॉइन के बारे में उसने हमसे पूछा है, एंड क्रॉस जॉइन के बारे में उसने हमसे पूछा है, एंड उसका डिफरेंस भी वो हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन इंटरव्यूअर हमसे पूछता है तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें नेचुरल जॉइन के बारे में पता होना चाहिए, क्रॉस जॉइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके अपने इंटरव्यूअर को बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर यही करने वाले हैं, हम नेचुरल जॉइन को समझेंगे विद एग्जांपल्स, हम क्रॉस जॉइन को समझेंगे विद एग्जांपल्स, एंड जब हमारे को अच्छी नॉलेज हो जाएगी नेचुरल जॉइन और क्रॉस जॉइन की, तब हम इजीली आंसर कर पाएंगे इस इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नेचुरल जॉइन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स हैविंग कॉलम्स विद सेम नेम एंड डेटा टाइप्स। तो कहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल है एंड एक डिपार्टमेंट टेबल है। दो टेबल थी हमारे पास, एंड एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम थे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एंड डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम थे डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। अब आप अपनी इस पहली जो हमारी स्टेटमेंट है इसको समझते हैं, ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स, ये क्या करेगा, ये नेचुरल जॉइन जब भी हम करेंगे तो ये जॉइन कर देगा इन टेबल को हैविंग कॉलम्स विद सेम नेम। यहाँ पे सेम नेम वाला कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट टेबल में भी है एंड एम्प्लॉय टेबल में भी है, इसका सेम नेम है। एंड डेटा टाइप्स, देखिए डेटा टाइप्स अभी विजिबल नहीं है, डेटा टाइप्स भी इन दोनों कॉलम्स के सेम होने चाहिए, तभी ये ज्वाइन कर देगा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोलता है देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ज्वाइनिंग कंडीशन। तो जैसे हम इनर ज्वाइन में ज्वाइनिंग कंडीशन लगाते थे ऑन के बेसिस पे, ऐसा हमें यहाँ पे कोई भी, हमें ऑन के बेसिस पे जैसे हम कोई ज्वाइनिंग कंडीशन लिखते थे, ऐसा नेचुरल ज्वाइन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे पास। एंड कॉमन कॉलम्स अपीयर ओनली वंस इन आउटपुट। तो जब भी आउटपुट लगाएंगे, जब भी हम नेचुरल ज्वाइन यहाँ लगाएंगे और जो आउटपुट हमारा आएगा यहाँ पे, और जो भी आउटपुट हम डिराइव करेंगे उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दो बार नहीं आएगा, बल्कि केवल एक बार ही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल ज्वाइन काम करता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ, तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी रेडी है, चॉकलेट सेल्स। इसके अंदर कुछ डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास डायमेंशन टेबल्स हैं एंड जो एसोसिएटेड है मेरी फैक्ट टेबल के साथ। तो मेरे पास जैसे कस्टमर डायमेंशन है मेरे पास यहाँ पे, एंड मेरे पास लोकेशन डायमेंशन है यहाँ पे, और मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये बेसिकली डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की के रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड होते हैं, तो मुझे पता है मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेंगे बिटवीन दीज डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। तो मैं अभी के एग्जांपल के लिए कस्टमर डायमेंशन टेबल को लूँगा और अपने सेल्स फैक्ट टेबल, जो भी मेरी ये सेल्स फैक्ट टेबल है,
इसके साथ नेचुरल जॉइन परफॉर्म करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन कॉलम प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, एक बार क्वेरी लिख लेते हैं हम यूजिंग नेचुरल जॉइन। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डेटा वेयर हाउस का नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे, ओके, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओके नेचुरल जॉइन, कैपिटल में ही लिख देता हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे, ओके, विद सेल्स फैक्ट टेबल, ओके। एंड अगर मैं इस वाली अपनी क्वेरी को यहाँ पे रन करते हैं हम यहाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो क्या था बेसिकली हमारा, अगर मैं आप लोगों को इन टेबल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लोकेशन, लॉयल्टी स्टेटस, ये सारे मेरे पास कॉलम थे कस्टमर डायमेंशन में। एंड डेट, लोकेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी एंड क्वांटिटी सोल्ड थे सेल्स फैक्ट टेबल में। एंड जो कॉमन कॉलम था वो कस्टमर आईडी यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो दोनों जगह मैंने कस्टमर आईडी लिखा हुआ था। इनका डेटा टाइप भी एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है, इसके अंदर कस्टमर आईडी इंट टाइप का है, और जो कस्टमर डायमेंशन है यहाँ भी कस्टमर आईडी इंट टाइप का है। तो दोनों जगह मेरे पास कस्टमर आईडी जो है इंटीजर टाइप के हैं। तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स हैविंग कॉलम विद सेम नेम एंड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हमारे सेम हैं और नेम भी आप देख सकते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी एंड कस्टमर अंडरस्कोर आईडी दोनों के नेम भी सेम हैं। तो अब होगा क्या, हमारा आउटपुट में जो इस क्वेरी का आउटपुट होगा, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। तो जो इस क्वेरी का आउटपुट था हमारा, जो हमने नेचुरल जॉइन के साथ यहाँ लिखा था, ये क्वेरी का आउटपुट हमारा आ चुका है। एंड इस क्वेरी में क्या हुआ है, हमारे पास कस्टमर आईडी कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कहा था कि कॉमन कॉलम अपीयर ओनली वंस इन आउटपुट, तो कस्टमर आईडी कॉलम केवल एक बार आया है। तो हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे थे कोई हमारे को इसके अंदर ऑन कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, जैसे इनर जॉइन में लिखते हैं, वो भी हमारी सेटिस्फाई होगी। हमने कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है यहाँ ऑन में, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट भी सेटिस्फाइड थी जो मैंने आपको दिखाया। डेटा टाइप भी हमारे सेम थे दोनों के, एंड नेम भी दोनों के सेम थे। तो डेटा टाइप भी सेम थे, नेम भी सेम थे यहाँ पे हमारे। सेकंड कंडीशन जो थी वो उस स्टेटमेंट में कंडीशन भी हमने नहीं लगाई। एंड थर्ड में क्या था, जो कॉलम था वो ओनली अपीयर वंस, वो एक ही बार आया। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके यहाँ बताऊँ, तो हमारा जो नेचुरल जॉइन होता है वो एक तरीके से इनर जॉइन की तरह ही यहाँ पे काम करता है। पर इसमें कुछ डिफरेंसेस यही होते हैं कि जैसे इनर जॉइन में हमको यहाँ कंडीशन लिखनी होती है ऑन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं लिखनी, ये ऑटोमेटिकली नेम एंड डेटा टाइप जब उस कॉलम के सेम मिलते हैं तो ये उनको, तो ये उन कॉलम्स के बेसिस पे दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगा देता है। जैसे कस्टमर डायमेंशन और सेल्स फैक्ट टेबल में यही हुआ, इसने जब इसे कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम मिला हैविंग द सेम डेटा टाइप इन बोथ द टेबल्स, तो इसने क्या किया, दोनों के बीच में जॉइन लगाया और जो आउटपुट इनर जॉइन से आना था वैसे ही आउटपुट को यहाँ पे ला के दे दिया। बस जो डिफरेंस था वो कस्टमर आईडी केवल यहाँ पे एक बार ही आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कस्टमर आईडी केवल एक बार ही आया है। अभी अगर इस क्वेरी को हम इनर जॉइन से लिखते हैं तब भी देख लेते हैं कि आउटपुट आता है और कितने काउंट ऑफ रोज आती हैं। तो अगर एक बार हम यहाँ पे इसको काउंट स्टार करके देख लेते हैं कितनी रोज यहाँ पे आई हैं, तो 1000 रोज आई हैं नेचुरल जॉइन के बाद। अगर इसी को इनर जॉइन कर देते हैं हम, तो देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे अब हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको एक बार सी डी दे देता हूँ और इसको एस एफ टी दे देता हूँ। सी डी डॉट कस्टो
कस्टमर आईडी मेरा कॉलम था, कॉमन कॉलम, सेफ्टी डॉट कस्टमर आईडी। इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो दोनों जगह 1000 रोज है, आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, पर आउटपुट में किस तरीके से कॉलम आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। बट जो डिफरेंस है, पर जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ इनर ज्वाइन किया। जब हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे थे वहाँ पे कस्टमर आईडी केवल एक बार आया था। तो एक ये कई बार, जैसे अभी तो मैंने क्रॉस ज्वाइन के साथ डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार हमसे इंटरव्यूअर नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन का डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि एक तो हमारे को यहाँ पे कंडीशन यूज करनी पड़ती है इनर ज्वाइन में। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समराइज करूँ, इनर जॉइन में मेरे को एक तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे ऑन के बेसिस पे कंडीशन होगी मेरी। दूसरा, कॉमन कॉलम भी 2 बार आएगा। तो कॉमन कॉलम होगा दैट विल रिपीट ट्वाइस। तो ऐसे तरीके से, इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे। पर जो नेचुरल जॉइन होगा, जो नेचुरल जॉइन है हमारा यहाँ पे, उसमें कोई ऑन कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। एंड जो कॉमन कॉलम होगा वो भी एक ही बार आएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन। तो ये तो सारा हमने समझा नेचुरल जॉइन को इनर जॉइन में और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार हम क्रॉस जॉइन को भी देखते हैं और देखते हैं क्रॉस जॉइन किन सिनेरियोज में यूज होता है। अब एक बार हम अपने क्रॉस जॉइन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्रॉस जॉइन में कहा गया इट्स सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू टेबल्स है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2 टेबल्स के बीच में जितनी जो भी रोज़ है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल में 3 रोज़ हैं एंड डिपार्टमेंट में हमारी 5 रोज़ हैं, तो इट्स सिंपली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमारे पास 15 रोज़ का आउटपुट यहाँ पे क्रॉस जॉइन दे देगा। तो क्रॉस जॉइन के सिनेरियोज को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक बार डेमोज वाले डेटाबेस में आऊँगा एंड यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2 टेबल्स यहाँ पे ली हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2 टेबल ली हैं, क्लोथ्स एंड साइजेस। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक ही कॉलम है जिसमें कुछ क्लोथ्स के बारे में डिस्कशन किया, डेटा प्रेजेंट है, जैसे टी शर्ट, राउंड कॉलर शर्ट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे साइजेस हैं जैसे स्मॉल, लार्ज, मीडियम, इस तरीके से साइजेस गिवन हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स के बीच में क्रॉस ज्वाइन करके देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है। तो पर ये करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो यूज़ डेमोज, जो भी हमारा डेटाबेस है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लोथ्स क्रॉस जॉइन साइजेस। ओके, इस तरीके से अगर हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं यहाँ पे, ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे अब अगर मैं आप यहाँ दिखाऊं, डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम बोथ द टेबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लोथ थे, जैसे टी शर्ट थी, राउंड कॉलर शर्ट थी, नॉर्मल शर्ट थी। तो ये 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे शर्ट्स थी और उनके अलग अलग साइजेस थे, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम। तो इसने क्या किया, सिंपली हमारे पास क्या था, अगर मैं यहाँ से आपको साइजेस वाली टेबल में से दिखाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे 4 साइजेस थे, 4 साइजेस थे एंड जो क्लोथ्स थे वो हमारे 3 टाइप के थे। तो क्योंकि ये क्रॉस जॉइन क्या करता है, आप लोगों को पता है क्रॉस जॉइन क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। तो 3 इंटू 4 यानी ये 12 रोज को दिखा देगा विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में
आप इसको बताएँगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ को रिटर्न कर देता है। तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका क्रॉस जॉइन का यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इट रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़। तो यहाँ पे क्या करा इसने, दोबारा से हम अपनी क्वेरी पे आ जाते हैं। इसने क्या किया, यहाँ पे 12 रोज़ रिटर्न कर दी। तो मैं अगर यहाँ पे काउंट कर देता हूँ इसको, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 12 रोज़ आ गई हैं। काउंट स्टार में आप देख सकते हैं मेरे पास 12 रोज़ आ गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी 12 रोज़ आ गई हैं। तो ये सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट था एंड इसका यूज़ केस आपने देखा, जब भी आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा था कि हमारे को जो भी हमारे पास टी शर्ट्स, जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की शर्ट्स थी, उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकालने थे। तो जो भी हमारे पास शर्ट्स थी, जैसे राउंड कॉलर शर्ट, टी शर्ट, नॉर्मल शर्ट, जितनी भी शर्ट्स के टाइप थे, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने थे विद साइजेस। और जितनी भी साइज की थी उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने थे विद साइजेस। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अपने क्रॉस जॉइन को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टी शर्ट के अब आप देख सकते हैं, टी शर्ट के एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है, टी शर्ट लार्ज हो सकती है, टी शर्ट मीडियम हो सकती है, टी शर्ट स्मॉल। इस तरीके से राउंडेड कॉलर शर्ट भी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, एंड नॉर्मल शर्ट भी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। इस तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे आ गए फॉर इंडिविजुअल टाइप ऑफ शर्ट। तो ऐसे सिनेरियोज में हम जनरली क्रॉस जॉइन को यूज़ करते हैं। मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी काफ़ी मिनिमम होती है, बहुत ही कम सिनेरियोज में हम क्रॉस जॉइन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। पर हाँ, ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जब हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, ऐसे सिनेरियोज में हम जनरली क्रॉस जॉइन को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ जहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा गया था कि नेचुरल जॉइन एंड क्रॉस जॉइन में क्या डिफरेंस होता है, तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक ए इनर जॉइन। ये जो होता है कॉमन रोज को रिटर्न कर देता है लाइक इनर जॉइन। पर यहाँ पे होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी होती। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन, इसको, यस, यहाँ पे कोई हमें कंडीशन नहीं लिखनी होती, जॉइनिंग कंडीशन, और कॉमन कॉलम केवल एक ही बार आता है, जो एक मेजर डिफरेंस भी है हमारे इनर जॉइन से। तो नेचुरल जॉइन ने क्या किया, कॉमन रोज को रिटर्न कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम हैविंग द सेम डेटा टाइप। तो ये तो हमारा नेचुरल जॉइन। क्रॉस जॉइन सिंपली क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कर देता है दो टेबल्स के बीच में। तो जब भी हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज निकालना है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से आपने अपनी शर्ट टाइप्स के लिए डिफरेंट साइजेस का पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाला है, ऐसे सिनेरियो में आप क्रॉस जॉइन को यूज करेंगे। अगर आपके अभी भी कोई नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ जॉइन के बारे में। सेल्फ जॉइन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम सेल्फ जॉइन को यूज़ करते हैं, ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो, एक क्वेरी डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम सेल्फ जॉइन को यूज़ करके एक स्पेसिफिक सिनेरियो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सिनेरियो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज़ में भी जनरली हमसे पूछ लिया जाता है, इसके वेरिएशंस को पूछ लिया जाता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन के आगे लिखा है टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ। तो मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, टेबल ए। तो ये टेबल खुद ही से जॉइन हो रही है। यहाँ पे आपको दूसरी सेकंड टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है जॉइन के लिए। यहाँ पे ये टेबल खुद से ही जॉइन होती है। इस तरीके की जब हम जॉइन परफॉर्म करते हैं तो उसे सेल्फ जॉइन कहते हैं, जब टेबल खुद ही से जॉइन हो। अब अगर आप ये जॉइनिंग विदाउट एलियासेस परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एलियासेस यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास टेबल ए है और हम इसी को इटसेल्फ से जॉइन कर रहे हैं, तो एक बार मान लीजिए हम इसका एलियास ए दे देंगे, एक बार बी दे देंगे, ताकि इन दोनों के बीच में जॉइन परफॉर्म हो सके।
तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हमें एलियास देना होता है जब सेम टेबल को आप ज्वाइन करेंगे उसी खुद से, तो वहाँ पे आपको एलियास को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें मैंने मेंशन किया है जनरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिरार्कियल रिलेशनशिप विद इन अ सिंगल टेबल। तो देखिए, हिरार्कियल रिलेशनशिप अगर मैं बात करता हूँ जैसे एम्प्लॉय एंड मैनेजर, तो एक सिनेरियो देखते हैं। मेरे पास एक टेबल थी, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम था एंड एक मैनेजर आईडी थी। बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, आपने भी मल्टीपल बार देखा होगा। अगर आपने इंटरव्यूज़ देते हैं आप जनरली, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूअर फ्रीक्वेंटली आपसे पूछता है कि बताइए कि इस एम्प्लॉय पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, इस क्वेरी को आप सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेरी वो आपको एक्सेल में डेटा के साथ रख देगा और आपको बताना होगा और वहाँ पे आपको क्वेरी को लिखना होता है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम सबसे पहले ये सोचना है, हमें हमें यूज़ करना है सेल्फ जॉइन। आपको सेल्फ जॉइन की हेल्प से इस तरीके के सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेल्फ जॉइन हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारे को जो एम्प्लॉय जिसके करस्पॉन्डिंग हमें मैनेजर का डेटा निकालना है, वो सारा डेटा एक ही टेबल में है। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय नेम एक ही टेबल में है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि क्योंकि हमें हिरार्की, एम्प्लॉय और मैनेजर की हिरार्की की डिस्कशन कर रहे हैं और हिरार्कियल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ जॉइन लगेगा और डेटा भी सारा मेरे को एक ही टेबल में है, तो सेल्फ जॉइन का यूज़ करना होगा। पर सेल्फ जॉइन का क्या लॉजिक लिख के हम ऐसे सिनेरियो को सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ जॉइन में भी हमें कौन सा जॉइन यूज़ करना है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, कौन सा जॉइन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, सेल्फ जॉइन में क्या है, आप टेबल को खुद से जॉइन कर रहे हैं, दिस इज सेल्फ जॉइन। पर उस सेल्फ जॉइन में वो हम जो टेबल को खुद से जॉइन कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्पेसिफिक जॉइन यूज़ करना चाहते हैं। हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करना चाहते हैं, इनर जॉइन यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा जॉइन यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम टेबल को खुद से ही जॉइन कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो एम्प्लॉय, मैनेजर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर कोई फैमिली पे ट्री निकालना है जैसे पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर इस टाइप के कोई हिरार्कियल रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है, ऐसे सिनेरियो में भी हम सेल्फ जॉइन को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं, क्योंकि एम्प्लॉय मैनेजर बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पर आज की वीडियो के लिए मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी, इस तरीके का जो हिरार्कियल रिलेशनशिप होता है, इस तरीके का डेटा मेरे पास गिवन है और यहाँ पे मेरे को निकालना है कि किस सब कैटेगरी का कौन सी कैटेगरी है। तो हमें पेरेंट कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको इसका लॉजिक समझ आएगा तो आप फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस, आप एम्प्लॉय मैनेजर टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने एक बार डेटा को देख लेते हैं, उसके बाद हमारे को अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा को अंडरस्टैंड कर लूँगा अपने। तो मेरे पास एक टेबल गिवन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स। ये टेबल का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे करके एक टेबल गिवन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 कॉलम्स है। अगर मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँ, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड पेरेंट कैटेगरी आईडी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय नेम है एंड दिस इज़ मैनेजर आईडी। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। पर अभी के केस में क्योंकि हम कैटेगरी सब कैटेगरी का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, तो यह कैटेगरी आईडी है एंड पेरेंट कैटेगरी आईडी है। तो जैसे अगर हम देख सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स है, ये कंप्यूटर्स क्या होगा, एक तरीके से एक कैटेगरी है। इसका पेरेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेरेंट कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर्स कैटेगरी की सब कैटेगरीज होगी हमारी लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। तो आप इस तरीके से समझिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है जो टॉप लेवल अगर हिरार्की में देखा जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर्स, एक सब कैटेगरी, एंड इस कैटेगरी का भी हमारे पास फर्दर सब डिवीजन है इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप एंड इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप। एंड जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी मैं कहूँगा सुपर कैटेगरी है। अगर आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक सुपर कैटेगरी है, कंप्यूटर्स पेरेंट कैटेगरी एंड लैपटॉप जो और डेस्कटॉप है दे आर सब कैटेगरीज, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दिस इज सुपर कैटेगरी।
दिस इज पेरेंट कैटेगरी एंड दिस इज सब कैटेगरी। तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स जो होगा वो भी एक तरीके से पेरेंट कैटेगरी एंड इसकी सब कैटेगरीज भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि स्मार्टफोन्स के फर्दर सब डिवीजन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे देखिए आप, दिस इज हिरार्कियल डेटा। अगर आप सोचेंगे दिस इज हिरार्कियल डेटा, यहाँ पे एक सुपर कैटेगरी होगी, एक पेरेंट कैटेगरी होगी और यहाँ सब कैटेगरीज होंगी। तो इस तरीके की हिरार्कियल जहाँ पे रिलेशनशिप हमारे पास प्रेजेंट है डेटा में, वहाँ पे सेल्फ जॉइन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किस तरीके से हम यहाँ पे हमारे पेरेंट्स क्या हैं और सुपर जो कैटेगरी है वो क्या है, पेरेंट कैटेगरी और सुपर कैटेगरी क्या है किसी भी पर्टिकुलर आइटम की, वो आइडेंटिफाई हम करने वाले हैं। तो अब एक बार हम अपनी क्वेरी को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आइटम्स टेबल में I1 लिख लूँगा, या आप लोगों में से कुछ लोगों को इस तरीके से समझ आता होगा, मैं कैटेगरी लिख देता हूँ सी से। एंड क्योंकि यह नल है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर आपको बताऊंगा। अगर हम इनर लिख देते तो क्या इशू आता, अभी मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहाँ करूँगा आइटम्स टेबल पे, क्योंकि हम सेल्फ ज्वाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम पेरेंट कैटेगरी से डाल देंगे। अब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ऑन कंडीशन यहाँ लिखते हैं। अब ऑन के अंदर आप लोग 2 सेकंड सोचिए कि हमें क्या लिखना होगा। देखिए, जब भी जो हमारा लेफ्ट, जैसे हमने लेफ्ट आउटर जॉइन लिख रहे हैं तो आइटम्स टेबल में जो हमने सी लिया है कैटेगरी में, उससे हम क्या लिखेंगे, हम अपनी पेरेंट जो हमारी कैटेगरी आईडी है वो लिख लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे पेरेंट कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी से। इस तरीके से जब भी आप इसको लिखेंगे तो आपकी कैटेगरी एंड पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी नेम दे देंगे। इस तरीके से जब हम लिखेंगे एंड अपनी इस क्वेरी को हम एक बार रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, एक अगर एक बार इसको सब की जगह मैं यहाँ पे कैटेगरी ही दे देता हूँ, ओके, एंड इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो अब एक बार अपने आउटपुट को यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो उसकी पेरेंट कैटेगरी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के ऊपर कुछ नहीं था कैटेगरी के ऊपर, तो उसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ भी नहीं थी। पर जब बात आ रही थी कंप्यूटर्स की तो उसके ऊपर उसकी पेरेंट कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के होते हैं, तो उनकी पेरेंट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी। अब जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स थे उनकी पेरेंट कैटेगरी थी कंप्यूटर्स, जो ये यहाँ पे था कंप्यूटर्स, वो यहाँ पे उनकी पेरेंट कैटेगरी थी। एंड स्मार्टफोन्स की पेरेंट कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से आप जब भी आपके पास एम्प्लॉय और मैनेजर कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, इस तरीके के सिनेरियोज आते हैं तो आप सेल्फ जॉइन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ किया क्या था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस कंसेप्ट को समझना कि सबसे पहले तो हमें एलियस, सेम टेबल यूज की आइटम्स एंड आइटम्स, और दो जब सेम ही टेबल को यूज कर रहे हैं तो एलियस देना मस्ट है। तो एक बार मैंने एलियस दिया उसे कैटेगरी, एक बार एलियस दिया पेरेंट कैटेगरी। दैट इज क्लियर टू यू। अब जो हमारा कैटेगरी वाली थी उसे हमने लेफ्ट साइड लिखा था, तो वहां से हमें पेरेंट कैटेगरी आईडी को उठा के लेके आना है, वहां से हमें पेरेंट कैटेगरी आईडी को उठा के लेके आना है। एंड जो हमारी पेरेंट कैटेगरी थी वहां से हमें कैटेगरी आईडी को उठा के लेके आना है। ये हमारी क्या होगी, मैच करेंगी। और लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड पे मैंने आइटम्स टेबल को लिखा है। तो जब भी आउटपुट आपको इस तरह से चाहिए तो आप लेफ्ट का यूज़ करिए, अदरवाइज अगर हम लेफ्ट नहीं यूज़ करते, इनर जॉइन यूज़ करते, तो हमारा ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं उठता। वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे लेफ्ट की जगह इनर जॉइन यूज़ कर लेते, अब देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी थी, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी थी उसकी तो पेरेंट कैटेगरी थी ही नहीं,
तो इनर जॉइन ने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को उड़ा ही दिया। यहाँ पे केवल डेटा आया कंप्यूटर्स का, क्योंकि उसकी पेरेंट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, लैपटॉप डेस्कटॉप्स का क्योंकि उसकी पेरेंट कैटेगरी कंप्यूटर्स थी, एंड स्मार्टफोन्स का क्योंकि उनकी पेरेंट कैटेगरी एग्जिस्ट करती थी हमारी टेबल में इलेक्ट्रॉनिक्स। पर इलेक्ट्रॉनिक्स की पेरेंट कैटेगरी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होती है, उसकी पेरेंट कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो हुआ क्या, वहाँ पे उस रिकॉर्ड को हटा दिया। तो पर्पस हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन को लिखने का यही था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है, उसकी क्योंकि पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो वहाँ पे नल रिफ्लेक्ट हो पेरेंट कैटेगरी में, और कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रिकॉर्ड मिस ना हो। दैट इज वाई वी यूज लेफ्ट आउटर जॉइन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ जॉइन, क्यों हम यूज करते हैं, हिरार्कियल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना हो, क्या लॉजिक लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए ये लॉजिक होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये ही समझना है कि हम किस, पहले तो मैं इसको चेंज कर दूं लेफ्ट आउटर से, एंड हमें ये देखना है कि ये कंडीशन हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारी टेबल थी आइटम, जब पहले हमने एलियास लिया कैटेगरी में, उससे हमने पेरेंट कैटेगरी का आईडी को उठाया है, उससे हमने पेरेंट कैटेगरी को उठाया है, और पेरेंट कैटेगरी से कैटेगरी को मैच करवा के ही हम आउटपुट को डिराइव कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन आपको समझ आ गई तो आप सेल्फ जॉइन से रिलेटेड सारे सिनेरियोज को, चाहे वो एम्प्लॉय मैनेजर हो, चाहे वो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे ये कैटेगरी सब कैटेगरी हो, या कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी हो, किसी भी तरह से हम समझ सकते हैं, इस सारे सिनेरियोज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, सेल्फ जॉइन समझ आया होगा। अगर आपका कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज डिस्कस करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज को। ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हमें ग्रुप बाय क्लॉज की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में हम किस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करके अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के आगे मैंने लिखा है ग्रुपिंग रोज हैविंग सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स। तो इसका क्या मतलब है, ग्रुपिंग रोज हैविंग सेम वैल्यूज। तो लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं एक कलर कॉलम ले लेता हूँ, और उसके अंदर कलर के अंदर कुछ इस तरीके से रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज प्रेजेंट थी। अब अगर मैंने इस कलर कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई कर दिया, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई किया है, तो होगा क्या, यहाँ पे मेरे ग्रुप्स बन के आ जाएंगे मेरे पास सारे। यहाँ पे जैसे आप वैल्यूज देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट में रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है। तो होगा क्या, एक ग्रुप मेरा बन जाएगा रेड का, एक बन जाएगा मेरे पास ग्रीन का, एंड एक ग्रुप बन जाएगा मेरे पास ब्लू का। तो इस तरीके से इन वैल्यूज के ग्रुप्स बन जाएंगे। अब फाइनली होता क्या है, ग्रुप बाय आपको ग्रुप्स बना के दे देता है। उसके बाद आपको मान लीजिए काउंट करनी है कितने रेड की वैल्यूज है, कितने ग्रीन की वैल्यू हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय के बाद, ग्रुप करने के बाद हमारा पर्पस होता है कि एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करें और अपने आंसर्स को डिराइव करें। किस तरीके के आंसर डिराइव होते हैं, जैसे सम का यूज करके हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, एवरेज का यूज करके एवरेज सेल्स निकाल सकते हैं, तो काउंट का यूज करके काउंट निकाल सकते हैं, टोटल काउंट, जैसे रेड की कितनी वैल्यू थी, ग्रीन की कितनी वैल्यूज थी। इस तरीके से हम काउंट का एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके इन वैल्यूज के काउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज को केटर करने के लिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस की, ये जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये डेटा एनालिटिक्स में बहुत काम करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को, सेल्स को, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। और एग्रीगेट फंक्शंस अगर इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ साथ समझने वाली बात यह है कि ग्रुप बाय तो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हो ही जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय जो है और जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। अब ये तो एक बेसिक रहा ग्रुप बाय क्लॉज का। यहाँ पे समझने वाली बात एक और आती है कि ग्रुप बाय जो हमारा क्लॉज होता है, इट कैन बी बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। तो ग्रुप बाय हम एक सिंगल कॉलम का, जैसे यहाँ पे हम एक कलर कॉलम का ग्रुप बाय कर रहे थे, ऐसे हम सिंगल कॉलम का भी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स का भी ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो एक बार केस देख लेते हैं अपने ग्रुप बाय का, सिनेरियो को देखते हैं कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है,
एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। आप लोगों को मैं टेबल का स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो दिस इज आवर ग्रुप बाय डेमो। मैंने एक स्टेशनरी, एक बार मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर देखना होगा क्या है। स्टेशनरी शॉप, इट्स नॉट स्टेशनरी सेल्स, इट्स अ स्टेशनरी शॉप। और मुझे डेटाबेस का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेमोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। मेरे पास अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर था, स्टेशनरी शॉप एक टेबल थी मेरे पास, जिसके अंदर स्टेशनरी शॉप के अंदर आइटम्स के डिटेल्स थे। तो अभी के लिए एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे केवल एक सिंगल आइटम की बात की है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने केवल एक ही आइटम को यहाँ कंसीडर किया है, पेन को। तो हमारे पास पेन की डिटेल्स हैं। पेन के डिफरेंट कलर्स थे, जैसे रेड कलर के पेन थे, ग्रीन कलर के पेन थे एंड ब्लू कलर के पेन थे। तो डिफरेंट कलर्स के पेन थे मेरे पास इस स्टेशनरी शॉप में। लेट सपोज कोई ABC स्टेशनरी शॉप थी। इस स्टेशनरी शॉप में अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि ये केवल अभी पेन को ही सेल करता है, पेन्स को सेल करता है। तो यहाँ पे क्या था, इसके पास रेड कलर के पेन थे, इसके पास ग्रीन कलर के पेन थे एंड इसके पास ब्लू कलर के पेन थे। अब जो यहाँ पे क्या चीज हमें समझनी है कि इस जो हमारा ABC स्टेशनरी शॉप थी, इसको अपने काउंट का आइडिया नहीं था कि उसके पास अभी कितने रेड कलर के पेन थे, कितने ग्रीन कलर के पेन थे और कितने ब्लू कलर के पेन थे, ताकि वो कोई डिसीजन ले पाता। तो अभी के केस में क्या था, लेट सपोज एक रिक्वायरमेंट आई मेरे पास, दैट इज द रिक्वायरमेंट दैट टू आइडेंटिफाई, और इस तरीके से लिख सकते हैं, टू आइडेंटिफाई काउंट ऑफ डिफरेंट कलर पेन्स। तो डिफरेंट कलर के पेन के काउंट को आइडेंटिफाई करना था। अब ये जो ABC स्टेशनरी शॉप थी, इसको काफ़ी कंफ्यूजन था कि भाई मैं आउटपुट को कैसे डिराइव करूं यहाँ पे। तो उसके लिए, क्योंकि इसके पास पेन्स की इन्वेंट्री है, तो इसको ये देखने की भाई किस तरीके से कितने कलर के कितने पेन हैं, कि रेड कलर के इसके पास कितने पेन हैं, ग्रीन कलर के कितने हैं और ब्लू कलर के कितने हैं। तो यहाँ पे इसको क्या किया, इसने क्या किया, एक लेट सपोज एक क्वेरी इसको इसने रन करी, जिसके अंदर इसके पास ग्रुप बाय था और एक एग्रीगेट फंक्शन काउंट था। आप किस तरीके से ये आउटपुट डिराइव करेगा उसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, टू आइडेंटिफाई काउंट ऑफ डिफरेंट कलर पेन्स। आउटपुट देखते हैं किस तरीके से ये ABC स्टेशनरी शॉप वाला यहाँ पे डिराइव करता है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करने वाला है स्टेशनरी शॉप वाला, ये क्या करेगा अपने हमारे ग्रुप बाय, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप्स क्रिएट करता है। और यहाँ पे उसे काउंट परफॉर्म करना है, या यानी काउंट करना है डिफरेंट कलर के पेन्स का। तो सबसे पहले उसके पास डिफरेंट कलर के ग्रुप्स का तो पता होना चाहिए। लेट सपोज सबसे पहले वो क्या करेगा, रेड कलर के पेन्स को एक साथ ले लेगा, ब्लू कलर के पेन्स को एक साथ ले लेगा एंड ग्रीन कलर के पेन्स को एक साथ ले लेगा। एंड फाइनली इस पे क्या करेगा, काउंट इनका अप्लाई करेगा, काउंट इनके ऊपर काउंट अप्लाई करेगा या काउंटिंग करेगा। और उसके बाद ही उसके पास डिफरेंट कलर के पेन्स के काउंट आ पाएंगे। तो सेम लॉजिक जैसे हमने यहाँ देखा, सबसे पहले उसे ग्रुप्स बनाने हैं और फिर उसको काउंट करना है। सेम फंडा हम अपने माई सीक्वल में यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और फिर काउंट एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर देंगे काउंट निकालने के लिए कि कितने कलर के कितने पेन्स हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हम ग्रुप बाय कर देंगे कलर के बेसिस पे। ये परफेक्ट हो गया है, हमारे पास कलर के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दिया है हमने। एंड यहाँ पे हम कलर कॉलम को लेंगे और काउंट कर देंगे हम आइटम यूनिक की हेल्प से। आइटम यूनिक कोड ये हम यहाँ लिख देंगे एज टोटल काउंट। और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक बार मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। तो रेड ग्रीन ब्लू,
हर एक कलर के कितने पेन्स हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। तो मैंने यहाँ सिंपली किया क्या, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय कर दिया कलर को, यानी मुझे कलर के बेसिस पे रेड के कितने हैं, ग्रीन के कितने हैं, ब्लू के कितने हैं, उसके बेसिस पे ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, पहला काम खत्म कर दिया, ग्रुप बाय की हेल्प से मैंने ग्रुप्स बना लिए। एंड उसके ऊपर जब मेरे पास ग्रुप्स हैंडी थे, जब मेरे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैंडी हो गए, जब मेरे पास रेड के, ग्रीन के, ब्लू के ग्रुप्स हैंडी हो गए, फिर मैंने क्या किया, काउंट एग्रीगेट फंक्शन, दिस इज आवर एग्रीगेट फंक्शन, ये हमने अप्लाई किया और हर एक कलर के कितने पेन्स थे उनका काउंट आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पहले ग्रुप्स बने ग्रुप बाय, और उसके बाद काउंट का यूज कर, काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हमारे स्टेशनरी शॉप ओनर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस पेन की कितनी इन्वेंट्री थी। अब उसको फेयर बिट ऑफ आइडिया हो चुका है कि उसकी कितनी इन्वेंट्री है। आगे जब हम हैविंग क्लॉज को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्वेरी लगाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी इन्वेंट्री किस पेन की कम हो गई है तो वो रिफिल हो जाए। वो लॉजिक अभी हम बाद में देखेंगे, हैविंग क्लॉज जब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए, काउंट आगे निकल के आ गया है हर एक डिफरेंट कलर के पेन्स का। अब क्या होगा, ये हमारा बेसिक हमने ग्रुप बाय डेमो देखा। अगर आपको इसमें एडवांस देखना है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ग्रुप बाय के अंदर मल्टीपल कॉलम्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो 2 कॉलम के बेसिस पे वहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। तो लेट्स सपोज ये तो जैसे अभी हम यहाँ लिख देते हैं, इट्स लाइक अ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम। लेट्स सपोज अगर हम एक थोड़ा एडवांस सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी एक मैंने सेल्स डेटा टेबल बनाई हुई है, उसको आप लोगों को दिखाता हूँ और उसकी हेल्प से आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेरी को एक बार इसको हम ओके, अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ रन करता हूँ तो ये मेरे पास एक सेल्स डेटा टेबल बनी हुई है। बहुत ही बेसिक सी टेबल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट करके कॉलम है कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं, रीजन किस किस रीजन में वो सेल हुए हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गिवन है हमारे जिन्होंने सेल किया, डेट किस डेट को सेल हुए हैं, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है और कितना रिवेन्यू अर्न हुआ है उनकी सेलिंग से। तो इस तरीके से डेटा हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रोडक्ट और रीजन इन दोनों कॉलम्स को लेंगे और ये देखेंगे किसी रीजन में कितने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सेल हुई है। तो ऐसा कुछ हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को रीजन कॉलम और प्रोडक्ट कॉलम की हेल्प लगने वाली है और एक क्वांटिटी सोल्ड, ये 3 कॉलम हमारे यहाँ यूज़ होने वाले हैं, रीजन, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड। देखते हैं किस तरीके से हम क्वेरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना ये रीजन कॉलम ले लूँगा एंड प्रोडक्ट, और ग्रुपिंग भी मेरे को इन्हीं के बेसिस पे करनी है क्योंकि किस रीजन में कितने प्रोडक्ट हुए हैं उसके लिए मेरे पास यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे एंड प्रोडक्ट, परफेक्ट। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे क्वांटिटी सोल्ड पे, और इसके लिए हम यहाँ पे एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इस तरीके से हम इसको एलियस दे देंगे। और यहाँ पे हमने ग्रुप लिखा था, इसको ग्रुप बाय देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले जैसे पहला जब हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी शॉप, वहाँ पे मैंने सिंगल एक कलर कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाय किया था। अगर आप लोगों को इसको थोड़ा सा ट्रैक कर देते हैं हम नीचे, अगर यहाँ दिखाऊं तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय किया था कलर के बेसिस पे। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुपिंग की, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं, रीजन एंड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट्स के टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है फॉर स्पेसिफिक रीजन्स। तो अगर मैं इस क्वेरी को अब यहाँ रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लॉस एंजलिस के अंदर किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है वो आ गई है, फिर बॉस्टन के अंदर किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो आ गए हैं, फिर सिएटल के अंदर कितने आ गए हैं, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये सारा डमी डेटा है, आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारा डमी डेटा है।
जस्ट आप लोगों को शोकेस करने के लिए कि किस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। उस डेमो पर्पस के लिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को रीजन के अंदर किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, यहाँ आ गई है। तो जब ऐसे कुछ सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हमारे को, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि एक रीजन में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, जब हम एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेसिस पे हमें ग्रुपिंग परफॉर्म करनी होती है, वहाँ पे हम ग्रुप बाय के अंदर मल्टीपल कॉलम्स को मेंशन करते हैं। जैसे ये सिनेरियो था, यहाँ पे हमें क्या था, रीजन एंड किस रीजन के अंदर कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आई। तो रीजन और प्रोडक्ट्स दो कॉलम्स थे हमारे पास, तो दोनों को ग्रुप बाय में हमें यहाँ मेंशन करना होगा। इस तरीके से आप यहाँ देखा, यहाँ पे हमने आउटपुट डिराइव कर लिया, टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ए स्पेसिफिक रीजन। तो जैसे सैन फ्रांसिस्को में टोस्टर की कितनी सेल हुई, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने क्वांटिटी सोल्ड हुई, वो हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलरली डेलस में रेफ्रिजरेटर 220 क्वांटिटी सोल्ड हुई है, वो हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये थोड़ा सा एडवांस सिनेरियो था ग्रुप बाय का, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप बाय को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए। और जब हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं, उसके बाद उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, अपना एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इस केस में क्या किया, हमने अपना ग्रुप बना लिया रीजन और प्रोडक्ट के बेसिस पे। जैसे ये रीजन और ये प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ग्रुप बना लिया, ये हमारे पास ग्रुप्स बन के आ गए। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर लिया। दिस इज आवर एग्रीगेट फंक्शन, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया ऑन दिस ग्रुप, और हमने टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो आइडेंटिफाई कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप बाय क्लॉज। मुझे उम्मीद है ग्रुप बाय क्लॉज आपको समझ आया होगा। अब आगे चल के हम हैविंग क्लॉज को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हैविंग क्लॉज यूज होता है। ओके, तो अब एक बार हम अपने हैविंग क्लॉज को देख लेते हैं। तो हैविंग क्लॉज में यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वर्क ऑन एग्रीगेटेड डेटा। तो अभी जब हम थोड़ी देर पहले ग्रुप बाय को डिस्कस कर रहे थे, जब हम अपने ग्रुप बाय क्लॉज को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने यही देखा कि ग्रुप बाय की हेल्प से हम अपने डेटा को एग्रीगेट ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक कलर कॉलम था, और कलर कॉलम के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ थी, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ गिवन थी। तो हम क्या कर रहे थे, ग्रुप बाय इस जब हमने इस कॉलम कलर कॉलम पे अप्लाई किया, तो हमने रेड के ग्रुप्स बना लिए, हमने ग्रीन का ग्रुप बना लिया, एंड हमने ब्लू का ग्रुप बना लिया। तो बेसिकली हमने रेड के डेटा को एग्रीगेट कर लिया, ग्रीन के डेटा को एग्रीगेट कर लिया, एंड ब्लू के डेटा को एग्रीगेट कर लिया था यहाँ पे ग्रुप्स बना के। अब जब हमारे पास एग्रीगेटेड डेटा आ जाता है, तो हम एग्रीगेट डेटा को अगर हमें फ़िल्टरिंग करनी है, अगर मेरे इस एग्रीगेटेड डेटा पे, अगर मुझे इस एग्रीगेटेड डेटा पे फ़िल्टरिंग करनी है, तो मैं यूज़ करता हूँ अपना हैविंग क्लॉज़। इट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ दैट। मैं हैविंग क्लॉज़ का यूज़ तब करूँगा जब मेरे को फ़िल्टरिंग करनी है अपने एग्रीगेटेड डेटा पे। तो मेरे पास एग्रीगेट डेटा हो गया है मेरा, एग्रीगेटेड डेटा पे अब मुझे फ़िल्टरिंग अप्लाई करनी है, तो मैं यूज़ करूँगा हैविंग क्लॉज़। तो यहाँ पे यही मैंने बात लिखी हुई है, यूज्ड व्हेन वी वर्क ऑन एग्रीगेटेड डेटा। तो जब मेरा एग्रीगेटेड डेटा आ गया है, तो उस पे फ़िल्टरिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग हैविंग क्लॉज़। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिखा है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वेयर एंड हैविंग में क्या डिफरेंस है। जनरली इंटरव्यूअर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है हमसे, इंटरव्यूअर हमसे इस तरीके क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। तो दे बोथ यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, दोनों फिल्टर के लिए ही यूज़ होता है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं। बट अगर बात आती है बिफोर ग्रुपिंग, जब हमने एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं करी है, इंडिविजुअल रोज रो बाय रो बेसिस पे अगर फिल्टरिंग हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं अपने वेयर क्लॉज को। तो रो लेवल अगर हमारी फ़िल्टरिंग हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे वेयर को। अभी हमने एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं की है, वेयर क्लॉज। एग्रीगेशन परफॉर्म कर ली है, आफ्टर ग्रुपिंग आपने एग्रीगेशन परफॉर्म कर ली है, तब हम यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज। तो एग्रीगेशन से पहले वेयर क्लॉज, एग्रीगेशन के बाद जब हमारे पास एग्रीगेटेड डेटा है, उस पर हमें फ़िल्टरिंग करनी है। एग्रीगेटेड डेटा पे, यहाँ पे समझने वाली बात है, आफ्टर ग्रुपिंग का मतलब है एग्रीगेटेड डेटा पे अगर हमें फ़िल्टरिंग अप्लाई करनी है, तो हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, एग्रीगेटेड डेटा नहीं है, सिंपल रो का डेटा है, तो हम वेयर क्लॉज अप्लाई करते हैं। और एग्रीगेटेड डेटा है तब हम अप्लाई करते हैं, और एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करना है तब हम अप्लाई करते हैं हैविंग क्लॉज को।
एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। हमारे पास अगेन वो स्टेशनरी जो हमारी शॉप थी जिसके अंदर पेन्स की इन्वेंट्री थी, उसी एग्जाम्पल को यूज करके हम हैविंग क्लॉज को समझेंगे। तो यहाँ पे हम डेमो ले लेते हैं एंड सबसे पहले हम क्या करना है, अपने डेटाबेस का रेफरेंस दे देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेशनरी शॉप को, एंड जब हम इसको रन करते हैं तो मेरे पास स्टेशनरी शॉप वाली टेबल आ जाती है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, कलर के बेसिस पे मैंने एक काम यहाँ पे किया था, ग्रुप बाय कर दिया था कलर के बेसिस पे हमने यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम काउंट कर रहे थे कि हर कलर के कितने पेन हैं। तो इंडिविजुअल कलर्स के कितने पेन हैं उसको हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था, कैसे, आइटम यूनिक कोड को काउंट करके। इस तरीके से मैंने क्या किया था, ये अब तक मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की थी जब हम ग्रुप बाय का सिंपल सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, सिंगल कॉलम सिनेरियो। जब हम सिंगल कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं उस टाइम मैंने बताया था कि हमें सिंपली क्या करना था कि जो मेरे पास, हमने क्या किया था, हमारे पास इन्वेंट्री में हमारे एबीसी, हमारे पास क्या था, एबीसी स्टेशनरी शॉप थी, इसकी इन्वेंट्री में क्या थे, पेन्स पड़े हुए थे केवल। अभी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम समझ सकते हैं इसकी इन्वेंट्री में केवल पेन्स थे, और पेन्स डिफरेंट कलर के थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के पेन थे। तो इसने क्या करना था, इसको डिफरेंट कलर्स के कितने पेन हैं ये आइडेंटिफाई करना था एबीसी स्टेशनरी शॉप को। तो उसने क्या किया, ग्रुप बाय क्लॉज और काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके डिफरेंट कलर्स के पेन को आइडेंटिफाई कर लिया था। पर अगर मान लीजिए इसको ये देखना है कि एक इसका एक थ्रेशोल्ड है, लेट सपोज इसका एक थ्रेशोल्ड होता है यहाँ पे कि अगर पेन्स जो हैं वो लेस देन 5 हो जाएंगे, जब उनका काउंट लेस देन 5 हो जाएंगे तो इसके पास एक अलार्म आ जाए। जब कुछ ऐसी कंडीशन इसके पास होती है, इसने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है एबीसी शॉप ने, कि अगर मेरे पास किसी भी कलर के, मान लीजिए ब्लू कलर के 5 पेन से कम हो जाते हैं तो ये मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। ऐसा कुछ इसने एक सिनेरियो देखा था। तो ऐसे सिनेरियोज में हम हैविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए टोटल काउंट लिख लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास किसी भी कलर के अगर 5 से कम पेन आए तो एक अलर्ट आए, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हैविंग क्लॉज को यूज करूंगा। अब हैविंग जैसे हमने डिस्कस किया था एग्रीगेटेड डेटा पे काम करता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टोटल काउंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, एंड लेस देन 5। तो जैसे ही अगर 5 से किसी भी कलर के पेन्स का ग्रुप का काउंट कम होता है तो एक अलर्ट आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, जब भी हम इस क्वेरी को रन कर देंगे तो अब मेरे पास अलर्ट आ गया, यस ग्रीन कलर्स के पेन हमारे 5 से कम हो चुके हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्री। हमें ग्रीन कलर के पेन्स को दोबारा फिल करना है। यही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन होती है हैविंग क्लॉज की, जहाँ पे हम एग्रीगेट डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिल्टर कर लिया, हमारे पास डिफरेंट कलर के ग्रुप्स, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। और जो हमारा ग्रुप था ग्रीन कलर के पेन्स का, वहाँ पे हमारे उस ग्रुप में जो काउंट था पेन्स का वो 5 से कम हो गया है। इसीलिए एक अलर्ट आया एबीसी शॉप, स्टेशनरी शॉप को, कि नाउ इट्स टाइम टू रिप्लेनिश द पेन्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं अपने हैविंग क्लॉज के एप्लीकेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है हैविंग क्लॉज, रियल वर्ल्ड में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगेन ग्रुप बाय जब हम यूज करें जनरली हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ एग्रीगेट डेटा की फिल्टरिंग रहती ही है। डेटा एनालिटिक्स में ग्रुप बाय, हैविंग, एग्रीगेट फंक्शंस, इनकी बहुत 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 ज़्यादा एप्लीकेशन होता है इनका। तो आप प्लीज़ खुद से भी इन हैविंग क्लॉज को, ग्रुप बाय क्लॉज को, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करें, डिफरेंट सिनेरियोज को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा फ्यूचर में इन क्लॉसेस के बेसिस पे आपको डिफरेंट वीडियो शेयर करने की। आज की इस वीडियो में हम एक सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ तो ये बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है। इसमें हमसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट हैव स्कोर्ड अबव देयर एवरेज रन टोटल इन द मेजोरिटी ऑफ देयर मैचेस। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को एक बार अपनी टेबल दिखाऊं,
और उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम अपनी एक टेबल देखते हैं जो हमारे पास गिवन है, तो एक मैच स्टैट्स करके एक टेबल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लूँ आप लोगों के लिए, ओके, तो कुछ इस तरीके से मेरी टेबल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम लिए गए हैं, एक मैच है, एक कंट्री है एंड रन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट मैचेस का कुछ डेटा है एंड यहाँ पे सारी मैचेस के बारे में लिखा हुआ है, मैच 1 2 3 एंड कंट्रीज जो खेल रही थी वो मैच एंड कितने रन उसने स्कोर किए। तो मैच 1 में ऑस्ट्रेलिया ने 340 रन स्कोर किए, मैच 2 में ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन स्कोर किए। कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कंट्री, जैसे मैच 11 में इंग्लैंड ने 261 रन स्कोर किए। इस तरीके से कुछ कंट्रीज हैं जिनका डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हम क्या करेंगे, एक बार अपने इंटरव्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट हैव स्कोर्ड अबव देयर एवरेज रन टोटल इन द मेजॉरिटी ऑफ देयर मैचेस। इट मींस कि लेट सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचेस खेले हैं, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया ने, हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसने 10 मैचेस क्रिकेट मैचेस खेले हैं। तो ऐसे मैचेस हमारे पास काउंट, हमें उन मैचेस का निकालना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही एवरेज स्कोर से ज़्यादा रन स्कोर किया। लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया के 10 मैचेस में, अभी हाइपोथेटिकली मैं लेके चल रहा हूँ, लेट सपोज एवरेज स्कोर है 10 मैचेस में 250। तो हमारे को वो मैचेस निकालने हैं या उनका काउंट निकालना है जिन मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने 250 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। सिमिलरली हमारी दूसरी कंट्री है जैसे इंग्लैंड, उसने भी 10 मैचेस यहाँ पे प्ले किए हैं। तो हमें, और उनके 10 मैचेस के एवरेज स्कोर लेट सपोज अभी के लिए देख लेते हैं 220। तो हमें ऐसे मैचेस निकालने हैं जहाँ पे जो स्कोर है, जिन मैचेस का स्कोर इंग्लैंड के एवरेज जो हमारे टोटल स्कोर होता है उससे ज़्यादा है। तो एवरेज टोटल स्कोर 220 था, तो ऐसे मैचेस निकालने हैं जहाँ पे 220 से ज़्यादा स्कोर था इंग्लैंड का। तो हमें वो काउंट निकालना है। लेट सपोज अगर ये आता है 3, ये आता है 4, इस तरीके से ये काउंट हमारे को डिफरेंट कंट्रीज़ के निकालने हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई कंट्री होगी, उसके जितने भी मैचेस उसने खेले हैं उनका एवरेज स्कोर लेना है, और उस कंट्री ने अपने ही एवरेज स्कोर से कितने मैचेस में ज़्यादा रन बनाए हैं वो मैचेस के काउंट को निकाल लेना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो स्टेप्स में क्या करेंगे, हम एवरेज स्कोर निकालेंगे उस कंट्री का। दूसरे पे क्या करेंगे, हम जितने मैचेस में जो भी काउंट उन मैचेस का निकालेंगे जहाँ पे जो स्कोर होगा वो ग्रेटर देन होगा दिस एवरेज स्कोर फॉर दैट कंट्री, एवरेज स्कोर फॉर दैट कंट्री। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, हमें उसी कंट्री से कंपेयर करना है एवरेज स्कोर। बाकी कंट्रीज के एवरेज स्कोर से कोई मतलब नहीं है या टोटल एवरेज स्कोर से कोई मतलब नहीं है। हमें स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो 10 मैचेस हैं, हमें इन्हीं के एवरेज स्कोर के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया के वो स्कोर निकालने हैं जो एवरेज से ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके सोल्यूशन को डिराइव करेंगे, और सोल्यूशन डिराइव करेंगे हम यूजिंग को रिलेटेड सब क्वेरी। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ को रिलेटेड सब क्वेरी का यूज़ करने वाले हैं। अब जो को रिलेटेड सब क्वेरी, कई बार इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे सिंपली ही कई बिगनर, अगर मैं कहूँ बिगनर्स लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन में, बिगनर लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन में इंटरव्यूअर क्या करता है, डायरेक्टली ही को रिलेटेड सब क्वेरी के बारे में पूछ लेता है कि को रिलेटेड सब क्वेरी होता क्या है, या फिर को रिलेटेड सब क्वेरी और नॉन को रिलेटेड सब क्वेरी में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सिनेरियोज आप लोगों के पास इसी तरीके से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं कि हमारे करंट सिनेरियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट मैच के स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि ऐसे एम्प्लॉय हमें आइडेंटिफाई करने हो जिनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से उनकी सैलरी ज़्यादा हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ का काउंट आइडेंटिफाई करना हो, या फिर हमें ऐसे कस्टमर्स निकालने हो
जिनका ऑर्डर अमाउंट उनके रीजन के एवरेज ऑर्डर अमाउंट से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का भी सिनेरियो दे सकता है इंटरव्यूअर, या फिर कई बार हमारा कस्टमर ऑर्डर्स का भी सिनेरियो दे सकता है। तो मल्टीपल सिनेरियोज इसी ग्राउंड के बेसिस पे होते हैं, इसी थीम के बेसिस पे बनते हैं। तो आज के केस में मैंने जो सिनेरियो लिया है वो क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स का लिया है। आप लोग खुद से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, कस्टमर ऑर्डर्स, इस जैसे सिनेरियो को भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका ओवरऑल कंसेप्ट जो एनहांस हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सोल्यूशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया कोरिलेटेड सब क्वेरी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो इसको भी मैं यहीं पे लेके आ जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा वन पेजर हो जाएगा। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी, सबसे पहले हमें ये देखना है कोरिलेटेड सब क्वेरी होती क्या है। कोरिलेटेड सब क्वेरी ऐसी सब क्वेरी होती है जो डिपेंड करती है अपनी वैल्यूज के लिए आउटर क्वेरी के लिए। तो कहने का मतलब है ऐसी सब क्वेरी जो वैल्यू यूज करेगी आउटर क्वेरी की, ऐसी क्वेरी, ऐसी सब क्वेरी को हम कोरिलेटेड सब क्वेरी कहते हैं। तो व्हेन सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय आउटर क्वेरी, तो जो आउटर क्वेरी की वैल्यूज पे डिपेंडेंट हो ऐसी सब क्वेरी को कोरिलेटेड सब क्वेरी कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट पे बताऊंगा किस तरीके से कोरिलेटेड सब क्वेरी नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी से अलग होती है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा जो टेबल है दैट इज़ मैच स्टैट्स। ओके, हम एम एस ले लेते हैं, या फिर एक बार करते हैं आउटर क्वेरी लिख लेते हैं इसको। अब हमारे को देखना है कि जहाँ पे एक बार अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखाऊं, तो आप देखिए यहाँ पे एक रन्स कॉलम है। तो रन्स कॉलम वो हमारे को मैचेस निकालने हैं जहाँ रन्स जो हैं वो एवरेज रन्स से ज़्यादा हैं। स्कोर कहें रन्स कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे वेयर रन्स ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ पे हम लिख देंगे। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट एवरेज, जो एवरेज रन्स बनाए हैं उस कंट्री ने। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट एवरेज रन्स फ्रॉम डेमोज डॉट मैच स्टैट्स कर दूँ, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मेरे पास जो सारी कंट्रीज, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज थी हमारे पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी, साउथ अफ्रीका थी, इनके रन्स के बनते, तो ये सबका एवरेज लेके यहाँ पे ले आएगा। हमें ये नहीं करना है, हमारे को उसी कंट्री का निकालना है, अबव देयर एवरेज, अबव देयर एवरेज रन टोटल। तो हमें उसी कंट्री के एवरेज से ज़्यादा वाली चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, रन्स जो एवरेज उसी कंट्री के एवरेज से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कोरिलेटेड सब क्वेरी की, वो यही है कि यहाँ पे हम कंट्री जो है हमारी, इसको इक्वल कर देंगे आउटर क्वेरी की कंट्री से। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आउटर क्वेरी जो यहाँ पे हमारे, हम जो कंट्री ले रहे हैं आउटर क्वेरी की, उससे कंपेयर किया कि एवरेज भाई उसी कंट्री का लेना है हमें, उसी कंट्री के रन्स का ही एवरेज लो जो हम बाहर रेफरेंस करेंगे जिसका। तो कहने का यही मतलब था कि हम वही कंट्री एवरेज के अंदर भी लेंगे और वही हम आउटर क्वेरी के अंदर भी ले रहे हैं। तो इस क्लॉज के थ्रू हमने ये काम कर लिया। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये वही कंट्री लो जो हम आउटर क्वेरी की कंट्रीज़ हैं, उन्हीं का रेफरेंस आप लो, यहाँ पे उन्हीं को कंपेयर करो, वही कंट्रीज़ के एवरेज निकालो, और फिर हम बाद में ऐसी कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ रन्स एवरेज से ज़्यादा थे यूजिंग दिस ग्रेटर देन साइन। ओके परफेक्ट। अब क्या करना है हमारे को यहाँ, क्योंकि काउंट निकालना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले OQ डॉट कंट्री, इसका मतलब आउटर क्वेरी की कंट्री, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे काउंट। ओके, एंड
एंड काउंट की जगह हम एक स्टार की जगह हम एक और भी काम कर सकते हैं, ओ क्यू डॉट मैच भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, ग्रुप बाय ओ क्यू डॉट कंट्री। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारी क्वेरी होगी। इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेज ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने एवरेज से ज़्यादा रन स्कोर किए। सिमिलरली इंग्लैंड के 4 में ऐसे मैचेस थे जहाँ पे उन्होंने एवरेज से ज़्यादा रन स्कोर किए, और साउथ अफ्रीका के भी 4 आ गए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द कंट्री दैट हैव स्कोर्ड अबव देयर एवरेज रन टोटल इन मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थी, तो आउटपुट हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि हमसे मेजॉरिटी पूछा है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका 4-4 पे टाई है, ऑस्ट्रेलिया के 5 हैं, तो मेजॉरिटी मैचेस में एवरेज रन टोटल से ज़्यादा रन जो स्कोर किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। एंड को रिलेटेड सब क्वेरी का भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे किया, कि जो हमारा आउटर क्वेरी का, जो आउटर क्वेरी के अंदर कंट्री का रेफरेंस था वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया और कंपेयर कर लिया। तो सब क्वेरी के अंदर हमने ये कहा कि जो बाहर कंट्री यूज़ हो रही है उसी का ही रेफरेंस लो, उसी का ही एवरेज निकालो। आप कोई टोटल एवरेज मत निकालो, आप किसी दूसरी कंट्री का एवरेज मत निकालो। जो आउटर क्वेरी में कंट्री आएगी उसी का ही हमें यहाँ रेफरेंस ले लेना है। इसीलिए हमने ओ क्यू डॉट कंट्री से कंपेयर कर लिया इनर क्वेरी की कंट्री के। तो ये हमारी जो सब क्वेरी की कंट्री है, और ये आउटर क्वेरी से आया, और हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो एक बार अगर हम अपनी डेफिनेशन को भी देखते हैं, वो ये बोलती है व्हेन सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय आउटर क्वेरी, व्हेन व्हेन दिस सब क्वेरी व्हेन दिस सब क्वेरी व्हेन दिस सब क्वेरी is dependent on the values of outer query। तो ये जो आउटर क्वेरी डॉट कंट्री है, ये वैल्यूज फ्रॉम आउटर क्वेरी है, ये डिपेंडेंट है। बेसिकली हमारी जो ये सब क्वेरी थी ये डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यूज ऑफ आउटर क्वेरी। तो ये जो हमारी सब क्वेरी थी ये डिपेंडेंट थी वैल्यूज फ्रॉम आउटर क्वेरी, और वो वैल्यू क्या थी, ओ क्यू डॉट कंट्री, यानी कंट्री स्पेसिफिक वैल्यूज थी, उस पर डिपेंडेंट थी हमारी सब क्वेरी। तो हम इस तरीके से समझते हैं अपनी को रिलेटेड सब क्वेरी को। एंड सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय आउटर क्वेरी। तो आउटर क्वेरी से आया हमारा कंट्री, उस पर हमारी ये सब क्वेरी डिपेंडेंट थी। तो हमने को रिलेटेड सब क्वेरी की हेल्प से इसके आउटपुट को डिराइव कर लिया, और हमने बता दिया इंटरव्यूअर को कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री थी जिसने अपने एवरेज से ज़्यादा स्कोर 5 मैचेस में किया है। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेरी का ऑल्टरनेटिव भी बताना है कि इस क्वेरी को हम किस तरीके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आउटपुट डिराइव करने के लिए, वो भी आप लोगों को लिखना है। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सीक्वल बेस्ड है, एंड इसमें हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ओवरऑल एलोकेशन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हमें एलोकेशन स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे पास डेटा था वो कुछ इस तरीके से गिवन था। इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और अगर वो एम्प्लॉय किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो वो मेंशन्ड है, एंड अगर वो कोई इंटरनल असाइनमेंट में एलोकेटेड है तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्रीफ में बताऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज़ गिवन है, एम्प्लॉय नेम है इन एम्प्लॉयज़ के, और फिर हमें दिख रहा है कि ये एम्प्लॉय क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है या फिर इंटरनल असाइनमेंट में काम कर रहा है। तो अगर इंटरनल असाइनमेंट के नीचे येस है तो रोहन जो है वो इंटरनल असाइनमेंट कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एलोकेटेड है, और अगर जैसे मोहन का आप देखते हैं तो ये क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे नाथन है, या फिर अगर मैं बात करूँ रीटा है, ये किसी भी ना तो क्लाइंट प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है ना ही इंटरनल असाइनमेंट में काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। अब अब ऐसे एम्प्लॉयज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है जो किसी भी ना तो वो क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना ही वो इंटरनल असाइनमेंट में एलोकेटेड हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ओवरऑल एलोकेशन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कुछ ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा गिवन टेबल स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल नल वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कोलेस के, अपने सीक्वल के कोलेस फंक्शन को। कोलेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी भी
प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोलेस फंक्शन काम कैसे करता है, क्या पर्पस होता है सीक्वल में उसका, और फिर हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिराइव करेंगे यूजिंग कोलेस फंक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोलेस फंक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोलेस फंक्शन की अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो इट रिटर्न्स फर्स्ट नॉन नल वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस गिवन होगी, तो इसमें से कोई भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, जो भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू होगी उसको, नॉन नल वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि नॉन नल वैल्यू को रिटर्न करना। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सीक्वल में इसका इतना फ्रीक्वेंट यूज़ क्यों होता है, क्योंकि सीक्वल कॉलम से हम कई बार आइडेंटिफाई करते हैं कि नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें जब आउटपुट में से नल को रिमूव करना है, नल वैल्यूज़ के प्लेस में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है, ऐसे सिनेरियोज़ में कोलेस फंक्शन हमारे लिए बहुत हैंडी होता है और हम फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ अगर बेसिक एग्जांपल यहाँ पे आपको कोलेस फंक्शन के समझाऊँ, तो कई बार इंटरव्यूअर क्या करता है, ऐसे सिनेरियोज़ आप लोगों के आगे रख देता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको केस 1 से के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डमी एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के लिए शो करूँगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, सेलेक्ट कोलेस ESCE, ओके, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे सबसे पहले नल वैल्यू, एंड लेट सपोज हम पास कर रहे हैं हेलो, एंड इसके बाद फिर नल, एंड लेट सपोज हम पास कर देते हैं वर्ड। ये कुछ इस तरीके से हमने पहला सिनेरियो लिया है। जब इसको हम रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, इस पूरे आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये पूरी एक लिस्ट थी आर्ग्यूमेंट्स की, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो था वो नल था। तो हमने देखा था कि जो कोलेस होता है वो नॉन नल वैल्यू, फर्स्ट नॉन नल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो फर्स्ट नॉन नल वैल्यू थी हेलो, तो इसने यहाँ पे हेलो को रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं केस 2 को, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और इसके ओके, अब और बेटर विजिबल होगा आपको। अब हम एक बार केस 2 भी देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट, यहाँ पे अब मैंने पहले लिख लिया हेलो एंड यहाँ पे नल, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। इसको हम ये दे देते हैं, परफेक्ट। अब जब इसको हम रन करेंगे, एक बार इसको रन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही हमारी नॉन नल थी। तो यहाँ पे आउटपुट में एज एक्सपेक्टेड हमारे पास हेलो रिटर्न हो गया है। अब एक केस 3 लेते हैं जो इंटरव्यूअर कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है। वो कुछ इस तरीके से होता है केस 3। उसमें इंटरव्यूअर क्या करेगा आप लोगों को, और ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन एक तरफ है, एंड ये जो स्मॉल सिनेरियोज होते हैं जनरली इंटरव्यूअर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है और उससे आपको क्विकली आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है सारे सिनेरियोज, मैं कहूँगा 180 डिग्री सिनेरियोज जितने भी होते हैं आप लोगों को देख लेने हैं कि क्या आउटपुट आता है, ताकि उस वक्त आपको आंसर हैंडी रहे जब आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल नल, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, या एंड एक और नल। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सारी वैल्यूज़ को नल कर दिया है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ को नल कर दिया है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, जब मैं इस वाले अपनी क्वेरी को रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं आउटपुट भी मेरा नल ही आ रहा है, क्योंकि वो पहले उसने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को देखा, ये नल मिली, तो वो सेकंड पे गया, सेकंड भी उसे नल मिली, फिर वो थर्ड पे गया, थर्ड भी उसे नल मिल रही है, तो हमें नॉन नल वैल्यू तो मिल ही नहीं रही है। तो कोलेस ने फाइनली सरेंडर कर दिया और नल वैल्यू को ही रिटर्न कर दिया। उसको नॉन नल वैल्यू मिली ही नहीं कि अपनी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में। अगर हाँ उसे मिल जाती, जैसे यहाँ पे उसे सेकंड वैल्यू जो थी हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, सेकंड वैल्यू हमारे को हेलो मिल गई, उसने हेलो रिटर्न कर दिया था। पर केस 3 में क्या हुआ, उसको जो तीनों हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वैल्यूज थी उनमें से कोई भी नॉट नल वैल्यू नहीं मिली, तो उसने नल ही फाइनली आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियोज बनते हैं। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि कम्युनिटी सेक्शन में
ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखिए इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आप खुद से जब भी आपके पास स्पेयर टाइम है, आप खुद से इस तरीके के सिनेरियोज़ को प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब जब भी आप इंटरव्यूअर को फेस करें तब आपके पास आंसर सारे हैंडी हों। तो ये तो कुछ केसेस हुए जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को बेसिक कैसे काम करता है कोलेस वो समझाया। इसके अलावा भी कुछ सिनेरियोज़ होते हैं, जैसे कई बार एक सिनेरियो और भी होता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास नल था, 1 था एंड हेलो था और लेट्स सपोज़ ओके, ये 3 चीज़ें थी हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट में। तो अब कई बार इंटरव्यूअर पूछता है कि इज़ दिस अ वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड क्वेरी? तो सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे तो हमारे पास एक इंटीजर है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है, तो पता नहीं ये एक वैलिड सीक्वल क्वेरी है या नहीं। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक वैलिड सीक्वल क्वेरी है। जब हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सिंपल जैसे कोलेस फंक्शन काम करता है। पहली वैल्यू इसे आर्गुमेंट लिस्ट में नल मिली, इसने दूसरी वैल्यू पे गया, दूसरी इसे नॉट नल मिल गई, 1 मिल गया, तो 1 इसने आउटपुट दे दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली ये देखना है, पहले से खुद से प्रैक्टिस करनी है एंड आप लोगों को आंसर्स को हैंडी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहे कुछ बेसिक सिनेरियोज जो मैंने यहाँ पे कवर करे। मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी सेक्शंस में इन कुछ सिनेरियोज को शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस कर पाएँ। अब चलते हैं हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पे और उसे देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर था। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई ओवरऑल एलोकेशन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नल वैल्यूज़ जो वर्किंग इन क्लाइंट प्रोजेक्ट कॉलम है वहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड वर्किंग इन इंटरनल असाइनमेंट कॉलम है वहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ही बेसिक क्वेरी यहाँ पे कोइलेज की हेल्प से लिखूँगा इसके आंसर को डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी कॉलम ले लेना है एंड एम्प्लॉय नेम, ये 2 कॉलम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं ट्रैक ओके एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने कोलेज फंक्शन जो हमारे सीक्वल में कोलेज फंक्शन होता है इसको हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ओके, तो कोलेस में क्या करना है, हमें जैसा आप लोगों को पता है कोलेस विल रिटर्न फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। तो हमें ये देखना है सबसे पहले अपने कॉलम को वर्किंग इन क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू है वो वर्किंग इन क्लाइंट प्रोजेक्ट में है, वो रिटर्न कर दे। ओके, या फिर अगर वर्किंग इन क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं है तो अगर वो इंटरनल असाइनमेंट में काम कर रहा है तो वो रिटर्न कर हो जाए हमारे पास। तो वर्किंग इन, अगर वो इंटरनल कोई जैसे इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर वो उनमें काम कर रहा है तो वो रिटर्न हो जाए, वो पता लग जाए स्टेटस में हमारे। लेकिन अगर वो ना ही क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ना ही वो किसी इंटरनल किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो वो क्या करे, नॉट एलोकेटेड यहाँ पे दिखाए मेरे को, नॉट एलोकेटेड, तो वो मेरे स्टेटस कॉलम में इसको मैं नाम दे देता हूँ एलोकेशन स्टेटस। तो वो क्या करे, मेरे एलोकेशन स्टेटस में मुझे दिखाए नॉट एलोकेटेड। तो इससे मैं क्या करूँगा, इससे क्या एडवांटेज होगा, मेरा ओवरऑल एलोकेशन स्टेटस आ जाएगा। तो मैं जब रन करूँगा तब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो एम्प्लॉय नेम जिसका रोहन था वो एलोकेशन स्टेटस उसका येस था, मतलब वो एलोकेटेड था किसी प्रोजेक्ट में। सिमिलरली जो मोहन था वो भी एलोकेटेड था। हमें देखिए ये मतलब नहीं है कि वो इंटरनल प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है या क्लाइंट प्रोजेक्ट में, हमें मतलब है कि वो एलोकेटेड होना चाहिए, और अगर वो एलोकेटेड नहीं है तो हमें दिखे नॉट एलोकेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नाथन है, अब नाथन जो था, नाथन ना तो ही किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ना ही वो किसी इंटरनल प्रोजेक्ट में एलोकेटेड था, तो उसका स्टेटस आना चाहिए नॉट एलोकेटेड। तो यहाँ पे मेरा नॉट एलोकेटेड आ गया।
आगे चलते हैं, टॉम भी एलोकेटेड है, केन भी, मैट भी, साइमन भी, रीटा नॉट एलोकेटेड है, ये ना ही इंटरनल प्रोजेक्ट में ना क्लाइंट प्रोजेक्ट में, तो ये हमारे पास रीटा भी आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से रमेश जो है वो भी एलोकेटेड है, राजेश भी नॉट एलोकेटेड है, यानी ये भी ना तो क्लाइंट प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है ना ही इंटरनल प्रोजेक्ट में। तो ओवरऑल हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ आ गए, रीटा, राजेश एंड हमारे पास नाथन, 3 एम्प्लॉयज़ आ गए जो नॉट एलोकेटेड थे। तो जनरली जो एचआर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ उनके अभी एलोकेटेड नहीं हैं, और उसकी हेल्प से इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं ओवरऑल एलोकेशन स्टेटस, और जो नॉट एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो रियल वर्ल्ड में भी इसका इस टाइप की क्वेरीज का यूज़ होता है, जब अगर हमारे को जैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, या फिर अगर मैं दूसरे टर्म्स में बताऊं तो कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी कॉलम में प्रेजेंट नहीं है तो उसको किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हमारे को रिप्लेस करना है, तो ऐसे सिनेरियोज में भी हम कोलेज का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, एंड आपके इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो मैं कैटेगराइज करूँगा इसको बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल का ये क्वेश्चन है, जिसमें इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज़ लार्जेस्ट। सो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। लेट सपोज हमारे पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ऐसे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट होंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय E1 है, ये एम्प्लॉय E2 है एंड ये एम्प्लॉय E3 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अभी के लिए हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं 3 एम्प्लॉयज़ हैं, E4, E5 एंड E6। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हमारे 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, E7, E8 एंड E9। एंड जब हम HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो लेट सपोज E1 जो है वो $1000 अर्न कर रहा है, E2 जो है वो $2000 अर्न कर रही है, एंड जो E3 है वो $3000 अर्न करते हैं। वहीं E4 की बात करते हैं, वो $4000 अर्न कर रहे हैं, ये $4500 अर्न करते हैं। E6 जो है वो $5000 अर्न कर रहे हैं, ये 5000 है हमारा। सिमिलरली E7, E8 और E9 की बात कर लेते हैं तो ये लेट सपोज $1000 अर्न करते हैं, ये हमारे $1500 अर्न कर रहे हैं, एंड ये हमारे $3000 अर्न करते हैं। या फिर मैं इसको अभी के लिए 8000 कर लेता हूँ। लेट सपोज ये $8000 अर्न करता था E9। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है। तो दोबारा से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज हाईएस्ट। सो यहाँ पे हमें रेंज की बात की गई है। अब ये जो रेंज है ये बेसिकली हमारी हाईएस्ट सैलरी टू लोएस्ट सैलरी, इसकी रेंज की बात की गई है। तो जहाँ पे भी हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी और लोएस्ट एम्प्लॉय सैलरी की रेंज ज़्यादा है, उस डिपार्टमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं बात यहाँ करता हूँ HR डिपार्टमेंट की, तो अभी HR डिपार्टमेंट में हमने 3 एम्प्लॉयज़ को लिया है। तो जो E3 है इसकी हाईएस्ट सैलरी है और E1 है इसकी लोएस्ट सैलरी है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे $2000 की रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम की, $2000 की रेंज है या मिनिमम टू मैक्सिमम की। अगर बात करते हैं हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की तो यहाँ मिनिमम $4000 है, मैक्सिमम $5000 है। तो यहाँ पे जो सैलरी की रेंज है वो है $1000 की। सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ मिनिमम $1000 की सैलरी है एंड मैक्सिमम सैलरी $8000 की है। तो जो रेंज वेरी करती है वो है $7000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेंज $2000 की है, यहाँ पे $1000 और यहाँ $7000 की रेंज है। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आंसर हमारा होगा, वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सैलरी की जो रेंज है वो लार्जेस्ट है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज आवर आंसर। तो अब ऐसा क्वेश्चन हमारे को इंटरव्यूअर ने दिया है, यहाँ पे हमने इंटरव्यू इस क्वेश्चन को समझ लिया है, बट इसको किस तरीके से MySQL में हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सोल्यूशन को डिराइव करेंगे, एक बार इसको भी देखते हैं।
ओके, तो सबसे पहले मैं अपने टेबल स्ट्रक्चर को यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा करके एक टेबल है। इस टेबल की जो CSV फाइल होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सिंपली टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में जाके उस फाइल को इंपोर्ट कर लेना रहेगा। तो आप अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पे आपको डेटा के से गो थ्रू करवा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे देख सकते हैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड ज्वाइनिंग डेट। तो बेसिकली अभी यहाँ पे कॉलम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो रेलिवेंट कॉलम्स है जो हमारे क्वेरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या फिर मैं कहूँ जो हमारे क्वेरी के लिए रेलिवेंट है या आंसर डिराइव करने के लिए जो रेलिवेंट कॉलम्स है, दे आर सैलरी कॉलम एंड द डिपार्टमेंट कॉलम। तो इन्हीं दो कॉलम से हम अपना आउटपुट को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बार हम अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेरी लिखने से फ्रेंड्स पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे एम्फेसाइज करूँगा कि जो हमारा यहाँ पे आउटपुट ड्राइव होगा उसके लिए मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इन दोनों को यूज़ करूँगा। पर इनको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा, एज ए विंडो फंक्शन यूज़ करूँगा। एज अ विंडो फंक्शन मैं इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम किस तरीके से इन फंक्शन का यूसेज करते हैं। तो यहाँ पे एज अ विंडो फंक्शन हम यहाँ पे मैक्स और मिन को यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है हम एक विंडो पे, यहाँ पे विंडो के ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो हमारी एम्प्लॉय डेटा हमारी टेबल है यहाँ आ जाएगी। तो स्टार के बजाय मैं सीधा यहाँ पे डिपार्टमेंट ही ले लेता हूँ अपना, एंड जो मेरा सैलरी कॉलम है। ओके परफेक्ट, ये हमारे पास दो रेलिवेंट कॉलम आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रेंज निकालने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे रेंज की बात की गई है, रेंज की, और रेंज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मैक्स सैलरी एंड मिन सैलरी फॉर एवरी डिपार्टमेंट। फॉर एवरी डिपार्टमेंट मुझे मैक्स एंड मिन सैलरी का आइडिया होना चाहिए। तो मैं वही काम करूँगा, मैं मैक्स एंड मेन सैलरी को निकालूंगा ओवर एवरी डिपार्टमेंट। तो मुझे क्या करना होगा, विंडोज़ क्रिएट करनी होंगी डिपार्टमेंट वाइज, और उसके लिए मैं पार्टीशन बाय जो हमारा क्लॉज होता है उसका यूज़ करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ सैलरी से पहले मैं क्या करूँगा, मैक्स अपना विंडो, मैक्स एज अ विंडो फंक्शन यूज़ करूँगा ओवर, और यहाँ पे हम अपना पार्टीशन बाय सैलरी लिख लेंगे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे मैक्स हमें निकालना है ऑफ सैलरी। परफेक्ट। अब एक बार अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी रोज हमारी रिपीटेटिव आ रही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए डिपार्टमेंट, इसको मैं क्या करूँगा, डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज कर लूँगा। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट आ जाएगी। फाइनेंस के अंदर ये हमारी मैक्सिमम सैलरी है, HR के अंदर, और जो हमारी मार्केटिंग है उसके अंदर ये वाली सैलरी है। तो ये डॉलर टर्म्स में हमारी मैक्सिमम सैलरीज यहाँ पे आ गई है। तो ये फाइनेंस की मैक्सिमम सैलरी, ये HR एंड ये मार्केटिंग। इतना अभी तक क्लियर होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। एंड इसका, इस कॉलम का मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे एंड्स डिपार्ट 7, इस तरीके से नाम दे देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेम चीज़ के लिए मिनिमम सैलरी, सेम तरीके से मिनिमम सैलरी को यहाँ पे डिराइव करूँगा। इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैक्स की जगह मैं मिन कर दूँगा, और ये हो जाएगी हमारी मिन। परफेक्ट। तो इस तरीके से मेरी मैक्स और मिन सैलरी आ गई हैं। तो ये हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे। अगर आप अगर मैं डिस्टिंक्ट क्वेरी मारता अपने डिपार्टमेंट पे, तो मेरे पास 3 ही डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पे मेरे पास था फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई था
मैक्सिमम सैलरी कौन डिराइव कर रहा था, बेसिकली मैक्सिमम सैलरी क्या थी, इन अदर वर्ड्स मैं बोलूँ मैक्सिमम सैलरी क्या थी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम सैलरी थी, ये मिनिमम सैलरी थी। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम सैलरी थी एंड ये मिनिमम सैलरी थी, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम थी एंड दिस इज द मिनिमम सैलरी। तो अब अगर जब रेंज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे रेंज हमें निकालनी है, हमारे को इन सैलरीज मैक्सिमम नहीं निकालना, हमें रेंज निकालनी है। कई बार इंटरव्यूअर क्या होता है, कई बार आप लोगों को डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि मैक्सिमम सैलरी बाय डिपार्टमेंट, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर लेना और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ सैलरी निकाल देना। अगर मिनिमम बोलता है तो बस मैक्स की जगह मिन कर लेना, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये तो हुआ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट डाल के मैक्सिमम ऑफ और या मिनिमम सैलरी निकाल देना। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। ये भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कई बार आपसे, इनिशियल राउंड्स में इंटरव्यूअर इस तरीके के भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। पर अभी के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में हमसे इंटरव्यूअर ने ये नहीं पूछा है। इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ रहा है कि मेरे को रेंज बताओ, जहाँ पे रेंज मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में उस डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करके बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना डिफरेंस परफॉर्म करूंगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे रेंज, इस तरीके से रेंज ऑफ सैलरी, इस तरीके से हम इसका नाम दे देंगे। तो ये मैंने नाम दे दिया है रेंज ऑफ सैलरी, एंड क्योंकि मुझे वो डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ये मैक्सिमम है रेंज, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा इसके बेसिस पे, टू बी प्रिसाइज। ओके परफेक्ट। एंड जब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो एक बार इसको हम रन कर लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो डिराइव होके आ गया है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिपार्टमेंट सैलरी के बारे में बात की थी, पर ये जो रेंज है ये बेसिकली इनका डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, तो हमारा आंसर अभी के केस में हम इंटरव्यू को झट से बोल देंगे कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम रेंज है, जो सैलरी वेरी करती है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, तो जो वेरिएशन होगा सैलरी का वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में सबसे ज़्यादा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप देख सकते हैं 98,028 जो है दैट इज़ द मैक्सिमम सैलरी एंड 41,092 इज अवर लोएस्ट सैलरी। सो इसके बीच में सबसे ज़्यादा रेंज है। सबसे कम वेरिएशन है हमारा एचआर डिपार्टमेंट के अंदर $45,749 का मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में। तो इस तरीके से आप लोग इजी वे में रेंज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और रेंज ऑफ सैलरीज को जब आप सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप मैंने यहाँ पे किया है, रेंज को सॉर्ट कर दिया है, ये वाले इस कॉलम के बेसिस पे बस सॉर्टिंग कर दी है, इससे मेरा जो जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन था मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो हम सीधे अपने इंटरव्यूअर को बोल देंगे भाई हमारा आंसर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन मिला है हमें सैलरी का। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हैं। हमें क्वेश्चन देखने में, अगर मैं दोबारा से आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं तो आप लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज लार्जेस्ट। जब इस तरीके से क्वेश्चन हमारे को इंटरव्यूअर पुट करता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि इसके सोल्यूशन को किस तरह से डिराइव करेंगे, पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीड, जैसे कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आपको ये पढ़ना है कि सैलरी रेंज की बात आ रही है, रेंज हमसे बोल रहे हैं, तो रेंज तो भाई मिनिमम और कुछ मैक्सिमम के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, रेंज के लिए सिंपली इनका सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम टू मिनिमम हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारे पास एक वेरिएशन आ जाएगा, रेंज आ जाएगी एक। और जब रेंज आ जाएगी तो जो डिपार्टमेंट वेयर द सैलरी रेंज इज लार्जेस्ट, तो उसके लिए हमारे को उस रेंज को बस सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कैसे करते हैं हम, यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आप अप्रोच को लेके चलेंगे तो आप
अपने आंसर को बहुत इजीली डिराइव कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो सीक्वल बेस्ड है। ये क्वेश्चन विंडो फंक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हमसे रैंक एंड डेंस रैंक के डिफरेंस को पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमारे को दो फंक्शंस के डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें फंक्शंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर हमसे बेसिक्स के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा है कि रैंक एक्चुअल में करता क्या है, डेंस रैंक करता क्या है। अगर आपको बेसिक्स इन फंक्शंस के क्लियर होंगे तो आप वन शॉट में आंसर दे पाएंगे कि रैंक एंड डेंस रैंक में ये डिफरेंस होता है और ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रैंक कैसे काम करता है, डेंस रैंक कैसे काम करता है। हम कुछ सिनेरियोज भी यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी उन सिनेरियोज के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने एक बार टॉपिक की ओर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रैंक एंड डेंस रैंक को, दोनों विंडो फंक्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहले अगर हम रैंक को देखते हैं तो रैंक क्या करता है। रैंक हम विंडो फंक्शन रैंकिंग के लिए, जब हमारे को अपने रिजल्ट सेट की वैल्यूज को रैंक करना है उनके लिए यूज करते हैं। सिमिलर पर्पस के लिए, ये रैंकिंग के लिए हम अपनी डेंस रैंक को यूज करते हैं। एक अगर हम फर्स्ट व्यू से देखते हैं, अगर हम इनिशियल व्यू पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें लगेगा ये दोनों फंक्शन तो एग्जैक्ट सिमिलर ही हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस निकल के आता है वो आता है जब हमारी वैल्यूज जो है रिजल्ट सेट में वो सेम आ रही है। कहने का मतलब है, अगर हमारा रिजल्ट सेट कुछ इस तरीके का है, 10, 20, 30, 30, 50, कुछ इस तरीके का अगर हमारा रिजल्ट सेट है, तो इन सिनेरियोज में हमारे रैंक और डेंस रैंक की फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाती है। इन सिनेरियोज में जब रैंक फंक्शन के थ्रू रैंकिंग होगी, अगर रैंक फंक्शन के थ्रू रैंकिंग होगी तो क्या होगा, तो गैप्स रह जाते हैं रैंकिंग के अंदर। ये गैप्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अगर डेंस रैंक के थ्रू रैंकिंग होगी इस सिनेरियो में, अगर हमारी डेंस रैंक के थ्रू, देन देयर विल बी नो गैप। यहाँ पे कोई गैप नहीं रह जाता। इन सिनेरियोज के अंदर ही दोनों का डिफरेंस नजर आता है। तो जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सेम वैल्यू है, ऐसे सिनेरियोज के अंदर ही हम क्या कर पाएंगे, एक्चुअल में रैंक और डेंस रैंक के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली यूनिक है, जैसे अगर सिमिलर केस अगर हमारा ऐसा होता, इस तरीके से हमारा रिजल्ट सेट, इस तरीके का रिजल्ट सेट होता हमारा, तो यहाँ पे हम कुछ भी डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते रैंक एंड डेंस रैंक के। पर जहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज आ रही है हमारे रिजल्ट सेट में, वहाँ हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने डिफरेंसेस को रैंक एंड डेंस रैंक विंडो फंक्शन के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के रिजल्ट सेट के थ्रू दिखाऊंगा कि ये रैंक और डेंस रैंक कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा केस 1 होगा। पर जहाँ डिफरेंसेस की बात आती है वहाँ हम केस 2 के थ्रू देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं एक्चुअल में रैंक एंड डेंस रैंक के। तो अब एक बार अपने हैंड्स ऑन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो केस 1 के डेमो के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केस 1 का हम यहाँ डेमो लेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे रैंक डेंस रैंक फंक्शन डील करते हैं जब हमारे रिजल्ट सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेम्प टेबल की मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको रन कर दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, पर देख लेते हैं हमारा डेटा आया है ये नहीं। ओके, तो हमारी टेम्प टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये वैल्यूज़ को, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फोकस करूँ तो यहाँ पे मेरी सारी यूनिक वैल्यूज़ आ रही है मेरे रिजल्ट में। मेरा वैल करके एक कॉलम था टेबल ए के अंदर, एक टेबल ए थी, इसके अंदर मेरा वैल करके कॉलम था और इसके अंदर सारी वैल्यू यूनिक थी, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों अपने रैंक और डेंस रैंक फंक्शंस को यहाँ पे लिख के देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो
रैंकिंग कर रही है इस टेबल के ऊपर। ये तो मैं अपने रैंक फंक्शन के थ्रू यहाँ क्वेरी लिखूंगा। हमारे पास एक ही कॉलम है वैल, तो इसको पहले लिख लेंगे एंड देन रैंक, एंड देन ओवर क्लॉज में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऑर्डर बाय पास कर देंगे एंड ऑर्डर बाय वेल बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी और रैंकिंग रैंक फंक्शन दे देगा हमारा एंड फ्रॉम ए। परफेक्ट, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ, तो रैंक आई है 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी इस पर कंफ्यूजन की बात नहीं है, सारी यूनिक वैल्यूज थी तो यूनिक रैंक्स या असाइड हो गई हैं और कोई भी गैप्स या कुछ भी नहीं है रैंक में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रैंक की जगह डेंस रैंक लिख देता हूँ तो देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। परफेक्ट, तो एज एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डुप्लीकेट नहीं थे तो 1 2 3 4 5 सारी यूनिक रैंकिंग यहाँ पे हो गई है। तो इस केस में ये हमारा केस 1 था, तो जैसे मैंने बताया था एज एक्सपेक्टेड हमारा काम हुआ। तो जो रैंक एंड डेंस रैंक थे उन्होंने इस केस में कुछ भी डिफरेंटली काम नहीं किया, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे दोनों की फंक्शनिंग हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट, जो हमारे रिजल्ट सेट था उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी हमारे पास, क्योंकि यूनिक वैल्यूज थी सारी यहाँ पे, इसीलिए हमारे आउटपुट भी सिमिलर आया। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा केस। अब एक बार हम क्या करते हैं, हम केस 2 की तरफ चलते हैं। तो ये तो हुआ केस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस 2। तो केस 2 के लिए भी मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको। इसको अगर हम रन करते हैं तो अगर हम यहाँ पे अपने इनपुट जो हमारे पास गिवन डेटा सेट है उसको देख लेते हैं, तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी 2 कॉलम्स गिवन है। तो हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी का डेटा सेट है, यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी रिलेटेड डेटा सेट यहाँ पे गिवन है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे गिवन है एंड उनकी सैलरीज यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे जो एक कैच है वो ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉय सी और डी, जो सी और डी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी सेम है, ये कैच है, इनकी सैलरी सेम है। और ये डेटा सेट मैंने ऐसा क्यों क्रिएट किया है, जिससे हमें डिफरेंसेस ऑफ रैंक एंड डेंस रैंक आइडेंटिफाई हो सके इजीली। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो सेम वैल्यू ली है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से सेम सैलरी ली है फॉर एम्प्लॉय सी एंड डी। अब अगर हम यहाँ पे क्वेरी लिखिए देखेंगे तो हमें इजीली डिफरेंसेस को, जो हमने डिफरेंसेस इनिशियल बिगनिंग ऑफ द वीडियो डिस्कस किया था, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक बार हम अपने क्वेरी को लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं रैंक विंडो फंक्शन के साथ क्वेरी को लिखूंगा। तो रैंक विंडो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे इसे हम स्टार ही छोड़ देते हैं। ओके, एंड यहाँ हम क्या करते हैं, रैंक ले लेते हैं, ओवर क्लॉज लेते हैं, मिलिट्री है, ऑर्डर बाय में क्या ले लेते हैं हम, एम्प्लॉय की सैलरी, क्योंकि यहीं से ही हमारे को डिफरेंस समझ आएगा। तो एक बार इसको हम रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे केयरफुली अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यह रैंकिंग आ गई है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। एक काम करता हूँ मैं, आपका एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, उसको भी आज डिस्कस कर ही लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे DESC लिख देते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो 40,000 थी, दैट इज आवर हाईएस्ट सैलरी। तो उसको रैंक 1 मिल गई है, 30,000 और 30,000 दोनों सेम वैल्यू थी। COD एम्प्लॉयज़ के लिए उनको सेम रैंकिंग मिली है, उनको सेम रैंकिंग मिली है। एंड देन
जो कैच है फ्रेंड्स वो यहाँ है, हियर इज द कैच। जब वैल्यू आई सैलरी की 20,000, तो रादर देन रैंक 3 देने के, रैंक विंडो फंक्शन क्या करता है, हमारा रैंक विंडो फंक्शन उसको 4 दे देता है। इसका मतलब उसने गैप छोड़ दिया है यहाँ पे रैंकिंग के वक्त उसने गैप छोड़ दिया है, और जो रैंक दी है वो 4 दी है। इसी तरीके से जो 10,000 सबसे लोएस्ट सैलरी थी उसको रैंक 5 दी गई है। बाद में कंसेक्यूटिव है रैंक्स, पर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, 2 हुआ एंड देन 4, देयर इज अ गैप हियर इन द रैंकिंग। पर यहाँ पे अगर हम रैंक की जगह डेंस रैंक लेते हैं, तब एक बार देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। अगर मैं यहाँ रैंक की जगह डेंस रैंक ले लेता, तो देखते हैं हम किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। अब फ्रेंड्स अब क्लियरली देख सकते हैं 1 2 2 एंड नाउ देयर इज नो गैप, 2 2 एंड 3, हियर देयर इज नो गैप, एंड दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। यही एक रैंक एंड डेंस रैंक का डिफरेंस है, रैंक वर्सेस डेंस रैंक, जो हम बात कर रहे थे कि जब हमने डेंस रैंक लिया एंड देयर इज नो गैप इन डेंस रैंक। बट हम जब रैंक फंक्शन लेते हैं देन आपने देखा कि हमारा एक गैप रह जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। अगर आपको रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की कि आपको गैप्स छोड़ने हैं रैंकिंग में, तो आप रैंक के साथ जाइए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप नहीं चाहते कोई भी गैप रहे, तो आप डेंस रैंक के साथ चाहिए उस केस में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है, थर्ड आईएएस सेकंड आईएएस सैलरी, उसको भी आप देख लेते हैं कि इन सिनेरियोज में कैसे हमें विंडो फंक्शन को यूज करना है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, हमारे को अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आउटपुट होता कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, कुछ मैं ऐसा करके क्वेश्चन दे देता, और इस सिनेरियोज में जहाँ पे हमारे पास सैलरी की वैल्यू डुप्लीकेट है फॉर 2 एम्प्लॉयज सी एंड डी, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर आउटपुट के अंदर डिफरेंस आ सकता था कि आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके बेसिस पे आपका आउटपुट डिफर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं इसी थर्ड आईएएस सैलरी के लिए निकालने जा रहा हूँ, तो मैं इसको सब क्वेरी में ले लूँगा अपने आउटपुट को, एंड यहाँ पे जब मैं देखता हूँ रिजल्ट सेट को ए दे देते हैं हम, अभी हम एक नाम दे देते हैं एस आर एन के, क्योंकि वो रेफर करने में मान ली ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर एन के और 2 3, अगर हम ऐसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे हैं, तो अगर रन करके देखते हैं हम, तो हमारे पास आउटपुट आ गया एम्प्लॉई नेम बी, जो था उसकी थर्ड हाईएस्ट सैलरी थी, उसकी रैंक 3 थी। पर अगर हमने यहाँ पे रैंक फंक्शन लिखा होता, इन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैंक फंक्शन लिखूँगा। अब इसको रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि जो रैंक फंक्शन करता है, रैंक फंक्शन में गैप्स रह जाते हैं, और उस गैप्स की वजह से थर्ड रैंकिंग तो किसी की हुई ही नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे आउटपुट जो है वो एम्प्टी है, नो आउटपुट, वी आर नॉट रिसीविंग एनी आउटपुट। बट अगर हम यहाँ पे डेंस रैंक यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई गैप नहीं था, देयर आर नो गैप्स। उसकी वजह से क्या हुआ, हम इजीली यहाँ पे अपने आउटपुट को डिराइव कर पाए थे। तो इस तरीके से आप लोग, जिस तरीके का डेटा सेट आपको इंटरव्यूअर देता है, आप उस तरीके से विंडो फंक्शंस या मैं कहूँ रैंक या डेंस रैंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है आपके पास जो डेटा सेट इंटरव्यूअर ने गिवन या दिया है आपको, इंटरव्यूअर ने जो डेटा सेट, उसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, कुछ इस तरीके का आपको डेटा सेट कुछ गिवन है, और वहाँ से हमें सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट करके कुछ निकालना है, तो ऐसे केसेस में डेंस रैंक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपकी रैंकिंग प्रॉपर हो पाएगी। ऐसे केस में कोई गैप्स नहीं होगा, और जहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ अगर 10 20 30 40 इस तरीके से हैं,
वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप रैंक या डेंस रैंक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये रैंक और डेंस रैंक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा और इसके डिफरेंस भी समझ आया होगा कि किन सिनेरियोज में हमें रैंक को यूज़ करना है, कहाँ डेंस रैंक यूज़ करना है, कहाँ गैप्स रह जाते हैं रैंकिंग में, कहाँ नहीं रहते हैं। ये क्लियर हुआ होगा सब कुछ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एज ए डेटा एनालिस्ट हमें विंडो फंक्शन की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही विंडो फंक्शन लैग विंडो फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि लैग विंडो फंक्शन काम कैसे करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम कुछ इंटरव्यू सिनेरियोज भी देखेंगे जिनके अंदर हम लैग विंडो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं एक बार अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लैग विंडो फंक्शन करता क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लैग विंडो फंक्शन अलाउज यू टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ कॉलम फ्रॉम द प्रीवियस रो। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी, ऐसे करके हमारे पास दो कॉलम है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ले ली 123, सैलरी ले ली मैंने 1000, 2000 एंड 3000। तो अब ये कह रहा है इट allows you to access the values of a column from the previous row। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे को 2000 के अलोंग वैल्यू चाहिए 1000, तो हम इसके लिए लैग फंक्शन यूज करेंगे और लैग फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ 1000 वैल्यू को फैच करा के ले आएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे को 2000 वैल्यू अलोंग एम्प्लॉय आईडी 3 चाहिए, तो हम लैग विंडो फंक्शन को यूज करके इसको इजीली लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी 1 थी उससे पहले कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो इसके अलाउंग हमारी वैल्यू आ जाती है नल। ये अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी मैं आगे बताऊंगा अभी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि या इसकी लैग फंक्शन की हेल्प से हम प्रीवियस रो की वैल्यू को फैच करा के ले आते हैं करंट रो में। मान लीजिए हमारी जो सेकंड रो है ये करंट रो है, तो इस करंट रो में हम 1000 वैल्यू को फैच करा के ले आए। 3 है हमारी करंट रो, तो हम उसमें प्रीवियस रो यानी 2000 वैल्यू फैच करा के ले आए। अब ये जो प्रीवियस रो होती है, ये प्रीवियस 1 रो भी हो सकती है, प्रीवियस 2 रो बैक की वैल्यू भी हो सकती है, प्रीवियस 3 रो बैक की भी वैल्यू हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या ऑफसेट दे रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तो रही इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन की लैग फंक्शन होता क्या है। अगर इसकी सिंटेक्स को देखते हैं तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम दे देते हैं। जैसे अगर मेरे को सैलरी की वैल्यू फैच करा के लेके आनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैलरी कॉलम अपना लिख दूंगा। तो एक्सप्रेशन में हमारा कॉलम नेम आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें, जिसकी प्रीवियस वैल्यू हमें करंट रो के अंदर लेके आनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑफसेट की, तो जैसे आप देख सकते हैं, ऑफसेट रेफर्स टू द काउंट ऑफ रोज preceding the present row from which you wish to retrieve the value। The default setting is 1। अगेन कहने का मतलब है कि कितनी रो बैक की वैल्यू आपको फैच करा के लेके आनी है फ्रॉम द प्रेजेंट रो। प्रेजेंट रो करंट रो से कितनी रोज बैक जाना है आपको वैल्यू फैच कराने के लिए। करंट सिनेरियो में मैंने, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो 1 ले लेता है। तो ये मैंने 1 की वैल्यू प्रीवियस रो की, जस्ट प्रीवियस रो की वैल्यू फैच करा ली। अगर मान लीजिए हम ऑफसेट को, यहाँ पे जो हम ये ऑफसेट ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 2 कर देते, तो ये प्रीवियस रो पे नहीं जाता, ये प्रीवियस 2 रोज़ बैक जाता। कहने का मतलब है ये थर्ड के अगेंस्ट हम 1 की वैल्यू को फैच करा के लाते। तो ये जो वैल्यू थी 1000, वो आ जाती यहाँ पे। तो 3000 के अगेंस्ट हमारी यहाँ पे 1000 वैल्यू आ जाती, क्योंकि हम ऑफसेट को 2 ले रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमारा प्रेजेंट रो से 2 रोज बैक जाएंगे और 2 रोज बैक जाने के बाद जो हमें सैलरी की वैल्यू मिलेगी, जो 1000 मिल रही है, उसको हम ले आएंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड एम्प्लॉय आईडी की, तो इससे 2 रोज बैक तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारी क्या होगा, यहाँ पे हमारी नल वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर जो हमारी एम्प्लॉय आईडी 1 थी उसके 2 बैक तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी एज इट इज नल वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑफसेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से ये आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी रो बैक जाना है वैल्यू को फैच कराने के लिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देंगे तो वो प्रीवियस रो पे जाएगा और वैल्यू फैच करा लाएगा, और अगर आप ऑफसेट अपनी मर्जी से 2 3 4 देंगे तो वो उतनी रोज बैक जाएगा
और वहाँ से वैल्यू को फैच करा के ले आएगा। तो ये तो रहा आपका ऑफसेट। इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे भी आपने देखा कि अगर मैं ऑफसेट 2 ले रहा था, तो एम्प्लॉयी आईडी 1 और 2 के अगेंस्ट तो मुझे वैल्यू ही नहीं मिल रही थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो नल होती है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू यहाँ देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो अगर मैं नल की जगह मान लीजिए यहाँ पे 0 देना चाहता हूँ या कुछ भी -1 कुछ भी वैल्यू देना चाहता हूँ, तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इन प्लेस ऑफ दिस नल। तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं आएगी फिर, और यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं भी आपको एग्ज़ाम्पल जब बेसिक सिनेरियो दिखाऊँगा, तब आपको इसके बारे में डिस्कस भी करूँगा किस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमैटिकली पुल होके आती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट दोनों ही ऑप्शनल हैं। अगर हम नहीं देते हैं और सिंपली सैलरी को छोड़ देते हैं, कहने का मतलब है एक्सप्रेशन ये कॉलम नेम को यहाँ छोड़ देते हैं और ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट को नहीं देते हैं, तो भी हमारा लैग विंडो फंक्शन काम करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओवर क्लॉज़। अगर आपको विंडो हम देनी है जिसके ऊपर लैग फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम यूज़िंग ओवर क्लॉज़ वहाँ पे अपनी विंडो को दे देते हैं, पार्टीशन बाय दे देते हैं और पार्टीशन कर देते हैं अपने डेटा का इन स्मॉल विंडोज़, जिसके ऊपर हम लैग विंडो फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं या फिर लैग फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्टीशन बाय जो होता है उसकी हेल्प से हम अपने डेटा को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और उन पार्टीशंस पे हम लैग अपने फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम बेसिक सिनेरियो देखेंगे। बेसिक सिनेरियो के अंदर हम अभी पार्टीशन नहीं करेंगे अपने डेटा को। बाद में जब हम एडवांस सिनेरियो को देखेंगे, तब हम पार्टीशन करके देखेंगे कि किस तरीके से लैग विंडो फंक्शन काम करता है उन स्मॉल पार्टीशंस पे। एक बार अगर हम मेजर यूज़ केसेस की बात करें लैग विंडो फंक्शन का, तो इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन टाइम सीरीज़ डेटा। टाइम सीरीज़ इन द सेंस कि हमारे पास एक डेट कॉलम होगा, उसके अलोंग मान लीजिए सेल्स हो सकती है हमारी, या फिर इन्वेंट्री लेवल्स हो सकते हैं, या फिर स्टॉक प्राइसेस हो सकते हैं। इस तरीके का कुछ डेटा होगा। इस तरीके के डेटा के ऊपर एनालिटिक्स अगर हमें परफ़ॉर्म करनी है कि हमें ये देखना है कि सेल्स कितनी चेंज हुई, कितनी सेल्स चेंज हुई ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, या फिर कितना इन्वेंट्री लेवल चेंज हुआ है, स्टॉक प्राइसेस डे टू डे कैसे चेंज हो रहे हैं। इस तरीके की अगर हमें इवैल्यूएशन करनी है, वहाँ पे हमारा लैग विंडो फंक्शन बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ केस मैं यही कहूँगा कि टाइम सीरीज़ डेटा एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट ये काम में आता है, हमारा लैग फंक्शन। अब एक बार बेसिक सिनेरियो को देख लेते हैं। अब बेसिक सिनेरियो के थ्रू मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी लैग विंडो फंक्शन की उनको भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ हम इसके कांसेप्ट्स को भी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है एम्प्लॉयी करके। मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही बेसिक टेबल है आपको कांसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एम्प्लॉयी टेबल बनाई हुई है। तो एम्प्लॉयी टेबल के अंदर मेरे 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉयी नेम एंड एम्प्लॉयी सैलरी। अब मैं क्या करूँगा, अपना लैग विंडो फंक्शन को यहाँ यूज़ करूँगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे लैग लिखूँगा एंड जो हमारा कॉलम है एम्प्लॉयी सैलरी, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया था, बताया था कि हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या करना है, हम अपने कॉलम को ले लेंगे। कॉलम होगा हमारा एम्प्लॉयी सैलरी। तो एम्प्लॉयी सैलरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। एंड ओवर क्लॉज जो होता है वो मस्ट होता है। अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर आपको ओवर क्लॉज यहाँ लिखना होगा। तो अब एक बार अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने आपको इनिशियली समझाया था कि जब भी आप ना तो ऑफसेट देंगे ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, तो होता क्या है कि ये ऑफसेट 1 कंसीडर करता है। तो जो हमारी एम्प्लॉयी नेम ए की वैल्यू थी, वो हमारी यहाँ आ जाएगी अगेंस्ट एम्प्लॉयी बी, एंड जो एम्प्लॉयी बी की सैलरी थी, वो एम्प्लॉयी सी के अगेंस्ट आ जाएगी। ये जो हमारी ऑफसेट होता है, इस केस में ऑफसेट जो है हमारा 1 कंसीडर हो जाता है। इसी तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो नल आ रही है। अब अगर मान लीजिए, अब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं और ऑफसेट को 2 लिख लेते हैं एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लीजिए 0 ले लेते हैं, और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यू थी, अब वो नल नहीं आ रही, अब वो 0 आ रही है। और दूसरी बात आप यहाँ देखिए, जो 2 हमने जैसे ही ऑफसेट लिया,
तो जो एम्प्लॉई ए की सैलरी थी वो अगेंस्ट एम्प्लॉई सी चलेगी। बेसिकली हम यहाँ पे ये जो 10,000 करके वैल्यू थी इसको यहाँ पे हम लेके आ गए। वहीं अगर हम देखते हैं एम्प्लॉय नेम ए और बी के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि इनसे प्रीवियस 2 रोज़ तो कोई थी ही नहीं। तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन की है 0 से, वो वैल्यू आ गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर हमारे पास प्रीवियस रोज़ नहीं होंगी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक करके लेके आता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शनल होता है तो ये नल लिख देगा। अगर हम कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे देंगे तो वो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता है इन प्लेस ऑफ दैट नल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि हमने ऑफसेट 2 लिया था, तो ऑफसेट 2 लेने की वजह से हमारी ए से प्रीवियस तो 2 रोज़ कोई थी ही नहीं, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लिख दी। बी से भी पहले 2 रोज़ नहीं थी, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लिख दी। और सी उससे 2 रोज़ पहले हमारे पास वैल्यू थी 10,000, तो ये 10,000 को यहाँ ले आया और 10,000 को हमने यहाँ पे ईज़िली फेच करा के लिख दिया। अब ये जो मैं आपको कांसेप्ट बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर जनरली आपसे इसी तरीके के से ट्वीक करता है सिनेरियोज़ को। बहुत ही सिनेरियो बेसिक रहते हैं पर इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको ट्वीक कर देगा। आपको ऑफसेट क्या करेगा, 2 की जगह आपको यहाँ पे 3 लिख देगा, या फिर कई बार आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी -1 दे देगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये क्या हुआ? ये 2 -1 में क्या हुआ? ये बेसिकली ऑफसेट और डिफ़ॉल्ट करेंगे क्या? तो इसलिए हमारे को एक-एक पैरामीटर्स जो होते हैं लैग विंडो फ़ंक्शन के, उन्हें समझना ज़रूरी होता है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 की जगह अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे -1 वैल्यू ले आएगा। इसी तरीके से अब एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे 2 की जगह -2 कर देता हूँ, तो ये एक एरर हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये एक एरर आ गया है। अगर मैं आप लोगों को आउटपुट में एरर दिखाऊँ एक बार, तो देख सकते हैं, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर माईएसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया, तो ऑफसेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल सिनेरियोज़ में कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है आपका इंटरव्यूअर, जिससे आपकी नॉलेज, डीप नॉलेज कितनी है, लैग विंडो फ़ंक्शन को अपना कितना एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, उसको वो चेक कर लेता है। तो ये तो रहा बेसिक सिनेरियो जिसके थ्रू मैंने आपको निटी-ग्रिटीज़ ऑफ लैग विंडो फ़ंक्शन समझाई। अब हम अगला एक एडवांस सिनेरियो, एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम और डीप में अपने लैग विंडो फ़ंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बार हम अपने एडवांस सिनेरियो को भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है, राइट एन SQL क्वेरी दैट रिट्रीव्स द एवरेज सैलरी फॉर ईच स्किल along with previous year's salary and the percentage change in salary from the previous year। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन गिवन है। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिराइव करने से पहले कुछ की टर्म्स को समझना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर, यहाँ बात हो रही है प्रीवियस ईयर की, परसेंटेज चेंज इन सैलरी की। तो जब भी कुछ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज, इस तरीके की टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, हमें अपने लैग विंडो फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे लैग विंडो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेरी के सोल्यूशन के लिए भी हम अपना लैग विंडो फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा को समझते हैं कि क्या डेटा सेट गिवन है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डेटा सेट समझे अगर हम सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे तो हमारे आउटपुट गलत आने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करेक्ट जो हमारा डेटा सेट है उसको करेक्टली समझना है, एंड देन हमें अपने आउटपुट को डिराइव करना है, या फिर मैं कहूँ क्वेरी को राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल स्किल वाइज सैलरी करके ऑलरेडी बनाई हुई है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को इस टेबल का CSV फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, टेबल्स में जाके टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड के थ्रू उस CSV फाइल को आप इंपोर्ट कर लेंगे। पूरी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपकी कुछ इस तरीके की टेबल बन के आ जाएगी। तो अगर जब हम यहाँ पे अपने डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स गिवन हैं, ईयर, एवरेज सैलरी एंड स्किल। तो यहाँ पे डिफरेंट IT स्किल्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ इस तरीके के स्किल्स गिवन हैं। ओवर द ईयर्स यानी 2018, 19, 20, 21, 22, इन ईयर्स में क्या-क्या एवरेज सैलरी थी, इन स्किल्स के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या एवरेज सैलरी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या थी।
ये है कुछ एवरेज सैलरी यहाँ पे गिवन है, सारा डमी डेटा है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है, एक बार अगर मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा दिखाऊं, हमें सबसे पहले एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें फैच कराना है। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर सैलरी, हमें प्रीवियस ईयर सैलरी निकालनी है फॉर इंडिविजुअल स्किल्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें प्रीवियस ईयर सैलरी को कंसीडर करके यहाँ पे लिखना है करंट रो के अगेंस्ट फॉर ईच स्किल एंड देन हमारे को फॉर ईच स्किल एंड देन हमारे को परसेंटेज चेंज देखना है सैलरी का फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल ओवर द ईयर्स, कि क्या क्या परसेंटेज चेंज हुआ ओवर द ईयर्स। तो इस तरीके से हमें आउटपुट डिराइव करना है। अब एक बार हम अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी इस सेलेक्ट क्वेरीज को एज इट इज उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, कंट्रोल एक्स, एंड इसको हम एंटर करके यहाँ पे आउटपुट को लिख लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं, परफेक्ट, एंड देन अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को जैसे यहाँ पे गिवन है प्रीवियस ईयर सैलरी, तो प्रीवियस ईयर सैलरी के लिए हमें सिंपली लैग विंडो फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एवरेज सैलरी लिख देंगे ओवर क्लॉज के थ्रू। अब सबसे पहले यहाँ समझना ये है कि ओवर क्लॉज में हमें यहाँ पार्टीशन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, क्योंकि हमें स्किल वाइज सैलरी चेंज देखना है। अगर हम सिंपली विदाउट एनी पार्टीशन इसको आउटपुट को लिख देंगे तो ये क्या करेगा, ये स्किल को कंसीडर नहीं करेगा और टोटल चेंजेस निकालना शुरू कर देगा। यानी 2018 से 19 सिंपली विदाउट कंसीडरिंग दिस स्किल चेंजेस को निकालना शुरू कर देगा या लैग करना शुरू कर देगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सिंपली विदाउट कंसीडरिंग स्किल्स, इसको पता ही नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट तो डिफरेंट स्किल है, पर इसने क्लाउड कंप्यूटिंग की सैलरी इसके अगेंस्ट लिख दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस सिनेरियोज को अवॉइड करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जब हम स्किल वाइज अपने पार्टीशन बनाएं। जब जब हमारे स्किल वाइज पार्टीशन बन जाएंगे उसके बाद हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने प्रीवियस जो हमारे ईयर की सैलरी है उसको करस्पॉन्डिंग करंट रो के करस्पॉन्डिंग लिखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पार्टीशन बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, क्योंकि स्किल वाइज हमारे को सैलरी एनालाइज करनी है। जैसे ही यहाँ लिख देंगे और ऑर्डर बाय हम लगा देंगे, ऑर्डर बाय हम लगा देंगे ईयर, ये हो जाएगा हमारा। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी 2018 की सैलरी अगेंस्ट 19 आ गई है, 19 की सैलरी हमारी 20 के अगेंस्ट आ गई है। एंड जो हमारी लास्ट ईयर की सैलरी थी वो अब नेक्स्ट स्किल में मूव नहीं हो रही है, क्योंकि हमने स्किल वाइज एक पॉज लगा दिया, हमने पार्टीशंस कर दिए हैं स्किल वाइज। तो ये जो सैलरी थी वो अब नेक्स्ट स्किल में मूव नहीं होगी, हमने स्किल वाइज पार्टीशंस कर दिए हैं। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, इस तरीके से हमारे स्किल वाइज पार्टीशन हो गए हैं। तो हमारी लास्ट ईयर की सैलरी अब मूव नहीं करेगी। तो ये एक एडवांटेज था हमारे पार्टीशन बाय का। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें हमारा ये जो प्रीवियस ईयर सैलरी थी फॉर दैट स्किल ये तो आ गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाम दे दूंगा प्रीवियस ईयर सैलरी। ओके, एंड अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वो है हमारी परसेंटेज चेंज इन सैलरी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसको कैसे करेंगे हम, ये एक बार देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, हमारी जो एवरेज सैलरी कॉलम है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा। तो मेरा एवरेज सैलरी कॉलम आ जाएगा। अब दूसरा मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं, एक बार मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ। हमें परसेंटेज चेंज जब निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज जब हम निकालते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू 100 इस तरीके से होगा।
अब न्यूमरेटर में हमारे को क्या करना है, हमारे को करंट ईयर की जो हमारी सैलरी है माइनस प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है इंटू 100, इस तरीके से हमें करना है। तो करंट ईयर की सैलरी हमारी किससे मिलेगी, एवरेज सैलरी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज जो सैलरी है उसको लिख देंगे। प्रीवियस ईयर की सैलरी हमें कैसे मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की सैलरी मुझे कैसे मिल रही है, टू लैग। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरी यहाँ पे उठ के आ जाएगी, सेम डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगी, एंड फाइनली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज देख पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इन दिस क्वेरी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लिखूँगा। तो ये पूरा मैं उठा के क्वेश्चन यहाँ पे ले आऊँगा एंड डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। तो ये हमारी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की सैलरी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सैलरी इंटू 100। फिर हम अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो एक बार मैं परसेंटेज चेंज भी लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज। ओके, तो यहाँ पे 88316। ओके, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको रैप करना होगा एक ब्रैकेट में। अब मैं करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं करेक्ट परसेंटेज आ गई है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली कि परसेंटेज चेंज इन सैलरी स्किल वाइज। तो अब आप देख सकते हैं 2018 से 19 के बीच में क्लाउड कंप्यूटिंग में 21.66% चेंज आया सैलरी में। वहीं 2019 से 2020 में 11% चेंज आया है। 2020 से 21 क्योंकि एक बूम था उस वक्त आप देख सकते हैं 61% सैलरी, एवरेज सैलरी में 61% चेंज आया, 61% सैलरीज हमारी बढ़ गई। वहीं बात करें हम 21 से 22 के बीच में, तो यहाँ 6% इंक्रीज हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग में सैलरी। ये एक रफ डेटा था, बेसिकली एक मॉक डेटा था, बट ऑन एक आपको कंसेप्चुअल एक कंसेप्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप परसेंटेज चेंज की हेल्प से ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। सिमिलरली अगर मैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में बताऊं, तो 18-19 के कंपैरिजन में 18 के कंपैरिजन में 19 में 55.79% इंक्रीज हुआ सैलरी। 2020 में 2019 के कंपैरिजन में 61.43% सैलरी इंक्रीज हुई है। वहीं अगर बात करें 2021 में 2020 की कंपैरिजन में, तो वो इंक्रीज सब कुछ कम हुआ है 23.51, एंड 2022 में 21 की कंपैरेटिवली 4.86% चेंज हुआ है सैलरी, या फिर 4.86% इंक्रीज हुई है सैलरी। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड था। जैसे मैंने आपको एक बिगनिंग में एक चीज़ समझाई थी यहाँ पे कि आप अपने लैग फंक्शन की हेल्प से पैटर्न्स, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही देखा, हमने ट्रेंड देखा कि हर एक स्किल में क्या ट्रेंड हो रहा है सैलरी चेंज का, किस किस तरीके से सैलरी चेंज हो रही है, उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या ट्रेंड है, डेटा साइंस का क्या ट्रेंड है, डीबीएफएस में क्या ट्रेंड है, अलग अलग स्किल्स में क्या ट्रेंड चल रहा है ओवर द ईयर्स, ये देखा। तो ये तो था लैग विंडो फंक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम ओवर द ईयर्स ट्रेंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका इस विंडो फंक्शन से रिलेटेड, इस लैग विंडो फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस डेटा के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। तो एज ए डेटा एनालिस्ट हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मल्टीपल डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को लर्न करें, सीखें, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में सपोर्ट कर सकें। तो माई सीक्वल के अंदर मल्टीपल विंडो फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम एडवांस डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ऐसे ही एक विंडो फंक्शन, लीड विंडो फंक्शन की बात करूंगा, जिसकी हेल्प से हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, हम मल्टीपल यूज़ केसेस को देखेंगे,
बेसिक और एडवांस इंटरव्यू सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब रहने वाला है आज की वीडियो में। तो एक बार चलते अपने टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा लीड फंक्शन जो होता है वो करता क्या है। ये जो हमारा लीड विंडो फंक्शन है ये करता क्या है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम रो दैट फॉलोज द करंट रो। कहने का मतलब है जब भी हमें सब्सिक्वेंट रोज की वैल्यूज चाहिए होंगी करंट रो में। एक बात समझने वाली है, करंट रो में अगर हमें सब्सिक्वेंट रो की करंट रो के अंदर अगर हमें सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए होगी तो हम यूज करते हैं अपना लीड फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बहुत ही इजी टर्म्स में। तो लेट सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ए थी और हमारे पास डेटा था जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से डेटा था। और यहाँ पे हमारे पास सेल्स की बनती हर मंथ की। तो लेट सपोज 1000, 2000 एंड 3000 इस तरीके से मेरे पास सेल्स थी तीनों मंथ्स की। तो अगर मैं लीड विंडो फंक्शन अप्लाई करूंगा, मैंने जैसे बताया कि करंट रो के अंदर ये सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू दे देता है। तो अगर नॉर्मल मैं लीड विंडो फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो होगा क्या, मेरी नेक्स्ट मंथ की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फेब की वैल्यू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी $2000 जो है। और सिमिलरली जो 3000 है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। और जो फाइनली मार्च की वैल्यू है वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई सब्सिक्वेंट रो नहीं है, इसलिए ये 3000 के बाद नल कर देगा। तो इस तरीके से बेसिक फंक्शनिंग होती है हमारी लीड विंडो फंक्शन की। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो करंट रो के अंदर ये सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर देता है, बेसिकली पुट कर देता है। तो अगर इसके हम एक बार यहाँ पे सिंटेक्स को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सप्रेशन है। तो लीड विंडो फंक्शन के हम अंदर हमें सबसे पहले कॉलम को देते हैं जिसके अगेंस्ट हमें लीड विंडो फंक्शन को अप्लाई करना है। देन हमारी आती है ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमें नेक्स्ट रो की वैल्यू चाहिए या नेक्स्ट 2 रोज छोड़ के जो वैल्यू है उसको चाहिए, 3 रोज छोड़कर जो वैल्यू है उसको चाहिए। तो कितनी रोज को हमें छोड़कर वैल्यू हमें चाहिए, नेक्स्ट कितनी रोज बाद हमें वैल्यू रिफ्लेक्ट करानी है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे जैसे सेल्स था तो मैंने लीड के अंदर यहाँ सेल्स लिख लिया और वैल्यू लिख दी 2। अब होगा क्या फ्रेंड्स, ये क्या करेगा 1000 के करस ये जो हमारा जनवरी मंथ है इसको 2 के बाद यानी ये एंड ये इसके ये वैल्यू जो 3000 होगी उसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा एंड करस्पॉन्डिंग टू 2000 3000 ये क्या करेगा नल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह सिंपली अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, अगर मैं सिंपली यहाँ पे 1 कर देता नॉर्मल सिनेरियो जो भी डिस्कस किया था, तो सिंपली ये ऐसे ही काम करेगा। जनवरी के अगेंस्ट जो हमारी फेब की वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और फेब के अगेंस्ट मार्च की वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और मार्च के अगेंस्ट नल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितनी भी हमारी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ मैं ऑफसेट मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 की जगह मैं यहाँ 3 दे देता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों में क्योंकि 3 के बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या होगा सब्सिक्वेंट रो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तीनों में ही मेरी नल वैल्यू आ जाती। तो ये है जब मैंने ऑफसेट 1 दिया, ये है जब मैंने ऑफसेट 2 दिया एंड ये है जब मैंने ऑफसेट 3 दिया। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको इसका, तो बेसिक आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट इन द सेंस अगर हम यहाँ पे नल नहीं चाहते, अगर मान लीजिए कोई हमारी सब्सिक्वेंट रो नहीं है तो वैल्यू नल आती है। तो नल की जगह अगर हम और कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज 0 करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉमा के बाद 0 देना होगा, तो ये वैल्यू सारी 0 आ जाएंगी यहाँ पे नल की जगह। इट इज एज सिंपल एज दैट। फाइनली हमारा पार्टीशन बाय एंड हमारा ऑर्डर बाय, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लॉजेज हैं वो आ जाते हैं। तो पार्टीशन बाय जैसे आपको पता है पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है रिजल्ट सेट को, और उन पार्टीशंस पे ये लीड विंडो फंक्शन पर अप्लाई होगा। सिमिलरली ऑर्डर बाय क्या करेगा, सॉर्ट करने के लिए यूज होता है हमारे रिजल्ट सेट को। तो ये तो रही हमारी हमारी एक बेसिक क्या कहूँ मैं सिंटेक्स है लीड विंडो फंक्शन की। तो अब हम अपने बेसिक सिनेरियो के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लीड विंडो फंक्शन काम करता है। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, मेरे पास एक एम्प्लॉई टेबल है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एम्प्लॉई टेबल को, और फिर देखेंगे कि लीड विंडो फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं
तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखता हूँ एंड कंट्रोल एंटर करते हैं, तो मेरे पास एक ये टेबल आ गई है जिसके अंदर 2 कॉलम है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। एंड एम्प्लॉय नेम के अंदर हमारे पास बेसिकली इस टेबल के अंदर हमारी 3 रोज हैं, ए बी एंड सी एम्प्लॉय नेम्स हैं, एंड 10,000 20,000 30,000 हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे जो सिंटेक्स की चीज़ें थी उनको समझते हैं यहाँ पे। तो लीड के अंदर जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा था, सबसे पहले एक्सप्रेशन जिसमें हम कॉलम को लिखते हैं, ऑफसेट कितनी वैल्यूज हमें आगे जाना है और फैच करा के लेके आना है, और डिफॉल्ट वैल्यू इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, एंड क्योंकि ऑफसेट देना और डिफॉल्ट वैल्यू देना इज़ नॉट मैंडेटरी, तो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा एंड इसको हम ओवर लिख देंगे। ये मैंडेटरी होता है ओवर, एंड देन एम्प्टी छोड़ देंगे। बाकी पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, दे आर ऑल्सो ऑप्शनल। एंड जब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऑफसेट नहीं दिया था, तो वैल्यू सिंपली शिफ्ट हो गई। जो हमारी बी की वैल्यू थी, जो हमारी नेक्स्ट रो की वैल्यू थी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और जो ये सी की वैल्यू थी वो बी के अगेंस्ट शिफ्ट हो गई। तो अब अगर मैं आपको अगर अपने स्टेटमेंट थी उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहता था टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द रो दैट फॉलोज द करंट रो। तो सब्सिक्वेंट वैल्यूज को ये यहाँ पे फैच करा के ले आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्सिक्वेंट वैल्यू जो 20,000 थी वो 10,000 के आगे, जो वो ए के अगेंस्ट ले आया, और जो 30,000 थी वो बी के अगेंस्ट ले आया। तो सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू करंट रो के कंटेक्स्ट में ही ले आया है। तो इसका फंक्शन यही होता है कि सब्सिक्वेंट रोज की वैल्यूज को फैच करा के लेके आना, अगेंस्ट द करंट रो पुट कर देना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज लीड के आगे ऑफसेट भी दे देता हूँ 1 ऐसे करके। आप देखते हैं क्या कैसे परफॉर्म करता है। तो ये सिंपली जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था अभी भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी जब एग्जांपल आपको दिखाया था, जब हम 1 लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं है, इट इज़ 1। और अगर हम इसको एम्प्टी भी छोड़ देंगे तब भी वो एक ही तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अभी आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। पर अगर मैं ऑफसेट को 1 के जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब आप देखिए अब 2 के अंदर क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट रो को फैच नहीं करा के आ रहा है, ये सी जो हमारी रो थी, जो एम्प्लॉय नेम सी के अगेंस्ट सैलरी थी उसको फैच कराया और पुट कर दिया अगेंस्ट द करंट रो दैट इज ए। उसके बाद सी के बाद तो कोई रो ही नहीं थी, हमारी डी ई कोई भी रो नहीं थी, तो उसलिए क्या हुआ कि जो बी और सी थे उनके अगेंस्ट नल आ गई। अब अगर मैंने बताया था अगर आपको ये नल नहीं दिखाना है और आपको कोई और वैल्यू लेट्स सपोज 0 दिखानी है, तो अगर मैं कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं हम नल की जगह यहाँ पे 0 आ गया है, ये वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई है। तो इसी तरीके से सिंपली हमारा जो लीड विंडो फंक्शन होता है वो काम करता है। अगर आप 2 देंगे तो सब्सिक्वेंट जो सेकंड रो होगी उसमें से ले आएगा, 1 दे देंगे तो नेक्स्ट रो से ले आएगा। अगर मैं इसे मान लीजिए अगर इसको 2 के बजाय इसको 3 दे देता, अब देखिए तो मेरी डी तो कोई रो ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब में 0 वैल्यू आ गई। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आई नेक्स्ट रो से, क्योंकि जो डी रो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सी के बाद तो सब्सिक्वेंट रोज ही नहीं है। तो क्या हुआ कि सबके अंदर ये 0 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इसी तरीके से लीड विंडो फंक्शन सिंपली काम करता है। अब ये तो रहा फ्रेंड्स बेसिक सिनेरियो। अब एडवांस सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, एडवांस सिनेरियो के अंदर हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, जैसे कई बार हमें टाइम सीरीज डेटा आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे को चेंजेस निकालने होते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे को ओवरलैपिंग चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज में हम अपने लीड विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक सिनेरियो जिसके हम अंदर हमारे को ओवरलैपिंग टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग दिस लीड विंडो फंक्शन। अब एक बार हम अपने एडवांस सिनेरियो को देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने प्रोजेक्ट टास्क शेड्यूल जो है ये एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसके थ्रू मैं आपको डेटा सेट दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ टास्क लिए हुए हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्ट था, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेरे ये टास्क थे। दीज आर टास्क 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास 5 टास्क थे। प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मेरे को इन 5 टास्क को कंप्लीट करना होगा। अब ये जो टास्क थे इनके नेम थे टास्क A B C D E। आप जब रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो इन टास्क के नाम, रियल टास्क जो होते हैं वो नाम यहाँ पे आ जाएंगे, पर मैंने एक हाइपोथेटिकली अभी इस सिनेरियो के लिए टास्क ABCDE ऐसे करके लिखे हुए हैं यहाँ पे। और जो बाद के 2 कॉलम्स हैं वो हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट, जो ये बता रहे हैं कि टास्क A 1 जनवरी को शुरू होगा और 5 जनवरी तक जाएगा। टास्क बी जो है वो 4 जनवरी को स्टार्ट होगा और 10 जनवरी तक जाएगा। एंड टास्क सी है वो 9 जनवरी को स्टार्ट होगा एंड 15 जनवरी तक जाएगा। कुछ इस तरीके से डेटा गिवन है हमारे पास मल्टीपल टास्क का। अब हमारे को जो क्वेश्चन आता है, हमें जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है, हमें ओवरलैपिंग डेज आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे टास्क के। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग डेज कितने हैं टास्क के बीच में उसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। अब ओवरलैपिंग डेज का मतलब क्या है, अब आप यहाँ देखिए कि टास्क ए जो है वो 5 जनवरी को खत्म होना था, पर उससे पहले ही टास्क बी वो 4 जनवरी को स्टार्ट हो गया है, यानी ये टास्क जो है पैरेलली रन कर रहे हैं। टास्क बी जो है वो 10 जनवरी को खत्म होना था, पर टास्क सी जो है वो 9 जनवरी को ही स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टास्क हैं ये पैरेलली रन हो रहे हैं। अब जो ये ओवरलैपिंग डेज आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी होती है ये रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे टास्क ए और बी दोनों में है। मान लीजिए दोनों टास्क में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से उसके जो टाइम है उसके एलोकेशन को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, उसके लिए हम ये ओवरलैपिंग डेज का कॉन्सेप्ट जो होता है, या फिर मैं कहूँ ओवरलैपिंग डेज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तो ये मिनिमल टास्क है, मैंने 5 ही टास्क ले रखे हैं। अब यही अगर बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो टास्क के सब टास्क भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पे मल्टीपल टास्क बनेंगे, तो उनके बीच में भी ओवरलैपिंग जो हमारे को डेज हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे, जिससे उसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस होंगे इनकी एलोकेशन जो होगी वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। कोई ऐसा ना हो कोई रिसोर्स ओवर बर्डन हो जाए, या फिर कोई रिसोर्स जो है वो अनएलोकेटेड रहे या अनयूटिलाइज्ड रहे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरलैपिंग डेज निकालने के लिए टास्क के बीच में एक क्वेरी लिखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपने लीड विंडो फंक्शन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेरी को उठा लाता हूँ अपनी, ओके, एंड इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने लीड विंडो फंक्शन को यहाँ लिख देंगे, एंड लीड विंडो फंक्शन में हम अपने एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं टेबल के। एंड मेरा प्रोजेक्ट टास्क शेड्यूल कॉलम्स, ओके, लीड स्टार्ट डेट के बेसिस पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, ओवर यहाँ दे देंगे, एंड ऑर्डर बाय बी मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट के बेसिस पे दे दूंगा। सिंपली ऑर्डरिंग हम स्टार्ट डेट के बेसिस पे कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड लीड विंडो फंक्शन में हम स्टार्ट पे लगा रहे हैं। एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, तो रन करके, ओके। तो सिंपली जो हमारी वैल्यू थी, ये जो टास्क बी का स्टार्ट डेट था वो करंट रो के अगेंस्ट यानी टास्क ए के अगेंस्ट आ गया है। सिमिलरली टास्क सी की वैल्यू टास्क बी के अगेंस्ट तो यहाँ पे आ गया, और टास्क ई के आगे बात कोई भी क्योंकि रो नहीं थी तो यहाँ पे नल आ गया है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका नेम भी दे देंगे एज नेक्स्ट टास्क स्टार्ट डेट, ऐसे करके नाम दे देंगे। एंड फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्स्ट्रा आवर मिनट सेकंड की जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है,
क्योंकि ये कैलकुलेशन को अफेक्ट करेंगे, रॉन्ग आउटपुट देंगे, तो हम इनको भी हटा देंगे। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे डेट लिखना होगा एंड इसको अगर मैं एनकैप्सुलेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो आवर मिनट्स आ रहे थे ये हट गए हैं। तो अब एक बार हम अपने ओवरलैपिंग डेज जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस सिनेरियो के रिगार्डिंग, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये जो डेट है यहाँ से इसके अंदर मैं एंड डेट लिख दूंगा। इसके बाद मेरे को एक कॉमा लगाना होगा, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरी इस को उठा के यहाँ पे लिख दूंगा। बेसिकली एंड डेट में से ये करेंगे हम माइनस, एंड यहाँ पे एक बार हम इसको +1 कर देंगे एज ओवरलैपिंग डेज, इस तरीके से लिख देंगे। अभी मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों किया है, ओवरलैपिंग डेज, एंड इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो अब हमारे पास ओवरलैपिंग डेज यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो ये एंड डेट मैंने क्यों लिया, डेट फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंड डेट के आगे ये एक्स्ट्रा आवर मिनट्स जो आ रहे थे 00 में, इसको एलिमिनेट करने के लिए, ताकि आउटपुट अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने डेट फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें से मैंने माइनस कर दी है वैल्यू नेक्स्ट टास्क की स्टार्ट डेट की, क्योंकि हमारी 5 जनवरी बड़ी है और ये छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। तो लीड डेट स्टार्ट डेट ये जो वैल्यू है इसको माइनस कर दिया हमने एंड डेट में से। बेसिकली ये जो नेक्स्ट टास्क स्टार्ट डेट है इस वैल्यू को मैंने माइनस किया है एंड डेट में से। एंड फाइनली +1, इस कंसेप्ट का फंडा क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा टास्क बी था वो स्टार्ट हो गया था 4 जनवरी को और टास्क ए फिनिश हुआ है 5 जनवरी को। तो जो टास्क बी एंड टास्क ए, इन दोनों के जो ओवरलैपिंग डेज थे वो 2 थे। क्यों? क्योंकि एंटायर 4 जनवरी दोनों टास्क ओवरलैप कर रहे थे एंड 5 जनवरी, तो इन दोनों दिन जो थे हमारे टास्क ओवरलैप कर रहे थे, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पे 2 आई है। सिमिलरली टास्क बी और सी में अगर हम देखें तो वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि एंटायर 9th ऑफ जन एंड 10th ऑफ जनवरी 2 दिन तक हमारे ये टास्क बी और सी ओवरलैप कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये जो वैल्यू थी ये +1 यहाँ पे लिखा, ताकि हम ये जो वैल्यू थी उसको 2 लेके आ सके, 1 ना हो। क्योंकि अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये वैल्यू 1 आती, तो क्योंकि हमने तो ओवरलैपिंग डेज 2 थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे +1 को ऐड किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो ओवरलैपिंग डेज निकल आए हैं, अब बात आती है कि इस तरीके के सिनेरियोज को हमने ये अपनी क्वेरी लिख ली, आउटपुट डिराइव कर लिया, पर अभी हमें एनालिसिस ड्रॉ करना है अपने इस आउटपुट से। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस तरीके के आउटपुट से ओवरलैपिंग डेज निकालने से मेरे को क्या एडवांटेज हुआ। सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि मैं ये देख पाया कि मेरे टास्क डी और ई इनके बीच में मेरे 3 ओवरलैपिंग डेज थे। तो मेरे को ये मेक श्योर करना है कि जो रिसोर्सेस हमारे टास्क डी और ई में काम करने वाले हैं उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर ढंग से हो। कोई अगर कॉमन रिसोर्स है जो दोनों टास्क में काम करेगा, उसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, अदरवाइज वो ओवरबर्डन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 ओवरलैपिंग डेज हैं दोनों टास्क के बीच में, टास्क डी एंड ई। तो फर्स्ट तो ये कंक्लूजन हुई। सेकंड कंक्लूजन ये हुई कि हमारे जो बजट होगा उसको भी हमें मेक श्योर करना है, इस तरह से एलोकेट करें कि जहाँ पे ओवरलैपिंग डेज हैं वहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को एलोकेट करें, जिस तरीके से बेस्ट हम कर सकते हैं उस तरीके से हम वहाँ पे एक्स्ट्रा बजट लगा के रिसोर्सेज को लेके आएँ और उनको वहाँ पे एलोकेट करें। तो इस तरीके से मल्टीपल सिनेरियोज में हम ये वाला जो यूज केस होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो कुछ इसी तरीके के सिनेरियोज आते हैं, को इसी तरीके के रियल वर्ल्ड यूज केसेस को सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी आपको, तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आप जो आउटपुट डिराइव करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईजिली आप लिख पाएंगे, और उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कहने का मतलब है किस विंडो फंक्शन का यूज़ होगा, किस तरीके से आपको क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले ही लिख लेंगे। और वहाँ पे जब आपको ये चीज़ें एक बेसिकली माइंड मैप बन जाएगा, उस माइंड मैप की हेल्प से आप आउटपुट को डिराइव कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये लीड विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ये सिनेरियो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एज ए डेटा एनालिस्ट हमारे लिए विंडो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विंडो फंक्शन की हेल्प से हम अपने डेटा के डीप इंसाइट्स गैदर कर सकते हैं, एंड फाइनली जब हमारे पास इंसाइट्स होंगे तो हम उनसे एक मीनिंगफुल डिसीजन ले सकते हैं। तो मीनिंगफुल डिसीजन लेने के लिए, एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए विंडो फंक्शन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एंटाइल विंडो फंक्शन, एक और इम्पॉर्टेंट विंडो फंक्शन जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, दूसरी तरफ हमारी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जब हम क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करते हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी हेल्प से हम सेगमेंट्स में अपने डेटा को डिवाइड करते हैं। अभी आगे हम जानेंगे कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या सिंटेक्स होता है, इन सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं। तो इस बार सीधे चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटाइल अपने विंडो फंक्शन को। तो यहाँ पे एंटाइल बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज डिवाइडिंग द रोज। हमारी जो रोज होती हैं, कोई रिजल्ट आया है हमारा, जो भी हम रिजल्ट लेके आते हैं रिजल्ट सेट, उस रिजल्ट सेट की रोज को ये ग्रुप्स या फिर हम कहीं टाइल्स में डिवाइड कर देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, जो हम एंटाइल के अंदर कॉलम को पास करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाय ने उस कॉलम के बेसिस पे ये क्या करेगा, ये हमारा टाइल्स में या फिर मैं कहूँ ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। तो इसकी फंक्शनिंग अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल होती है। बेसिकली इसका काम ही सेगमेंटेशन करना है, सेगमेंट्स में हमारे डेटा को डिवाइड करना है। तो काम बहुत ही सिंपल है, पर ये किस तरीके से अपने काम को पॉसिबल होता है, बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको इसकी डीप फंक्शनिंग समझ नहीं आएगी तो आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने में चैलेंजेस फेस करेंगे एंटाइल फंक्शन को। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एंटाइल फंक्शन की, वो होती है इसकी एप्लीकेशन। अब अगर हम देखें बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, तो वो सिमिलर हैं दूसरे विंडो फंक्शंस के लिए। जैसे पार्टीशन बाय मैंडेटरी नहीं है, पर अगर हमारे को अपने अंदर हमारे डेटा में हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं और फिर एंटाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए पार्टीशन बाय की जरूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ पार्टीशन ऑफ रोज एंड देन एंटाइल विल फॉर्म एन ग्रुप्स विद इन ईच पार्टीशन। तो जो हमारी रोज होंगी सबसे पहले उनको पार्टीशन में डाल देगा, और फिर जो पार्टीशन है उनके अंदर भी ये ग्रुप्स को बना देता है। तो दिस इज पार्टीशन बाय। एंड सिमिलरली ऑर्डर बाय भी मैंडेटरी नहीं है, पर ऑर्डर बाय नेसेसरी होता है, जिसके बेसिस पे हमारी सेगमेंटेशन या फिर टाइल्स और ग्रुप्स बनते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं हमारे एंटाइल फंक्शन से रिगार्डिंग। अब अगर फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके यूज केसेस क्या हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा स्टूडेंट के ग्रेडिंग सिस्टम की। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूज केस होता है स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे एंटाइल का हम यूज़ कर सकते हैं इन आवर स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए होता क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कोर्स, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स थे, और इनके स्कोर्स थे, जैसे किसी के 100 आए, 97, 98। तो हमने क्या किया कि जो टॉप 25% थे, लेट सपोज हमने A, B, C एंड D इस तरीके से ग्रेड्स बनाए, और टॉप 25 या फिर मैं अगर आप टॉप 25 में लेना चाहते हैं तो हमने अगर मान लीजिए टॉप 10% स्टूडेंट्स को हम A ग्रेड देना चाहते हैं, फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड, D ग्रेड, इस तरह से आप बकेट्स में डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अपने एंटाइल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसमें होगा क्या, लेट सपोज अगर हमारे कुछ हमने बैंड बना लेंगे इस रेंज के अगर स्टूडेंट्स है, तो उनको सबसे टॉप हमारा A बैंड मिल जाएगा, उसके बाद वालों को B, C। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और यूज़ केस होता है हमारा मार्केटिंग कैंपेन में। लेट सपोज हम कोई मार्केटिंग कैंपेन
की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी परचेज अमाउंट था हमारा कस्टमर्स का ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स सपोज हमारा एक प्रोडक्ट था जिसके अगेंस्ट हमने मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट के परचेज अमाउंट के बेसिस पे हम अपने कस्टमर को सेगमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस थी हमारी मार्केटिंग कैंपेन की। तो ऐसे कई सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे एंटाई फंक्शन हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे मार्केटिंग कैंपेन हो गया, स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। ये कुछ सिनेरियोज होते हैं या मैं कहूँ यूज केसेस होते हैं जहाँ पे हम अपने एंटाई फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिखाऊंगा जहाँ पे एंटाई फंक्शन यूज होता है, और हम अपने डेटा को भी समझेंगे जहाँ पे हम एंटाई फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक डमी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा को लिया हुआ है। ये डेटा टोटली डमी है, इससे कुछ भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, टोटली ये डमी डेटा है। जस्ट आपको एंटाइल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और ये समझाने के लिए कि किस तरीके से फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम एंटाइल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स मेरे या फिर मैं कहूँगा जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं जो फाइनेंशियल डोमेन में काम करते हैं, वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि इसी तरीके के कुछ सिनेरियोज आते हैं जब हम फाइनेंशियल डोमेन में काम करते हैं, जहाँ पे हमारे को एंटाइल फंक्शन का यूसेज होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ये करके टेबल ली हुई है, एक बार हम इसका डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे आपको इस डेटा को थोड़ा गो थ्रू हूँ, तो सबसे पहले मेरा कॉलम है फंड आईडी। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं, ये सारे डमी म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे म्यूचुअल फंड A1 है, म्यूचुअल फंड B1 है, उसके मल्टीपल रोज हैं क्योंकि अलग अलग ईयर्स का डेटा दिया गया है। तो म्यूचुअल फंड आईडीज हैं, म्यूचुअल फंड नेम्स हैं, फंड कैटेगरी है कि किस फंड कैटेगरी में आता है, ये मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है। तो जो भी फ्रेंड्स थोड़े से स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा मिड कैप लार्ज कैप क्या होता है। तो इतना समझना इस वीडियो के लिए, इतना मिड कैप लार्ज कैप स्मॉल कैप समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है एंटाइल फंक्शन। तो अभी उसके लिए हमें एक बार को अवॉइड भी कर सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है इस कंसेप्ट को। इसके बाद हमारे पास ईयर का डेटा गिवन है, और फाइनली म्यूचुअल फंड ने जितना रिटर्न दिया है वो गिवन है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड A1 ने जो मिड कैप कैटेगरी का था उसने 2012 में 19.29% का रिटर्न दिया। सिमिलरली म्यूचुअल फंड A1 मिड कैप कैटेगरी का जो था उसने 2013 में 13.41 का दिया। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलूँ और आपको म्यूचुअल फंड B1 के बारे डेटा को भी दिखाऊं, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड B1 है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड B1 है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का था, 2012 में इसने 12.92% का रिटर्न दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल जो हमारे म्यूचुअल फंड्स थे उनकी कैटेगरीज मेंशन है और ईयर वाइज रिटर्न मेंशन है। जो फ्रेंड हमारी रिक्वायरमेंट है, फ्रेंड्स हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वो म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करना है दैट रिमेन कंसिस्टेंटली इन टॉप क्वार्टाइल। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, जब बात आती है क्वार्टाइल की, तो बेसिकली हमें 4 बकेट्स में डेटा डिवाइड करना होगा। और जो कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल में रहते हैं, बेसिकली आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे ओवर द ईयर्स लाइक 2012 में 13 में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के कैसे रिटर्न्स थे वो देखा। तो जो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हमारा ओवर द ईयर्स हमारा कंसिस्टेंटली जो हमारा टॉप क्वार्टाइल में रहते हैं, हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को देखना है या आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो फ्रेंड जब भी हम इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप हम अपने सोल्यूशन को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो बेसिकली होगा हमारे डेटा को पार्टीशन करना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ईयर वाइज, क्योंकि हमें ओवर द ईयर्स देखना है, तो ईयर वाइज पार्टीशन करेंगे अपने डेटा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ऑर्डर करेंगे अपने डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बेसिस पे ही आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं। जो भी अच्छा रिटर्न दे रहा है हमारा म्यूचुअल फंड ओवर द ईयर्स, वही हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड आएगा यहाँ पे, और या फिर मैं कहूँ टॉप क्वार्टाइल में आएगा। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, फाइनली 4 क्वार्टाइल्स बनाएंगे। एंटाइल जो होगा हमारा 4 क्वार्टाइल्स में हम अपने डेटा को डिवाइड करेंगे फॉर दीज पार्टीशंस, यानी कि 2000
12 अगर है, अगर हमारा 2012 ईयर है, तो उसके ऊपर हम एंटाइल में यानी उसके डेटा को हम 4 बकेट्स या पार्टीशन या टाइल्स में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जो हमारा 2013 का पार्टीशन होगा, उसके डेटा को हम 4 टाइल्स में डिवाइड करेंगे, 4 बकेट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम अब अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वेरी को लिखेंगे और मैं पैरेलली आप लोगों को समझाता भी रहूंगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारा स्कीमा है। और अगेन फ्रेंड्स, आपको ये डेटा सेट में शेयर भी कर दूंगा। इस डेटा सेट को आप सिंपली इंपोर्ट विजार्ड में जाके, जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल्स में जाके टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, और यहाँ पे आप उस फाइल को ले आएंगे और सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपकी इस तरीके की एक टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगी। जैसे यहाँ म्यूचुअल फंड रिटर्न है, इसी तरीके की टेबल आप लोगों के पास इस स्कीमा में बन के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए डेमोज स्कीमा बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं मल्टीपल, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल डेमो से रिलेटेड टेबल्स हैं। तो आज की टेबल म्यूचुअल फंड रिटर्न है, जिसे मैंने सिंपली टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड से इंपोर्ट कर लिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सिंपली अपना इस तरीके से लिख दूंगा, और जब हम इसको कंट्रोल इंटर करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से बेसिक एंटाइल की सिंटेक्स लिखी जाती है, क्योंकि सिंटेक्स समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एंटाइल ओवर, और इसको अगर मैं एम्प्टी यहाँ पे दे देता हूँ, और लेट सपोज मेरे को 4 टाइल चाहिए, क्योंकि क्वार्टाइल की चलिए बात कर रहे हैं, तो हम 4 टाइल यहाँ डाल देते हैं अभी के लिए। और ओवर में मैंने ना पार्टीशन दिया है, ना ऑर्डर बाय दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इस केस में फ्रेंड्स होगा क्या, इस केस में सिंपली हमारे टोटल रोज को 4 बकेट्स में डिवाइड कर देगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें इसने सिंपली कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपली 4 बकेट्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमारे डेटा सेट में 100 रोज थी, तो 25 रोज हमारी पर बकेट यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप लोगों को ये वेरीफाई करना है कि किस किस तरीके से कितनी रोज आएंगी हर बकेट में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसको सबसे पहले आप नाम दे दीजिए। मैं अभी के लिए लेट सपोज कि ये दे देता हूँ क्वार्टाइल के लिए, एंड मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट सब क्वेरी की तरीके से इसको क्रिएट कर लेंगे। इनर क्वेरी में आ जाएगी ये मेरे पास, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज आई यू में इनर क्वेरी दिख रहा है, इसको लिख लूँगा। ओके, एंड सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार काउंट भी करेंगे इसको। तो यू यू ए इस कॉलम को ले लेंगे एंड काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे ग्रुप बाय कस्टमर, इज एज सिंपल एज दैट। तो क्यू यू ए जो था वो हमारा इनर जो हमारी क्वेरी थी, यहाँ से आया है ये वाला कॉलम एंटाइल ओवर करके, तो यहाँ से आ गया है। यहाँ पे कुछ ओके पर इसको हम ये पे देंगे, and ये एरर दे रहा है यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे ओके। तो एक बार हम यहाँ पे फ्रॉम भी लिख लेंगे। ओके, एंड जब इसको एक बार हम रन करके देखेंगे, देखते क्या आउटपुट आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सारे बेसिकली क्वार्टाइल में जब हमने डेटा डिवाइड किया, तो सारी बकेट्स में 25-25 यानी 25-25 रोज आ गई हैं। क्योंकि हमारा टोटल डेटा सेट में 100 रोज थी, तो इक्वली 25 रोज में इक्वली 4 जो हमारी बकेट्स थी, इक्वली उनमें 25 रोज चली गई। तो ये एज सिंपल एज दैट, अभी इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लिखा था। अब हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओवर के अंदर हम अपने पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय के साथ प्ले करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पार्टीशन बाय को नहीं लूंगा, क्योंकि पार्टीशन बाय के बाद हम तो फाइनल आउटपुट की तरफ चले ही जाएंगे। मैं सबसे पहले करूंगा ओवर के अंदर ऑर्डर बाय को, यहाँ पे ऑर्डर बाय को लूंगा मैं, ऑर्डर बाय रिटर्न परसेंटेज। ओके, एंड इसको अभी सारी चीज आउटर वाली क्वेरी को हटा दे, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो जब हम
रिटर्न परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं डेटा को एंड देन अपने बकेट्स में डिवाइड करते हैं। पर इसको मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ क्योंकि ये असेंडिंग ले लिया है इसने, एक बार इसको डिसेंडिंग। ओके, अब क्या हुआ है कि जो टॉप 25 रोज थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न, सबसे पहले इसने सॉर्ट किया हमारे डेटा को। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसने सबसे पहले 100 रोज को सॉर्ट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न परसेंटेज। तो जो हाईएस्ट रिटर्न था दैट इज 19.63 एंड जो हमारा लोएस्ट रिटर्न था दैट इज 0.07%। तो इसने क्या किया, सारी रोज को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न परसेंटेज सॉर्ट कर दिया है। अब जब रोज हमारी सॉर्ट हो गई हैं तो पहली 25 रोज को इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखेंगे 4 लिया हुआ है तो हमें 4 इक्वल बकेट्स बनानी है, तो ये क्या करेगा, पहली 25 रोज को जो रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट हुई हैं उनको क्वार्टर 1 में डाल देगा। बाद में जो 26 से 50 रोज होंगी उनको क्वार्टर 2 में रख देगा। 50 से 75 वाली रोज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिटर्न्स, उनको क्या करेगा, ये क्वार्टर 3 में रख देगा। एंड फाइनली क्या करेगा, तो फाइनल हमारा फोर्थ जो क्वार्टाइल है उसके अंदर रेस्ट ऑफ द 25 रो 75 से 100 की उनको प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो रहा ओवरऑल, बेसिकली जब हमें एनालाइज करना होता, अगर ईयर ना होता और हमारे पास सिंपली म्यूचुअल फंड्स गिवन होते और पर रिटर्न्स के बेसिस पे हमें क्वार्टाइल्स में डालना होता तो बात अलग थी। पर हमारे केसेस में जैसे अपने रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं, हमें कंसिस्टेंटली, यानी कहीं पे हमारा एंगल एक ईयर का है जिसके बेसिस पे हमारे को, जिसको हमें पिक्चर में लेना है ईयर्स को, और उसके बाद हमें टॉप क्वार्टाइल में निकालनी है चीज़ों को। अब क्या करूँगा मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टीशन बाय भी लगा दूंगा और पार्टीशन कर दूंगा यूजिंग ईयर के बेसिस पे मैं यहाँ पे पार्टीशन करूँगा एंड देन ऑर्डर बाय कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स। तो बेसिकली होगा क्या, अब यहाँ पे जो एंटाइल फंक्शन जो क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर रहा था एंटायर डेटा को, वो एंटायर डेटा पे काम नहीं करेगा। एक बार यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो जो एंटाइल फंक्शन होगा वो कंप्लीट डेटा पे काम नहीं करेगा, वो केवल पहले क्या करेगा, ईयर्स 2012, जैसे सपोज एक रेफरेंस ले लेता है 2012 ईयर, इसके डेटा को ही ग्रुप करेगा या 4 बकेट्स में डिवाइड करेगा इसी के डेटा, क्योंकि हमने पार्टीशन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। सिमिलरली 2013 के जो डेटा होगा इसी को ही ये 4 बकेट्स में डिवाइड करेगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड, जरूरी नहीं होगा कि सारे बकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम आए। तो इसके लिए ये क्या होगा, जो टॉप बकेट्स होंगी इस तरीके से एलोकेट करता है कि जो एक्स्ट्रा रोज रह जाती है, मैं भी इस पॉइंट को आप लोगों को दिखाऊंगा भी, जो एक्स्ट्रा रोज रह जाती है उनको टॉप बकेट्स में ही असाइन कर देता है। एक बार उस चीज को भी हम देख लेंगे अभी। तो अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैंने पार्टीशन बाय ईयर कर दिया एंड ऑर्डर बाय रिटर्न परसेंटेज डिसेंडिंग। ये बात ध्यान रखनी है, डिसेंडिंग में लगाना है क्योंकि टॉप क्वार्टाइल में तभी आ पाएगा। जब इसको हम रन करते हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2012 का डेटा एक साथ आ गया है और उसके अंदर जो टॉप क्वार्टाइल में थे म्यूचुअल फंड वो यहाँ दिख रहे हैं, यानी 111 जो रैंक है दैट इज ऑफ टॉप क्वार्टाइल म्यूचुअल फंड्स। अब हमें ये देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल में रहे हैं, तो बेसिकली इसके एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 का जो डेटा था उसमें भी हमारी बकेट्स बन गई हैं 4। सिमिलरली 2014 का जो डेटा था उसके अंदर भी बकेट्स बन गई हैं 4। पर आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एंटाइल ऑलवेज ट्राई टू एलोकेट रोज इवनली इन डिफरेंट टाइल्स, बट व्हेन टोटल रोज आर नॉट डिविजिबल बाय n, देन एलोकेशन ऑफ रोज विल नॉट बी इवन। तो बेसिकली क्या है कि लेट सपोज 2012 की हम रोज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख सकते हैं 10 रोज हैं एंड 10 रोज जो हैं वो 4 से, क्योंकि हम यहाँ एंटाइल 4 लिया है तो 4 से 10 डिवाइड नहीं होता, हमेशा 2 जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो हमारी जो 2 रोज होंगी वो हमारे टॉप के 2 ग्रुप्स में चली जाएंगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखते हैं तो जो मेरा ये वाला बकेट है इसके अंदर एक ही एक्स्ट्रा रो है, इस वाली बकेट के अंदर भी एक्स्ट्रा है, इसके अंदर हमारी 2 रोज हैं। तो बेसिकली 10 रोज की, उसके अंदर 3 इसके अंदर आई, 3 इसके अंदर आई, 2 इसके अंदर आई और 2, तो इस तरीके से हमारा जो सम टोटल था वो 10 रोज हो गया।
तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये यही कहना चाह रही है कि एंटाइल क्या करता है, सबसे पहले ट्राई करेगा इवनली। मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 रोज होती तो सारे क्वार्टाइल में सिंपली 3 3 3 3 3 हमारी रोज आ जाती। पर अभी के सिनेरियो में क्योंकि हमारे पास 10 रोज हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। जो टॉप हमारे क्वार्टाइल होंगे उनमें एक एक एक्स्ट्रा रो है, जो लास्ट के 2 क्वार्टाइल हैं उनमें 2 रोज रही हैं। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द जो हमारे पार्टीशंस थे उनके अंदर भी डेटा डिवाइड हुआ होगा। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ लेता है कि एंटाइल किस तरीके से आपकी रोज को डिवाइड करता है जब आपके पास डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी काउंट ऑफ रोज प्रॉपर डिविजिबल नहीं है विद द बकेट नंबर। यानी एंटाइल 4 है तो 4 हमारा अगर बकेट से हमें डिवाइड करना है और डेटा रोज हमारी 10 है तो किस तरीके से रोज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन दीज सेगमेंट्स। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। अब सिंपली मैं अपनी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए एक आउटर क्वेरी लिखूंगा और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मैं अपने इनर क्वेरी का यहाँ नाम दे दूंगा एज लेट्स सपोज टॉप क्वार्टाइल आइडेंटिफिकेशन TQI ऐसे दे देता हूँ मैं। एंड वेयर में मुझे क्या करना है, वेयर में जो मेरा टॉप क्वार्टाइल है उसी के मेरे को यहाँ पे रोज को लेना है तो मैं केवल 1 लिखूंगा यहाँ पे, और मुझे 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है। इसको हम कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो बेसिकली ये वो हमारी रोज आ गई हैं जो पर्टिकुलर ईयर में टॉप क्वार्टाइल में रही थी, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ ये वो म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जो डिफरेंट ईयर्स में टॉप क्वार्टाइल में रहे। तो अगर मैं एक बार ग्लिम्स इन म्यूचुअल फंड्स का देखता हूँ, यहाँ पे आपको डेटा सेट दिखाता हूँ। तो अगर 2021 की बात करते हैं तो मेरे पास म्यूचुअल फंड A1 D1 और E1 थे। सिमिलरली अगर 2020 की बात करते हो तो A1 H1 E1 थे। इसी तरीके से 2019 की बात करते हो तो B1 C1 E1 थे। इस तरीके से मल्टीपल म्यूचुअल फंड मेरे यहाँ पे आ गए थे ओवर द ईयर्स। तो अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, वो फंड्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ये तो वो आ गए जो टॉप क्वार्टाइल्स में रहे, पर इनमें से किन फंड्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी टॉप क्वार्टाइल्स में रहने की, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हम उन्हीं फंड्स को रिकमेंड करते हैं, या फिर अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, खुद इन्वेस्टर हूँ, तो मैं भी देखूंगा कि वो फंड्स जो मैक्सिमम टाइम टॉप क्वार्टाइल में रहे, बेस्ट रिटर्न्स दिए, उन्हीं में मैं अपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँ। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमें सिंपली हम अपना फंड नेम दे देंगे एंड यहाँ पे काउंट ले लेंगे अपने, या फिर मैं काउंट ऑफ फंड ID भी ले सकता हूँ। ओके, एंड सिंपली ग्रुप बाय कर देंगे एंड ऑर्डर बाय कर देंगे। ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ फंड नेम एंड ऑर्डर बाय ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। इट इज एज सिंपल एज दैट, DES डिसेंडिंग। तो करेंगे क्या, हम काउंट ले लेंगे वो फंड्स का, बेसिकली सारे फंड्स जो यहाँ पे आए हैं इनका हम काउंट देखेंगे कि कौन अकरेंसेस निकाल रहे हैं बेसिकली हो। तो जो मैक्सिमम टाइम अकर हुए हैं इस डेटा सेट में, रिजल्ट सेट में हमारे फंड्स, उनको हम यहाँ देख लेंगे, और उनके जो मैक्सिमम टाइम अकर हुए हैं उनके काउंट पे हम देखते हैं कि कितनी बार वो अकर हुए हैं। तो जब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड F1 A1 D1 H1 एंड C1 एंड E1 ये 4 टाइम्स आए हैं। तो ये जो कुछ फंड्स थे ये प्रोबेबल फंड्स हमारे हो सकते हैं। B1 3 टाइम्स आया है, I1 K1 J1 1 टाइम आए हैं। हम नीचे के चारों फंड्स को अभी इग्नोर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इन वाले फंड्स को देख सकते हैं। बेसिकली जब हम फाइनेंशियल बेसिकली एप्लीकेशंस में काम करते हैं तो एज ए डेटा एनालिस्ट आपके पास इसी तरीके की चीज़ें आती हैं। आपको क्या करना होगा, आपके पास डेटा होगा म्यूचुअल फंड रिटर्न्स का, आपको उनको एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि कौन से फंड्स टॉप क्वार्टाइल में रहे। अब कई फंड्स अगर आपके पास आ जाते हैं टॉप क्वार्टाइल में, फिर आप देखते हैं कौन से फंड्स कंसिस्टेंटली रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये इसी साल आ रहा है ये म्यूचुअल फंड टॉप क्वार्टाइल में और बाकी साल ना हो। तो ऐसे केसेस में आप कंसिस्टेंसी चेक करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की कि ये टॉप क्वार्टाइल में कितने ईयर्स तक रहे, और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स मैक्सिमम टाइम टॉप क्वार्टाइल्स में रहते हैं हम उनको एज ए प्रोबेबल, यहाँ नहीं है कि हम ब्लाइंडली इनमें इन्वेस्ट कर देंगे, इनको स्टडी कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से डेटा एनालिस्ट अपनी जॉब को प्ले करता है। ऐसे तरीके की एनालिसिस आप रियल वर्ल्ड में करते हैं। आप इसी तरीके से बैंकिंग का डेटा हो सकता है, इंश्योरेंस का डेटा हो सकता है आपके पास, या फिर मैं कहूँ
आपके पास म्यूचुअल फंड्स तो हमने देखा ही, स्टॉक मार्केट का डेटा हो सकता है जिसमें हमारे पास स्टॉक्स होंगे, उनके रिटर्न्स को एनालाइज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल एरियाज होते हैं फाइनेंशियल डोमेन के अंदर जहाँ पे ऐसे सिनेरियो आते हैं, और हम वहाँ पे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने विंडो फंक्शंस की नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसे सिनेरियोज को सॉल्व करके रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सिनेरियो आपको क्लियर हुआ होगा, ये समझ आया होगा, एंड मैंने आपको बिल्कुल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के थ्रू, रियल वर्ल्ड सिनेरियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपके कोई डाउट है एंटाई फंक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एज ए डेटा एनालिस्ट फ्रेंड्स, हमने एक टर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फ्रिक्वेंटली सुनी होगी, जिसका मीनिंग होता है किस तरीके से हमारी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द डेटा सेट। ये टर्म हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जब हम स्टडी करते हैं अपना, वहाँ पे हमें रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव इन द सेंस कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यूज़ के कंपैरिजन में कहाँ एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ को स्टडी बहुत एक्सटेंसिवली करना होता है। इसी चीज़ की स्टडी के लिए जब हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ का अगेंस्ट अदर वैल्यूज़, हम यूज़ करते हैं अपना परसेंट रैंक विंडो फंक्शन। तो जो परसेंट रैंक विंडो फंक्शन होता है वो हमें बेसिकली रिलेटिव पोजीशंस ऑफ आवर वैल्यूज़, लेट सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में क्या पोजीशन है हमारी वैल्यूज़ की, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। बेसिकली ये करता क्या है, ये हमारे को परसेंटाइल देता है किसी वैल्यू की। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से परसेंट रैंक यूज़ होता है, क्या यूज़ केसेस होते हैं इसके। हम सैम्पल इंटरव्यू कुछ क्वेरीज को भी बना के देखेंगे, बेसिक और एडवांस दोनों सिनेरियोज को कवर करेंगे। तो सीधे चलते हैं एक बार अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो परसेंट रैंक होता है बेसिकली, जैसे हमने डिस्कस किया, ये परसेंटाइल रैंक असाइन करता है टू ईच रो ऑफ अ रिजल्ट सेट। तो जो हमारी रो होगी किसी रिजल्ट सेट की, उसकी उस रो को, उस रिजल्ट सेट की रो को ये परसेंटाइल रैंक दे देता है। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये परसेंटाइल होता क्या है। तो परसेंटाइल को समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परसेंटाइल होता क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नोटपैड पे जाऊँगा और आपको परसेंटाइल के बारे में थोड़े से एग्जाम्पल्स दूंगा। तो इसके लिए मैं अभी जो यूज़ केस कंसीडर करूँगा, अगेन फ्रेंड्स हमारे को जो भी चीज़ होती है हमेशा यूज़ केसेस से होंगे, क्योंकि यूज़ केसेस समझनी चाहिए, क्योंकि इससे हम रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं जो यूज़ केस लूँगा दैट इज़ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक हमारे पास सिस्टम था। इसके अंदर क्या हुआ, हम स्टूडेंट्स के स्कोर्स को, यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स के स्कोर्स को हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पे। तो होता क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जिसके हमारे 370 मार्क्स आते हैं, एंड ये जो स्टूडेंट की ए की परसेंटाइल है, स्टूडेंट ए की जो परसेंटाइल है दैट इज 80, यानी 80 परसेंटाइल है इस स्टूडेंट की। अब इस 80 का मतलब क्या है, इस 80 का यहाँ पे क्या मतलब है, इट इज नॉट 80 परसेंटेज, इट इज 80 परसेंटाइल। कंफ्यूजन नहीं रखनी फ्रेंड्स, परसेंटाइल और परसेंटेज में यहाँ पे गिवन है 80 परसेंटाइल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो परसेंटाइल होता है वो हमेशा रिलेटिव कंपैरिजन होता है अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, जैसे हमारे केस में डिफरेंट स्टूडेंट्स मार्क्स, तो उसके बीच में रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 80 परसेंटाइल का मतलब क्या है, जैसे हमारा ये स्टूडेंट है ए, ये यहाँ लाई करेगा इस रेंज में। तो जो हमारा स्टूडेंट ए था, अगर हम बोलते हैं कि इसकी 80 परसेंटाइल है, इट मीन्स परफॉर्म्ड बेटर देन 80% ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स इट परफॉर्म्ड बेटर देन 80% ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो हमारे 80% ऑफ स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम में अपीयर हुए, उन्होंने लेस देन और इक्वल टू स्कोर पाया जो हमारे स्टूडेंट ए का था। इट इज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, स्टूडेंट ए ने 80% ऑफ स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया, या फिर 80% ऑफ स्टूडेंट्स ने लेस देन और इक्वल टू परफॉर्म किया स्टूडेंट ए से। अब इसको हम दूसरे तरीके से लें तो जो 20% ऑफ स्टूडेंट्स थे, 20% ऑफ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया स्टूडेंट ए से भी।
तो स्टूडेंट ए से भी बेटर परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट केवल 20% थे। तो यहाँ पे हम बेसिकली रिलेटिव कंपैरिजन कर पाए। तो अभी हमने स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एक यूज केस को डिस्कस किया जिसमें हमने रिलेटिवली कंपेयर कर रहे थे अपनी स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। अब इसी तरीके से जो हमारा परसेंट रैंक जो हमारा विंडो फंक्शन होता है वो अदर यूज केसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर मैं कुछ यूज केसेस की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हमारे को किसी रीजन जो हमारा मान लीजिए रीजन था कोई, उसके अंदर डिफरेंट स्टोर्स थे, स्टोर S1 S2 S3, इस तरीके से मल्टीपल स्टोर्स थे। तो अगर हमें इनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है रिलेटिव टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, तो हमें क्या करना था, कितनी सेल्स की है, मान लीजिए डॉलर टर्म्स में कितनी सेल्स की है इन स्टोर्स ने, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें कंपेयर करनी थी इनकी परफॉर्मेंस। तो ऐसे सिनेरियोज में भी हम अपने परसेंट रैंक विंडो फंक्शन को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और भी यूज केस आता है वेबसाइट ट्रैफिक को इवेल्युएट करना है, लेट्स सपोज जिसके बेसिस पे आज हम कुछ क्वेरीज को भी बनाएंगे। तो वेबसाइट ट्रैफिक में फ्रेंड्स किस पेज पे, मान लीजिए वेबसाइट पे हमारे पेज 1 था, पेज 2 था, पेज 3 4, तो किस पेज पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, बेसिकली हमें यहाँ पे व्यूज़ के बेसिस पे, तो व्यूज़ का काउंट था उसके बेसिस पे हमें रिलेटिवली कंपेयर करना है अपने डिफरेंट पेजेस को। ऐसे सिनेरियोज में भी हम अपना परसेंट रैंक विंडो फंक्शन को यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको सिनेरियोज बनाए फाइनेंशियल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। इस तरीके से मल्टीपल यूज केसेस होते हैं जहाँ पे हम अपने परसेंट रैंक विंडो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको यही वाला सिनेरियो, वेबसाइट ट्रैफिक वाला सिनेरियो यहाँ पे मैं लूंगा और इसके थ्रू मैं आपको कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा बेसिक और एडवांस लेवल के। अब मैं क्या करूँगा, बेसिक सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लूँगा और एक नई टेबल बना लूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को ओपन किया हुआ है। मैं सिंपली क्या करूँगा, ये टेबल्स में जाके टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इस ऑप्शन के थ्रू आप नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं और जो डेटा है आपका उसे इंपोर्ट कर सकते हो उस टेबल में। मैं इसी ऑप्शन को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे ब्राउज कर लूँगा यहाँ अपने डेटा को। तो वेबसाइट पेज भी यूज़ करके जो फाइल है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करेंगे तो हमें टेबल का नाम वेबसाइट अंडरस्कोर पेज व्यूज़ ओके फाइन है, यही नाम से बन जाएगी टेबल हमारी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज टेक्स्ट टाइप का है, व्यूज़ इंट टाइप का है और डेट टेक्स्ट टाइप का आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम है हमारे, एक पेज है, एक व्यूज़ है, एक डेट है। पेज हमारा टेक्स्ट टाइप का है, व्यूज़ हमारा इंटीजर टाइप का है और डेट टेक्स्ट टाइप का आ रहा है। तो मैं अभी इवेल्युएशन करने के लिए बेसिकली क्या करूँगा, इसे डेट टाइम का टाइप का ले लूँगा यहाँ पे। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमें डेट फॉर्मेट यहाँ पे देना होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा डेट फॉर्मेट MMDDYYY फॉर्म में है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँगा LMS/ अभी के लिए एंड सेंट बाई। इससे क्या होगा कि आपका जो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इस डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं इस कॉलम का, वो एग्जैक्ट जिस फॉर्मेट में है वो ही देना होगा, तभी आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो पाएंगी, अदरवाइज आपकी वैल्यूज़ इंपोर्ट नहीं होंगी। ये ध्यान देने वाली बात है, आपको डेट फॉर्मेट उसी में देना है जिसमें आपकी वैल्यूज़ हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा, नेक्स्ट, एंड हम इंपोर्ट कर देंगे अपने डेटा को रेस्पेक्टिव टेबल के अंदर। तो जैसे ही डेटा इंपोर्ट हो जाएगा फिर एक बार हम अपने डेटा को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं टेबल डेमोज वेबसाइट पेज व्यूज वाज क्रिएटेड, ये हमारी डेमोज स्कीमा के अंदर वेबसाइट अंडरस्कोर पेज व्यूज करके टेबल क्रिएट हो चुकी है और इसके अंदर 2400 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो हम फिनिश कर देंगे। एक बार हम अपने टेबल को भी जाके ऊपर चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो मेरे टेबल का नाम है, मैं सिर्फ पुश कर दूंगा, साइट अंडरस्कोर पेज व्यूज। एंड इसको जब हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास एक वेबसाइट थी।
एक वेबसाइट थी और एक वेबसाइट के अंदर आप लोगों को पता है मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, एक बार आपको मैं डिस्टिंक्ट पेजेस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे पेज होते हैं हमारी वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास सर्विस पेज था, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पेज, रिव्यूज एंड प्रोडक्ट्स पेज। इस तरीके से मल्टीपल पेज थे हमारी वेबसाइट में। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो हमारी बेसिक सिनेरियो है उसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, इन पेजेस पे जिस हिसाब से व्यूज आएंगे, बेसिकली जो व्यूज का काउंट है उसके बेसिस पे हमें इन्हें रिलेटिवली इनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो जब हमें रिलेटिव पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है तो हम परसेंट रैंक विंडो फंक्शन का माइस्क्ल में यूज करते हैं। तो अब परसेंट रैंक के थ्रू हम देख पाएंगे ये जो पेजेस हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। बेसिकली अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ रिलेटिव पोजीशन, कंपैरिजन। यहाँ पे एक दूसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि उनसे क्या परसेंटाइल है। ये सारी चीजें हम देखेंगे यूजिंग परसेंट रैंक विंडो फंक्शन। मैं क्या करूँगा, परसेंट रैंक विंडो फंक्शन सिमिलर टू अदर विंडो फंक्शंस, इसकी भी सिंटेक्स सेम रहती है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले हम अपने फंक्शन को लिखेंगे, फिर ओवर क्लॉज देते हैं एंड देन अगर हमें पार्टीशन ऑर्डर बाय देना है तो वो हम देंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टार ही छोड़ दूंगा एंड एक बार आपको दोबारा से डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे डिफरेंट जो पेजेस थे उनके व्यूज आ गए हैं, यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं परसेंट जो रैंक विंडो फंक्शन होता है ये आ गया है, इसको मैं लिखूंगा एंड अब मैं ओवर क्लॉज दूंगा एंड ओवर के बाद मेरे को लिखना है। तो अगर मैं अभी खाली छोड़ देता हूँ, ओवर में कुछ भी नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज यहाँ पे जीरो आ गई हैं। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये सारी वैल्यूज या रोज करस्पॉन्डिंग टू दिस परसेंट रैंक कॉलम ये सारी एम्प्टी आ गई हैं। पर हमें ये परसेंटाइल इनको असाइन करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे अंदर कुछ ऑर्डर में असाइन करनी होंगी चीज़ें। तो उसके लिए हमें ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी और ऑर्डरिंग हम किस पे करेंगे, द बेसिस ऑफ व्यूज। क्योंकि हमारे को देखिए जब भी हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी, मान लीजिए हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, वो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पे तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर आपके पास स्टोर की कोई सेल्स है, डॉलर टर्म्स में जो सेल आ रही है उसके बेसिस पे तो आप उन स्टोर्स को कंपैरिजन कर पाएंगे एक दूसरे से। तो इसलिए यहाँ पे भी हम वेबसाइट पेजेस को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द काउंट ऑफ व्यूज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार इसका नाम दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय करूँगा भी ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज। पर अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम गलती करते हैं, मैंने पहले भी कई बार इटरेट किया है, यहाँ पे एक बार इसको मैं कर देता हूँ। मैंने कई बार इस चीज़ को इटरेट किया है कि आपको रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर आप सिंपली ऐसे व्यूज छोड़ देंगे तो ये इंडिविजुअल डेट वाइज व्यूज को ले लेगा। तो हमारे सिनेरियो में हमें टोटल व्यूज के बेसिस पे कंपेयर करना है, तो मैं इसका सम करूँगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पे समझने वाली होती हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो आपको निकलते हैं नहीं करनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट समझिए एक बार ग्रुप बाय भी कर दूंगा। तो अभी के लिए लेट्स सपोज मेरे को केवल पेजेस चाहिए, व्यूज चाहिए, तो मैं सारे कॉलम में नहीं ले रहा हूँ, इसमें हटा देता हूँ एक बार, ओके। एंड तो पेजेस ले रहे हैं, पेज ले रहे हैं सॉरी, एंड जो हमारा दूसरा कॉलम रहेगा यहाँ पे वो होगा पर मंथ, इसको नाम दे देते हैं टोटल व्यूज एंड दिस इज सम ऑफ व्यूज, ओके। एंड देंगे एंड ग्रुप बाय में अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय व्यूज, दैट इज इट। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। एक बार इस टूल को हम रन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं परसेंटाइल रैंक हमारे परसेंट रैंक विंडो फंक्शन में या परसेंटाइल रैंक असाइन करती है इन डिफरेंट पेजेस को।
तो अब आप देखिए यहाँ पे जो रिव्यूज पेज था उसकी परसेंटाइल रैंक 1 है और जो होम पेज था उसकी परसेंटाइल रैंक 0 है। तो जो होम पेज था वो कंपैरेटिव टू अदर पेजेस सबसे कम इस पे व्यूज आए हैं, इसलिए इसकी परसेंटाइल रैंक 0 है। और जो रिव्यूज पेज है इस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं कंपैरेटिव टू अदर पेजेस, तो इसकी परसेंटाइल रैंक 1 है। अब अगर हम देखते हैं सर्विसेज पेज को, तो सर्विसेज पेज ने 50% बेसिकली परफॉर्म बेटर देन अदर पेजेस। जो हमारे प्रोडक्ट्स पेज थे, कॉन्टैक्ट और होम पेज थे, तो उनसे बेटर परफॉर्म किया है सर्विसेज पेज ने। तो हम कह सकते हैं परफॉर्म बेटर देन 50% ऑफ अदर पेजेस। एंड अगर हम रेस्ट की बात करें तो जैसे एफएक्यू पेज है, इट परफॉर्म बेटर देन 83.33% ऑफ अदर पेजेस। सिमिलरली अबाउट पेज परफॉर्म बेटर देन 66.66% देन अदर पेजेस। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज पेज ने 50% बेटर देन अदर पेजेस परफॉर्म किया। प्रोडक्ट्स पेज था उसने 33.33% बेटर परफॉर्म किया देन अदर पेजेस। तो ये परफॉर्मेंस जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं ये बेसिकली व्यूज के बेसिस पे कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारे व्यूज आ रहे हैं, उस बेसिस पे परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट कर पा रहे हैं। अब इस तरीके की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एफएक्यू पेज थे या अबाउट पेज था वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं देन रेस्ट ऑफ द पेजेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन पेजेस पे क्योंकि व्यू आ रहे हैं तो हम एफएक्यू पेज को, अबाउट पेज को बेटर तरीके से डिजाइन करें, उसमें मोर एक्सॉस्टिव वे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लिखें, ताकि जो हमारा एंड यूजर है जो यूज कर रहा है हमारी वेबसाइट को, उसकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो पाए। इसी तरीके से हम अगर अबाउट पेज को देखते हैं तो अबाउट पेज को भी हम अच्छे से मेंटेन करें। रिव्यूज पेज को देखिए, अगेन यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, रिव्यूज पेज सबसे ज्यादा विजिट हुआ, इसका मतलब रिव्यूज पेज बहुत क्रिटिकल होता है। हमें अपने कस्टमर के रिव्यूज को हमेशा ध्यान देना है कि वो कैसे रिव्यू लेते हैं, उन सब बेसिस ऑफ दोज फीडबैक्स हमें अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है। तो रिव्यूज पेज, एफएक्यू पेज, दीज आर वेरी क्रिटिकल पेज। अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी देखते हैं तो ये पेज काफी क्रिटिकल होते हैं किसी वेबसाइट को या किसी ई कॉमर्स कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये तो रहा हमारा बेसिक सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, एक बार एडवांस सिनेरियो को देखेंगे। एडवांस सिनेरियो में फ्रेंड हम क्या करने वाले हैं, हम जैसा भी हमने टोटल जो हमारे व्यूज थे उनके बेसिस पे हमने परसेंट रैंक किया, हम ईयर वाइज सॉर्ट करेंगे। ईयर वाइज बेसिकली अपने डेटा को डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि हमारे डिफरेंट पेजेस एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है, जो एडवांस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करनी है परसेंटाइल रैंक ऑफ पेज सिमिलर टू दिस। बट अभी हमें क्या करना है, ईयर वाइज हमें ग्रुप्स बनाने हैं और उन ग्रुप्स में देखना है या उन ईयर्स में देखना है कि डिफरेंट पेजेस की रैंकिंग या रिलेटिव पोजीशन क्या थी। तो इसके लिए फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डेटा दिखाऊंगा मैं यहाँ पे अपने टेबल का। तो मैं लिखूंगा वेबसाइट अंडरस्कोर पेज एंड इसको कंट्रोल एंटर कर दूंगा। तो ये हमारी टेबल थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज एक कॉलम था, व्यूज एक कॉलम था और डेट कॉलम था। तो अभी इस सिनेरियो में हमें करना क्या होगा, ये जो डेट कॉलम है इसमें से मेरे को ईयर फैच कराना होगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर ईयर निकालना है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ईयर फैच कराना होगा। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं देखिए ईयर को फैच करा लेंगे। एंड इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ईयर फंक्शन के अंदर डेट मेंशन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा ईयर आ गया है ऑन दी रिस्पेक्टिव डेट्स। तो हम नेम भी दे देंगे अपना ईयर। एंड अब हम क्या करेंगे, हम अपना परसेंट रैंक जो विंडो फंक्शन होता है उसको लिखेंगे, ओवर लिखेंगे क्लॉज को। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अब हमें यहाँ पार्टीशन करना है, क्योंकि हमें ईयर वाइज रैंकिंग निकालनी है। तो हमें यहाँ पार्टीशन करना होगा। पार्टीशन बाय इसके बेसिस पर हम करेंगे, ईयर जो है उसके बेसिस पर लिंक कर देंगे। एंड ऑर्डर करेंगे अगेन बाय ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ व्यूज। व्यूज थे उनके सम के बेसिस पे हम यहाँ पे ऑर्डरिंग कर देंगे। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें बार मैं ऑर्डर लिखा है, मैंने ऑर्डर बाय लिखूंगा सब। ओके,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया है और ये के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, पेज लिखता हूँ मैं स्टार की जगह एंड क्योंकि मैंने सम दिया है तो ग्रुप बाय करना होगा हमें। तो ग्रुप बाय फर्स्ट हमारा हो जाएगा पेज एंड सिंपल है स्टार्ट। एंड जब अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यूज थी, इसको मैं बता दे के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हमारी जो वैल्यूज थी वो ईयर वाइज हमारे पार्टीशन हो गए हैं। तो 2019, 20, 21 एंड 22 बेसिकली 4 ईयर्स का हमारे पास डेटा था और इन 4 ईयर्स में इंडिविजुअल ईयर में किस पेज की कैसी परफॉर्मेंस थी रिलेटिव टू अदर पेजेस वो यहाँ आ गई है। तो सबसे पहले हम 2019 देख लेते हैं। 2019 में बेसिकली क्या किया है, होम पेज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट जो हम बेसिकली जो होम पेज पे कम व्यूज थे और जो हमारे रिव्यूज पेज था वो सबसे ज़्यादा विजिट हुआ। सिमिलरली अगर हम जब 2020 में देखते हैं तो हम देखते हैं हमारा अबाउट पेज विजिट ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू एफएक्यू एंड रिव्यू पेज। एक बार इनका हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ सम भी अपना लिख लेते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, हम उठा लेते हैं सम ऑफ व्यूज एज टोटल व्यूज, वो भी ले लेते हैं एंड कंट्रोल एंटर करके देखते हैं तो हमारे को व्यूज भी एक बार को दिख जाएंगे कि क्या क्या व्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 2019 में कि रिव्यूज पेज जो था हमारा वो मोस्ट विजिटेड था, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम 2020 में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा FAQ और अबाउट पेज ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही थे, ज़्यादा व्यूज़ में डिफरेंस नहीं था। तो FAQ पेज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रिव्यूज़ FAQ पेज बहुत ही क्रिटिकल पेज होते हैं मेरी वेबसाइट के। तो इन काउंट के बेसिस पे बेसिकली हम फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि 19, 20, 21 में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये देखेंगे कि 2021 में कॉन्टैक्ट पेज और प्रोडक्ट्स पेज पे जो व्यूज़ थे कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। हालांकि रिव्यूज़ और FAQ पेज पे भी कम व्यूज़ नहीं है, उन पे भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं, पर परसेंटाइल जब हम देखते हैं तो जो प्रोडक्ट्स पेज थी इट परफॉर्म बेटर देन 83.3% बेटर देन अदर पेजेस। सिमिलरली FAQ पेज परफॉर्म 66.66% बेटर देन अदर पेजेस। ये वाली चीज़ हम देख सकते हैं। सिमिलरली जब हम रिसेंट अगर हम अपनी ईयर जो था 2022 यहाँ पे देखते हैं तो रिव्यूज़ पेज जो था अगेन हमारा पिक्चर में आता है, अच्छे खासे व्यूज़ हैं, इट परफॉर्म्ड बेस्ट एंड यहाँ पे परफॉर्म्ड इन द सेंस मैक्सिमम जो व्यूज़ आए वो रिव्यूज़ पेज पे ही थे। सिमिलरली कॉन्टैक्ट पेज और सर्वे जो कॉन्टैक्ट पेज था इट परफॉर्म बेटर देन 83.33% देन अदर पेजेस एंड सर्विस पेज it the views that services page received is 66.66% better than rest of the pages। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस की कितनी व्यूज के बेसिस पे हमारी जहाँ रैंकिंग आती है हमारे पर्टिकुलर पेज की, क्या कंपैरेटिव रैंकिंग हो रही है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पेजेस, वो हम यहाँ ईजिली कर पाए। FAQ पेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, रैंकिंग पेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, FAQ पेज कहाँ है, रिव्यूज पेज टू बी प्रिसाइज, रैंकिंग नहीं, रिव्यूज पेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए यूजिंग दिस परसेंट रैंक। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से आप लोगों को समराइज करूँ तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने ईयर वाइज डेटा में पार्टीशन कर लिया, बेसिकली ग्रुप्स बना लिए और उन ग्रुप्स के बेसिस उन ग्रुप्स के अंदर हमने डिफरेंट पेजेस की रिलेटिव परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया है। एंड एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारा अबाउट पेज है इट इज़ व्यूड 83.33% हायर देन द रेस्ट ऑफ द पेजेस। सिमिलरली सर्विसेज पेज इज व्यूड 66.66% हायर देन द रेस्ट ऑफ द पेजेस एंड दिस इज द काउंट फॉर 2019। ये 2019 का के बेसिस पे हम परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रहे थे। तो सर्विसेज जो बेस था वो 66.66% बेटर या हायर व्यू हुआ। इस तरीके की एनालिसिस जब भी हमें करनी है, हमें वेबसाइट ट्रैफिक की एनालिसिस करनी रहती है, तो इन सिनेरियोज में फ्रेंड हमें ये ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से अपनी डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो रिलेटिव परफॉर्मेंस हमने अपनी डेटा से आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए हमने परसेंट रैंक विंडो फंक्शन का यूज़ किया। अब इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेंड इंटरव्यूज में भी काफ़ी बार आते हैं, तो हमारे को बेसिक्स से स्टार्ट करना है और फिर एडवांस्ड की तरफ जाना है।
सबसे पहले देखना है परसेंटाइल क्या होता है, फिर एक बेसिक सिनेरियो को सॉल्व करके देखना है, एंड देन ओनली हमें एडवांस सिनेरियोज, ये तो एक एडवांस सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे मल्टीपल यूज केसेस जैसे स्टोर सेल्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम कहें उनकी रिलेटिव कंपैरिजन हो गई, तो ऐसे सिनेरियोज में भी आप परसेंट रैंक को एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये परसेंट रैंक विंडो फंक्शन आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एज ए डेटा एनालिस्ट फ्रेंड्स, हमें वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना होता है। अब जब हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करते हैं, तो इस डेटा से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ताकि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें अपने डेटा के ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी होती है। तो ऐसे एनालिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास विंडो फंक्शंस होते हैं। अगर मैं समरी में बताऊं तो विंडो फंक्शंस की हेल्प से हम एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा पे, ताकि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकें। तो जो ओवरऑल विंडो फंक्शंस होते हैं, उनकी हेल्प से हम मल्टीपल यूज केसेस, जैसे अगर मैं कुछ यूज केसेस आप लोगों को यहाँ बताऊं, तो हमारे पास अगर हमें अपने डेटा के अंदर हमें ऑर्डरिंग करनी है, अगर हमारे को डेटा की ऑर्डरिंग करनी है, अगर हमें डेटा की रैंकिंग करनी है, या फिर अगर मैं बात बताऊं डेटा में से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, या फिर हमें कोई क्यूमुलेटिव सम लेना है अपने डेटा के अंदर, तो ऐसे मल्टीपल यूज केसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मूविंग एवरेजेस लेनी है, तो ये सारे यूज केसेस, ऐसे मल्टीपल यूज केसेस और भी होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ यूज केसेस। तो इस तरीके के यूज केसेस के लिए हम अपने विंडो फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। तो विंडो फंक्शंस के बहुत सारी टाइप्स हैं। तो आज हम रो नंबर, एक स्पेसिफिक विंडो फंक्शन रो नंबर की बात करेंगे और उसके यूज केसेस को देखेंगे कि किन किन सिनेरियोज में हम रो नंबर को यूज कर सकते हैं। एक इंटरव्यू सिनेरियो जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, उस सॉल्व करेंगे उस सिनेरियो को हम। तो एक बार अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब जो हमारा रो नंबर विंडो फंक्शन होता है, इट असाइंस यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू रोज विद इन ए रिजल्ट सेट। तो इसका क्या मतलब है, यूनिक सिक्वेंशियल नंबर कैसे ये जनरेट करता है हमारे रोज के लिए? तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो लेट सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल थी। तो जो एम्प्लॉय टेबल थी, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम था एम्प्लॉय नेम, एंड एक कॉलम था हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी। ऐसे करके हमारे पास लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था, हमारे पास दो कॉलम्स थे। तो जो फर्स्ट कॉलम था, इसके अंदर मेरे पास 3 रोज थी, ए बी और सी, यानी एम्प्लॉय नेम्स ए बी एंड सी, एंड इन लोगों की सैलरी अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000, 20,000 एंड 30,000। इस तरीके से हमारे पास 3 जो हैं बेसिकली एम्प्लॉयज के करस्पॉन्डिंग 3 सैलरी की रोज थी। तो ये हमारी एक एम्प्लॉय टेबल थी। अब अगर हम रो नंबर को यूज करेंगे इस सिनेरियो में, तो रो नंबर क्या करेगा, रो नंबर एक एक्स्ट्रा एक कॉलम हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम इस कॉलम का नाम दे रो नम, ये क्या करेगा, सिंपली 1, 2 और 3 इस तरीके से वैल्यूज को असाइन कर देगा अगेंस्ट दीज रोज। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है, सिक्वेंशियली रो नंबर असाइन करता है अगेंस्ट दी रोज। अभी मैंने एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो आप लोगों को बताया है रो नंबर का। अभी आगे जाके इस वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को भी देखेंगे, जहाँ पे पार्टीशन, ऑर्डर बाय इन क्लॉजेस का भी यूज होगा। पर अभी के लिए आप बेसिक समझिए कि रो नम सिंपली बेसिकली हमारा जो रो नंबर है वो हमारा सिक्वेंशियल इंटीजर जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से असाइन करता चला जाता है। तो ये तो रहा एक बेसिक सिनेरियो। एक बात और जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने वाली, वो ये पॉइंट है, इन केस देयर इज ए tie among rows, it ignores the same and assigns the different row numbers to each row। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो एक एग्जांपल के थ्रू, अगेन मैं एक एम्प्लॉय वाला जो हमारा एग्जांपल है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल थी और उसके अंदर हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी एंड मैं अभी के लिए लेट सपोज एम्प्लॉय नेम, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आईडीज थी। और एम्प्लॉय नेम में क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे
मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ए बी सी, इस तरीके से कुछ हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स यहाँ पे गिवन थे। तो रो नंबर क्या करेगा हमारा, जब भी हम रो नंबर को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो रो नंबर हम कॉलम का नाम दे देंगे। तो ये क्या करेगा, सिंपली 1 2 3 4 5 इस तरीके से असाइन करता चला जाएगा वैल्यूज। इसको कोई मतलब नहीं होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये डुप्लीकेट आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हैं। ये सिंपली यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर्स को जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से असाइन करता चला जाएगा। तो ये वाला जो एक पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रो नंबर के करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम अपने सिंटेक्स को देखें रो नंबर के, और उससे समझते हैं कि किस तरीके से हम एडवांस सिनेरियोज को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा रो नंबर होता है, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो जो हमारा रो नंबर होता है हमारा विंडो फंक्शन, इसके बाद हमारे को मस्ट ओवर जो क्लॉज होता है वो लिखना होता है। अब ओवर क्लॉज में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अपनी रोज को पार्टीशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर हम चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम पार्टीशन ना ही भी करें, दैट इज ऑप्शनल थिंग। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ऑर्डरिंग ऑफ रोज, अपने जो पार्टीशन होगा या फिर हमारी रोज होंगी उनको ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, और ऑर्डरिंग जिस ऑर्डर में हम देंगे उसी ऑर्डर में हमारे रो नंबर्स हमारे असाइन होते चले जाएंगे। तो ये भी हमारा एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय पार्टीशन, पार्टीशन बाय, दिस इज ऑप्शनल क्लॉज। अब सिंटेक्स को समझने के बाद हम हैंड्स ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं करेंगे हमें सिनेरियोज क्लियर नहीं होंगे, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझ नहीं पाएंगे। तो हैंड्स ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेसिक सिनेरियोज जहाँ पे हम रो नंबर का यूज़ करते हैं। तो डेमो पर्पस के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैंने एक एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिक सिनेरियोज को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं बेसिक सिनेरियो लिख देता हूँ। तो दिस विल बी आवर बेसिक सिनेरियो इन विच हम यूज़ करेंगे अपने रो नंबर को। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक टेबल बनाई हुई है एम्प्लॉय। तो उस टेबल को एक बार देख लेते हैं हम। एक बार मेरे को अपना स्कीमा भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर 3 एंट्रीज हैं। जैसे मैंने बताई थी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम की 3 एंट्रीज हैं ABC, एंड एम्प्लॉय सैलरी की भी 3 एंट्रीज हैं, जिसमें 10,000, 20,000 और 30,000 सैलरी हमारे पास गिवन है। अब हम इस सिनेरियोज में फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से रो नंबर को यूज कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सिंपल है। अगर आपको यूनिक नंबर, यूनिक इंटीजर्स असाइन करने हैं अगेंस्ट दीज रोज 1 2 3, तो आप उसके लिए रो नंबर का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं उसी सिनेरियो को आप लोगों को शोकेस करता हूं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ हम रो नंबर ले लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था, रो नंबर हम लिखते हैं, उसके बाद आता है हमारा ओवर, एंड ओवर के अंदर हमको जो भी काम करना है वो दे सकते हैं। तो अभी के केस में मैं ओवर को एम्प्टी रखूंगा, मुझे सिंपली 1 2 3 असाइन करने हैं। मैं यहाँ रो नंबर को ओवर करके एम्प्टी कर दूंगा, और जब मैं इसको रन करूंगा, इसको कंट्रोल एंटर, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आउटपुट में कि मेरे 1 2 3 नॉर्मल एक सिक्वेंशियल इंटीजर्स असाइन हो गए हैं अगेंस्ट दीज रोज। अभी मैंने बहुत ही सिंपल थिंग की है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखा है, सिंपली 1 2 3 इंटीजर्स को असाइन कर दिया है अगेंस्ट आवर रोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल। अब फ्रेंड्स मैं कुछ लॉजिक यहाँ पे ट्वीक करता हूँ। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि जो मेरी सैलरी हाईएस्ट थी, लेट सपोज मेरे पास 30,000 था और ये मेरी हाईएस्ट सैलरी थी, इसके अगेंस्ट मेरे को रो नंबर 1 मिले, कुछ ऐसे सिनेरियो आया। तो उस केस में फ्रेंड्स मेरे को कुछ नहीं करना होता, अब मेरे को ओवर क्लॉज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पे अपने ओवर क्लॉज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, और मेरे को यहाँ पे ऑर्डर बाय, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से ही हम कोई चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम ही सॉर्टिंग का है, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, और हमें मैक्सिमम सैलरी को 1 देना है, तो यहाँ गेम सॉर्टिंग का आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय यूज़ कर लूँगा, और क्या करूँगा, एम्प्लॉय सैलरी, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पता है, आप 1 सेकंड लीजिए, 2 सेकंड लीजिए सोचने के लिए, क्या होगा आउटपुट।
अब फ्रेंड्स क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं तो जो 30,000 सैलरी थी, जो मैक्सिमम सैलरी थी मेरी यहाँ पे, उसको यहाँ पे 1 मिल जाएगी वैल्यू। तो ये एक एक्स्ट्रा एक और यूज केस होता है जहाँ पे हम अपने बेसिकली रो नंबर को यूज करते हैं। दीज आर ऑल बेसिक सिनेरियो जहाँ पे हम रो नंबर को यूज करते हैं। और अगर ऐसा आता है कि अगर हमारे को ये हाईएस्ट सैलरी को निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को सब क्वेरी के अंदर इसको डाल देना होगा। लेट स्टार्ट फ्रॉम, ये जो हमने क्वेरी लिखी थी इसको एज ए सब क्वेरी हम यूज कर लेंगे। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ मैक्स सेल करके ऐसा कुछ, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बार इसको भी मैं नेम असाइन कर दूंगा एज रोनम एंड वेयर रोनम इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, मेरी मैक्सिमम सैलरी की रो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो जो 30,000 मेरी सैलरी थी वो रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक बार अगर मैं इस क्वेरी को आपको बताऊं, दिस इज वन एक्स्ट्रा यूज केस। दिस इज, अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी जैसे आप लोगों ने देखी, पहली कॉम्प्लेक्सिटी में हमने जब नॉर्मल सिनेरियोज में डील कर रहे थे तो पहले केस में हमने सिंपली 1, 2, 3 असाइन कर देते हैं अगेंस्ट रोज। सेकेंड, और उसमें हमने यूज केस में देखा कि हमने सैलरी को सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद हमने मैक्सिमम सैलरी को 1 असाइन किया, उसके बाद उससे जो लोअर सैलरी थी उसको 2 एंड देन 3। एंड थर्ड सिनेरियो में, थर्ड यूज केस में कहूँगा क्या किया हमने, जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको हमने पिक कर लिया, मैक्सिमम सैलरी वाली रो को हमने यहाँ पिक कर लिया। तो इस तरीके से हम लेयर बाय लेयर जो है कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक बार मैं दोबारा से अपनी क्वेरी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अपने रो नंबर वाली इनर क्वेरी, ये जो मेरी थी, इसके अंदर मैंने क्या किया, 1, 2, 3 असाइन कर दिया था। मैक्सिमम जो सैलरी थी उसको 1 असाइन हुआ था। ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय के अंदर एम्प्लॉय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, इसलिए जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको 1 असाइन हुआ। और फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके उस फर्स्ट जो वाली रो थी, जो मैक्सिमम सैलरी वाली रो थी, वो यहाँ से पिक कर ली। अब फ्रेंड इस तरीके के सिनेरियो जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरीके के सिनेरियोज काफी हमें इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर हमारी सब क्वेरी की नॉलेज को चेक करता है, रो नंबर की बेसिक नॉलेज को चेक करना चाह रहा होता है। जब एंट्री लेवल केसेस में, जब हमारा एक्सपीरियंस 2 से 6 साल, 2 से 5 साल में कहूँ, उन केसेस में ये काफी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं आज की डेट में। तो आप लोगों को इसी तरीके से मल्टीपल यूज केस खुद से भी डिजाइन करके सॉल्व करने हैं बाय दिस रो नंबर। ये तो रहा फ्रेंड बेसिक सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस सिनेरियो पे देखेंगे जहां पे हमें पार्टीशन करना होगा। ऐसे सिनेरियो में फ्रेंड्स, जो हमारा अपकमिंग सिनेरियो है, इसके अंदर हम करने के वाले, हम अपने डुप्लीकेट्स को, हम क्या करेंगे, हम अपने डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे डेटा से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है। यहाँ पे हम पार्टीशन का भी यूज करेंगे, और हम ऑर्डर बाय का भी यूज करेंगे, रो नंबर ओवर तो मस्ट है ही। तो हम सारी चीजों को यूज करके एक बार देखते हैं किस तरीके से हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार एडवांस सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले मैं अपने टेबल को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को टेबल को दिखाऊं, तो मेरे डेमोज करके जो स्कीमा है उसके अंदर मैंने एक कस्टमर टेबल को बनाया हुआ है। अगर मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे पास कुछ कस्टमर्स का डेटा है। इसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एज, कस्टमर लोकेशन जहाँ वो कस्टमर रहता है, कस्टमर फोन नंबर। इस तरीके से मल्टीपल रोज हमारी यहाँ पे गिवन है। अब अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखते हैं तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि कुछ रोज यहाँ पे डुप्लीकेट आ गई हैं। जैसे हमारी साइमन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट है, ऑल्दो यहाँ पे आईडी उसकी डिफरेंट असाइन हुई है, पर जो एंटायर रिकॉर्ड है, यानी नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर इज एग्जैक्टली सेम। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे जो टॉम का रिकॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो सेम। आईडीज आर डिफरेंट बट रिकॉर्ड इज एंटायरली सेम। तो ये क्या हुआ है, हमारे इरोनियस एंट्रीज आ गई हमारे डेटाबेस में। तो एज ए डेटा एनालिस्ट हमें क्या करना है, अपनी एनालिसिस के लिए इन एरोनियस एंट्रीज को हमें एनालिसिस में नहीं लेना है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इनको ले लेंगे और ऐसे डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को हम एनालिसिस के लिए ले लेंगे, तो हमारी जो एनालिसिस होगी वो स्क्यूड हो जाएगी।
तो हमें अपनी एनालिसिस को बिल्कुल अनबाइस्ड रखना है और हमें ये डुप्लीकेट रोज को हटाना रहता है। तो ऐसे डुप्लीकेट रोज को हटाने के लिए फ्रेंड्स मैं आज रो नंबर फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। तो एक ये एडवांस सिनेरियो होगा, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम अपने आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है अपनी कस्टमर टेबल का, मैं यहाँ पे रो नंबर का यूज करूँगा। एंड हम लोगों को सिंटैक्स ऑलरेडी पता ही है, तो रो नंबर के बाद हमें ओवर लिखना होता है। एंड ओवर के बाद जब भी मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शनल कुछ क्लॉजेज जैसे पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय वो देने होते हैं। तो अभी के केस में मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा अपना डेटा। अब वो पार्टीशन फ्रेंड्स हमारे को जो ग्रुपिंग करनी है वो हमें कस्टमर नेम, एज, लोकेशन, फोन नंबर, हम चारों कॉलम्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करेंगे। बेसिकली हम ग्रुप्स बना रहे हैं। हम ग्रुप्स क्यों बना रहे हैं फ्रेंड्स? ताकि हम डुप्लीकेट रोज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रुप्स बनेंगे और फिर हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय लिख दूंगा। एंड पार्टीशन बाय किसके बेसिस पे, तो एक बार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सी डॉट कस्टमर नेम, देन हमें क्या करना है, कस्टमर एज, एंड देन कस्टमर लोकेशन एंड कस्टमर फोन नंबर। ओके, कस्टमर फोन नंबर, ओके फाइन। एंड मैं क्या करूँगा, ऑर्डर कर दूंगा इन रिकॉर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। जो हमारा आईडी कॉलम था उसके बेसिस पे ऑर्डर कर दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ इसका क्या आउटपुट आता है, इसको रन करते हैं। ओके, आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे, ओके यस, ओके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक बार मैं इसको भी नैरो कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पे हुआ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एंट्रीज आपको 1 में दिख रही होंगी और कुछ 2 में। तो माई सिक्वल ने या फिर मैं कहूँ रो नंबर ने क्या किया, सबसे पहले पार्टीशन किया, यानी ग्रुप्स बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर। इन चारों कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप्स बने। तो हमारे नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स बन गए। अब उन ग्रुप्स को अंदर इसने क्या किया, उन ग्रुप्स को ऑर्डर कर दिया यूजिंग आईडी कॉलम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, हमने पहले ग्रुप्स बना लिए यूजिंग पार्टीशन बाय, एंड उस ग्रुप्स में हमने ऑर्डरिंग कर दी है रोज की ऑन द बेसिस ऑफ आईडी कॉलम। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास केन जो था, केन जो 27 एज का था, उसके करेस्पॉन्डिंग एक ही रोज थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ गई है। सिमिलरली मैट जो था उसकी एक ही रोज थी, तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई। पर जो साइमन और टॉम थे उनके करस्पॉन्डिंग हमारी 2-2 रोज थी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने ग्रुपिंग की इन चारों कॉलम्स के बेसिस पे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। तो जैसे ही मैंने ग्रुपिंग की, जैसे हमारी इन दोनों रोज में ग्रुपिंग हुई यूजिंग ऑल दीज 4 कॉलम्स, ये जो 4 कॉलम्स थे इनके बेसिस पे ग्रुपिंग की, तो रो नंबर ने क्या किया, जो पहली रो थी उसको 1 दे दी वैल्यू, और जो दूसरी रो थी उसको 2 दे दी, क्योंकि हमारे पास साइमन की एज, लोकेशन और फोन नंबर एग्जैक्टली सेम था। तो एक जो हमारा पार्टीशन हुआ था उससे एक हमारे ग्रुप में ये 2 रोज आई थी, और एक ग्रुप में हमारे पास ये 2 रोज आई, और ये हमारी इंडिविजुअल रोज थी। तो कैन की इंडिविजुअल रो थी तो वहां पे इसने 1 दे दिया, मैट की इंडिविजुअल रो थी या वो भी इसने 1 दे दिया, पर यहाँ पे हमें 2 रोज मिली। तो क्या किया इसने, पहली रो को 1 दिया रो नंबर ने, और सेकंड रो को 2 दे दिया। सिमिलरली जो टॉम की रो थी उसमें भी वैल्यूज इसको 2 मिली उस ग्रुप में, तो पहली को इसने 1 दे दिया, दूसरे को इसने 2 दे दिया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आएगा किस तरीके से 1 और 2 जो रैंक जो हमारे 2 नंबर्स हैं वो असाइन हुए हैं यहाँ पे। अब सिंपली फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि जो भी वैल्यू हमारी 2 आ रही हैं, जो भी हमारा जैसे यहाँ पे रो 2 है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं।
अब हमें क्या करना होगा, इन डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करना होगा हमारी एनालिसिस, ताकि क्लीन डेटा पे हो सके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इन रोज को आइडेंटिफाई करेंगे और इन रोज को हम डिलीट कर देंगे अपनी डेटा सेट से। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं आपको, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रुप्स बनाए, हमने अपनी डेटा में ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉलम्स। तो हमने उन कॉलम्स के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, उन ग्रुप्स को अंदर रोज की रो नंबर असाइन कर दिए। एंड फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल्टर कर देंगे और केवल जो 1 वाली एंट्री है, जहाँ रो नंबर ओनली 1 है, उसी को रखेंगे और बाकी जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उसको हम अपने डेटा से एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, ओके, तो अगेन मेरे को सब क्वेरी का यूज करना होगा यहाँ पे। एंड मैं क्या करूंगा, आप लोग सीटी बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इन सिनेरियोज को, मैं अभी के लिए सब क्वेरी से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं नाम दे दूंगा, तो नम, परफेक्ट। एंड जो हमारी इनर क्वेरी है इसका नाम दे देंगे एज यू रिमूवल, ओके। एंड वेयर रिमूवल डॉट रो अंडरस्कोर नम इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली हम वो रोज निकाल रहे हैं जहाँ पे हमारा जो रो नंबर असाइन हुआ है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसी रोज हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ पे हमारी जहाँ पे वैल्यू 2 थी उसको हमने यहाँ से पैच करा लिया। आप लोग फ्रेंड्स जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर ऐसे ही सिनेरियोज आप लोगों के आके पुट करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ मेरी डुप्लीकेट थी, उनको डुप्लीकेट रोज थी, उन कॉलम्स को पार्टीशन में लेके सिंपली मैं उनके आगे रो नंबर 1 2 3 असाइन कर दूंगा और केवल 1 को रखूंगा, बाकी सारे मैं हटा दूंगा क्योंकि बाकी सारी मेरी डुप्लीकेट रोज है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जब भी डुप्लीकेशन का फंडा आता है, आपको डुप्लीकेट रोज को देखना है, समझना है कहाँ है डुप्लीकेशन, उनको बेसिस पे पार्टीशन करना है एंड देन जो भी डुप्लीकेट रोज होंगी उनको एलिमिनेट कर देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने सिंपली उन रोज को निकाल लिया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, रादर देन में स्टार लेने के, मैं यहाँ पे केवल आईडी को ले लूंगा, वो आईडी जो डुप्लीकेट रोज की हैं। उसको हम रन करके देखते हैं। तो 2 और 6 आईडी ऐसी थी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली डिलीट कर दूंगा अपने टेबल से। तो वेयर आईडी इन, सिंपली इसको हम ब्रैकेट में दे देंगे अपने, ओके। तो ये सिंपली हमें क्या किया है, यहाँ पे जो भी आईडी यहाँ पे आई हैं वो रिकॉर्ड्स हमारे डेटा सेट से रिमूव कर दीजिए। हमें वो एनालिसिस के लिए नहीं चाहिए क्योंकि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे। तो अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं अपने, तो हमारा आउटपुट आ गया होगा यहाँ पे, ओके परफेक्ट। 2 रोज अफेक्टेड, डिलीट फ्रॉम, जैसे आप देख सकते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर तो हो चुका है। एक बार हम अपनी अगर अपनी कस्टमर टेबल को देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें हमें पता भी चल जाएगा कि आप डुप्लीकेट रोज हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरी साइमन और टॉम की रोज थी, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज थी, वो यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। हमारा डेटा जो था वो क्लीन हो गया है, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। तो आपने इजीली हमारे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे यूजिंग रो नंबर एलिमिनेट कर दिए और हमारा डेटा क्लीन हो गया और एनालिसिस के लिए रेडी है। तो अगर हम डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ये एक्टिविटीज हमारी डे टू डे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे को एक दिन करनी है और उसके बाद कभी नहीं करनी होगी। ये डे टू डे एक्टिविटीज होती है। डेटा कभी भी क्लीन फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, हमें डेटा को क्लीन करना होता है, अपनी एनालिसिस के लिए उसको प्रिपेयर करना होता है। तो जब भी हम डेटा प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यही सारी एक्टिविटीज हमें करनी होती हैं। डुप्लीकेशन हटानी है, रैंकिंग करनी है, ऑर्डरिंग करनी है, यही सारी एक्टिविटीज हमें फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको रो नंबर जो विंडो फंक्शन होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर
आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं आगे भी। जब भी हम लोग डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है एज ए डेटा एनालिस्ट हमें काफ़ी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड्स को देखते हैं, अगर कोई हमारे डेटा में नॉर्मली है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स क्यों करते हैं? ताकि एक डेटा ड्रिवन, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अब इस डिसीजन की हेल्प से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? अपने क्लाइंट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे को डेटा के अंदर ट्रेंड्स, नॉर्मली ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। अब इसके लिए वेरियस टेक्निक्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पिवटिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, वो परफॉर्म कर सकते हैं हम माईसीक्वल के अंदर। पिवटिंग में फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एनालाइजिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। तो बेसिकली जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हम उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द पिवटिंग। इट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। तो डिफरेंट कैटेगरीज की क्या परफॉर्मेंस है, इस चीज़ को हम बहुत ईजिली एनालाइज कर सकते हैं जब हम डेटा को पिवट कर सकते हैं। यूजिंग पिवटिंग हम कैटेगरीज की परफॉर्मेंस को, कैटेगरीज कैसा एक दूसरे से कंपेरेबल हैं, किस तरीके से उनके ट्रेंड्स, इन सबको आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं और हमारा डेटा मोर रीडेबल भी हो जाता है। तो पिवटिंग के बहुत ही मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। आज काफ़ी एडवांटेजेस को हम इस वीडियो में देखेंगे भी। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं कुछ यूज केसेस को बताऊंगा कि पिवटिंग किन किन सिनेरियोज में इंपॉर्टेंट होती है, बेसिकली किन किन एरियाज में हम पिवटिंग के हेल्प से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्केटिंग कैंपेन की। लेट सपोज अगर आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके डिफरेंट चैनल लाइक ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम पिवट करके अपने डेटा के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं टू बी प्रिसाइज, कि हम यहाँ पे ईमेल जैसे एक कॉलम को ले लेंगे, एक एसएमएस को ले लेंगे और एक हम ले लेंगे सोशल मीडिया को। इस तरीके से हम 3 कॉलम यहाँ पे हम बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे उनको मैं यहाँ पे A, B, C और इसके अंदर कंपैरेटिव में अपना डेटा जो भी होगा उसको मेंशन कर दूंगा, जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हो कि किस चैनल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किस चैनल के थ्रू मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट रही फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मेरे को सेल्स देखनी है तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे अपने डेटा को पिवट कर लूँगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको मेरी मल्टीपल रीजन्स को, यहाँ मैं लिख सकता हूँ। पहला कॉलम मेरा नॉर्थ रीजन का हो जाएगा, दूसरा वेस्ट का, तीसरा मेरा साउथ रीजन का हो जाएगा और लास्ट मैं एक तरीके से ईस्ट रीजन का कॉलम यहाँ बना सकता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लूँगा, तो प्रोडक्ट A, B, C, D और इनकी क्या सेल रही है डिफरेंट रीजन्स में, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने पिवटिंग की हेल्प से अपने डिफरेंट रीजन्स की सेल्स को भी एनालाइज कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ देखनी है कि कितने डिपार्टमेंट में, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ये यूज़ केस भी दिखाऊँ कि पिवटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा अगर मान लीजिए HR, मार्केटिंग और मेरा फाइनेंस 3 डिपार्टमेंट हैं और यहाँ पे मेरी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। तो यहाँ पे इन एम्प्लॉयज़ की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो हम उसका डेटा को यहाँ लिख सकते हैं और फिर फाइनली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इन सारे एरियाज में फ्रेंड्स पिवटिंग का काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी डिटेल फॉर्म में यूज़ होता है। तो ऐसा ही एक सिनेरियो हम आज पिक करेंगे, हम जो फाइनेंशियल वर्ड से रहने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटा को बताऊंगा कि वो डेटा कह क्या रहा है, क्योंकि अगर आप पिवटिंग सीधे स्टार्ट कर देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेटा तो आप आउटपुट पे नहीं, एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस कैटेगरीज को हमें पिवट करना है, किस तरीके से हमें पिवट करना है टू बी प्रिसाइज, उसको समझना होगा।
और फिर हम क्या करेंगे, MySQL के अंदर अपनी क्वेरी लिखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पिवट करके अपने आउटपुट को डिराइव कर सकते हैं। अब एक बार हम अपने डेटा को समझ लेते हैं। तो मैंने ये डेटा फाइल ओपन की हुई है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो कॉलम है दैट इज इन्वेस्टर नेम्स, तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के नेम यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट ईयर मेंशन्ड है। थर्ड कॉलम जो हमारा है दैट इज इन्वेस्टमेंट टाइप, कि किस इन्वेस्टमेंट टाइप, ये किस टाइप में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बॉब ने 2022 में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये हमारा अमाउंट का कॉलम रहेगा, दैट इज फोर्थ कॉलम। इस तरीके से एवन है, ऑलिवर, सोफिया, डेविड, इन्होंने किस ईयर में किस इन्वेस्टमेंट टाइप्स में इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ निकल के आती है कि हमें जो एनालिसिस करनी है, हमारे पास ये कह सकते हैं बिजनेस से रिक्वायरमेंट आई है, हमें ये देखना है कि इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स में जैसे बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट में क्या ट्रेंड रहा है इन्वेस्टमेंट का इन लास्ट 5 ईयर्स। बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड रहा है, इसको एनालाइज करना है। अब ये एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स हमारे को पिवटिंग की यूज रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट को समझाऊं पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हमें क्या कहा गया है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो टाइप्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट टाइप्स। तो इसके अंदर हमारे जैसे बॉन्ड्स हैं, हमारे पास स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरीके से रियल एस्टेट है, इस तरीके से हमारे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट टाइप्स होंगे। तो ओवर द ईयर्स लाइक पास्ट 5 ईयर्स, तो हमारा 2022 लेटेस्ट ईयर है, तो 2018, 2019, 2020, इसी तरीके से 2021 एंड फाइनली 2022। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या ट्रेंड रहा है बेसिकली हमें ये देखना है। तो बॉन्ड्स का क्या ट्रेंड रहा है, स्टॉक्स में क्या ट्रेंड है अमाउंट का, म्यूचुअल फंड्स में क्या ट्रेंड है और रियल एस्टेट में बेसिकली कितना इन्वेस्टमेंट हमारा इन टाइप्स में आ रहा है। बॉन्ड्स में ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है 2018 में, 19 में, 20 में, स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है ओवर द 5 ईयर्स, म्यूचुअल फंड्स में कितना आया है और रियल एस्टेट में कितना है। इस सारे का डेटा हमारे को पिवटिंग के थ्रू इस तरीके से एनालाइज करना रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम MySQL का यूज करके इस तरीके की पिवटिंग परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेरी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेरी लिखने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस तरीके की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हमें रियल वर्ल्ड में क्लाइंट की तरफ से मिलती हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली फुलफिल करने चले जाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेटा, तो हम कभी कभार तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, बट ड्यूरिंग द लॉन्गर रन जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होंगी तब नहीं कर पाएंगे इश्यूज को या रिक्वायरमेंट्स को रिजॉल्व। तो इसीलिए हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर टेकिंग और राइटिंग एनी क्वेरी। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, MySQL में जाएंगे और अपनी क्वेरी को स्टार्ट करेंगे लिखना। अब हम क्या करेंगे, हम अपने MySQL वर्कबेंच जो एक क्लाइंट IDE होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी MySQL क्वेरीज को लिखते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। एंड इसको ओपन करने के साथ आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट करना रहेगा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक तरीके से आपका एक प्लेस होल्डर है जिसके अंदर आप टेबल्स, व्यूज, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक स्कीमा ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस वाला आइकन है इसको क्लिक करके एक न्यू स्कीमा बना लेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आपको डीप में समझना है तो मैं फ्यूचर में इससे रिलेटेड भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो अभी के लिए मैंने ऑलरेडी स्कीमा क्योंकि बनाया हुआ है, मैं क्या करूँगा, जो हमारा CSV डेटा जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस डेटा को इम्पोर्ट कर लूँगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो टेबल्स दिख रहा है आपको इसको क्लिक करना रहेगा एंड टेबल डेटा इम्पोर्ट विजर्ड। टेबल डेटा इंपोर्ट विजर्ड की हेल्प से मैं अपने जो CSV डेटा है उसको मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा एक टेबल के अंदर। तो मेरा जो ये फाइनेंशियल डेटा है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे अब आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूज एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्रिएट न्यू टेबल। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर रेडी है टेबल का,
तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्रैच से नई टेबल बनानी है यूजिंग दिस डेटा, तो आप क्रिएट न्यू टेबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नाम जो अभी आपको फाइल का देना है या नेम दे देंगे फाइल का, बेसिकली टेबल का जो भी आपको नाम देना है या नाम दे देंगे उस टेबल का। और टेबल का नेम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ इसको, आप अगर कोई न्यू नेम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरी सोर्स फाइल में कॉलम्स थे वो एज ए सोर्स कॉलम ये दिख रहे हैं, जैसे इन्वेस्टर नेम, इन्वेस्टमेंट ईयर, इन्वेस्टमेंट टाइप एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और उनके रेस्पेक्टिव इसने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स को पिक कर लिया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रेस्पेक्टिव डेटा टाइप्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे क्योंकि सारे कॉलम्स जो फाइल में थे वो लेने हैं, तो मैं सारों को टिक एज इट इज़ रहने दूंगा, नेक्स्ट करूँगा और मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपने डेटा को एक टेबल के अंदर। ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये एक्टिविटी जैसे ही फिनिश होगी तो हमारी यहाँ पे टेबल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैं यहाँ फिनिश कर दूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं मेरी फाइनेंशियल अंडरस्कोर डेटा करके टेबल बन गई है। इसके अंदर सारे वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो हम CSV फाइल में अभी हमने डिस्कस किए थे। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी को अपना लिखना स्टार्ट करूँगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सिंपली सेलेक्ट करके अपने डेटा को चेक करूँगा इस टेबल के। तो इसका एलियस दे दूंगा। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम अपनी टेबल का एलियस दें, क्योंकि अगर हम मल्टीपल कॉलम से यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। और अगर हम जॉइन भी लगाते हैं और मल्टीपल टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी क्वेरी में, तो एलियस की हेल्प से हम रेस्पेक्टिव कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, एम्बिग्विटीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं ईजिली। तो एक एलियस देना बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो मैं ये क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंशियल एनालिसिस ऐसे करके अपनी क्वेरी को, बेसिक क्वेरी को लिखूंगा पहले। और यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके। तो मैंने क्योंकि अपने डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी मेरा डेटाबेस है उसको यहाँ लिख लूँगा। और फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, MySQL के अंदर डेटाबेस और स्कीमा इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं टर्म्स। तो मैं डेटाबेस स्कीमा एक ही बात है यहाँ पे। तो मैं फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे लिख लूँगा। और अब जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं यहाँ पे, एंड ये कह रहा है टेबल फाइनेंशियल एनालिसिस, ओके मेरे टेबल का नाम है फाइनेंशियल डेटा नॉट फाइनेंशियल एनालिसिस, ये दे दूंगा एंड इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यस, अब आप देख सकते हैं जो भी मेरे CSV फाइल के अंदर डेटा था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेटाबेस या स्कीमा का नाम यहाँ मेंशन करना होगा एंड उसके बाद आप रेस्पेक्टिव क्वेरी को लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स गिवन हैं। और हमें क्या देखना है कि ओवर द ईयर लास्ट 5 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है इन्वेस्टमेंट का। हम लास्ट 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे ट्रेंड को स्टडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने इन्वेस्टमेंट जो टाइप होता है इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ मेरी सारी इन्वेस्टमेंट टाइप आ गई हैं। और मैं आप लोगों को डिस्टिंक्ट में दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। तो अगर मैं चेक करता हूँ कितने डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट टाइप हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट, ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है हमारे डेटा के अंदर। अब हमें ये देखना है लास्ट 5 ईयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का था और क्या ट्रेंड था उसका। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे केस स्टेटमेंट्स। देखिए पिवटिंग का जो कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज को एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ पे केस स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो MySQL के अंदर केस स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करके अपने डिफरेंट कैटेगरीज को एनालाइज कर सकते हैं, उनको हम कॉलम्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को, और डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अभी केस स्टेटमेंट का ही यूज़ करूँगा।
तो सबसे पहले मैंने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट को देखूंगा एंड केस व्हेन, एक बार हम अपने टेबल को भी हम देख लेते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके एंड ये मेरा स्ट्रक्चर मेरे सामने आ गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, टाइप है, ईयर है, नेम है। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट टाइप और इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट ईयर, ये तीन कॉलम्स प्राइमरीली यूज होंगे हमारी इस क्वेरी में। तो केस व्हेन इन्वेस्टमेंट ईयर इक्वल टू 2018, then else similarly as 2018 इन्वेस्टमेंट यस, एंड इसको मैं इस फॉर्म में दे दूंगा। ओके एंड जो वैल्यूज होंगी उनका मैं सम भी यहाँ पे करना रहेगा, तो मैं उन वैल्यूज को सम भी कर दूंगा। अब एक बार फ्रेंड्स हम अपनी जरा केस स्टेटमेंट को समझ भी लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने केस स्टेटमेंट की सिंटेक्स की, तो अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंटेक्स के बारे में बात करूँ केस स्टेटमेंट के, तो इसमें क्या है, केस, उसके बाद अगर कोई व्हेन कोई कंडीशन होती है वो तो वहाँ पे हम कंडीशन को लिख देते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, देन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। तो अगर करंट कंटेक्स्ट में देखें तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ केस लिखा, ये जो केस था उसके बाद व्हेन में इन्वेस्टमेंट ईयर जो भी मेरी कंडीशन थी वो यहाँ मेंशन कर दी कि इन्वेस्टमेंट ईयर मेरा 2018 होना चाहिए। देन अगर है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को वो पिक कर लेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ऐसे यहाँ पे कंडीशन देते हैं। ओके और अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन देनी होती तो मैं मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ दे सकता था। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम अपनी कंडीशंस को मेंशन कर देते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे एल्स लिखना होता है। इसके बाद हमें एल्स लिखना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एल्स में नल लिखा है क्योंकि मेरे पास कुछ भी मेरे को वैल्यू इसके अलावा नहीं देनी है, तो मैंने यहाँ एल्स में नल लिख दिया। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी कोई वैल्यू, यहाँ पे रिजल्ट जो होता है वो मैं यहाँ लिख सकता था। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस केस को एंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। तो ये सिंपल एक सिंटेक्स होती है यहाँ पे केस स्टेटमेंट की, ये देखनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से आप लोगों को यूजिंग सिंटेक्स कैसे कोरिलेट करना है और किस तरीके से राइट करनी है वो दिखाया। तो अभी केवल 2018 के लिए मैं क्वेरी को यहाँ रन करूँगा। इसको एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय करना रहेगा, एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे समेशन परफॉर्म किया है इसलिए मेरे को यहाँ ग्रुप बाय करना होगा। तो यहाँ पे मैं बाय भी कर दूंगा। ओके एंड इसको जब हम रन करेंगे, ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 2018 में बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई ये यहाँ पे आ गई है। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, ओके तो जैसे आप ये देख सकते हैं सबसे पहले मैंने अपने डेटाबेस का या स्कीमा का रेफरेंस लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट टाइप बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स इसको लिख लिया है। एंड देन मैंने क्या किया, केस स्टेटमेंट को लिखा है। केस स्टेटमेंट का पर्पस ही फ्रेंड्स इसलिए है कि मैं 2018, 19, 20 जो भी मेरे ईयर्स हैं उनके डेटा को एज ए कॉलम दिखा सकता हूँ। तो जब भी आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज को एनालाइज करना है, जैसे ईयर की कोई कैटेगरी है या फिर आपको कोई रीजन्स की कैटेगरी ऐसी कुछ एनालाइज करनी है, तो आप हमेशा केस स्टेटमेंट का यूज कीजिए ऐसी सिचुएशन में। इससे क्या होगा, आपकी इजीली आप जो हमारा डेटा होगा रो से कॉलम की फॉर्म में दिखा पाएंगे।
और मैं यहाँ आपको दिखाता भी हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मेरे पास बॉन्ड स्टॉक्स ईयर सारे मेरे रो फॉर्म में थे, और जब मैंने इसको पिवट किया यूजिंग केस स्टेटमेंट तो ये मेरा डेटा जो है ऐसे कॉलम फॉर्म में 2018 का आ गया। और जो सारा डेटा आया था 2018 का उसमें सम भी कर दिया अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इनके अक्रॉस मैंने इसे समेशन भी इस डेटा का परफॉर्म कर दिया। एंड फाइनली क्योंकि मैं सम कर रहा हूँ तो मैंने ग्रुप बाय इन्वेस्टमेंट टाइप यहाँ पे ले लिया है। अब फ्रेंड्स ये तो रहा 2018 के लिए। सिमिलर एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर लूँगा 2019, 2020, 21 एंड 2022 के लिए। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। एंड वन मोर टाइम, यस, तो ये मेरा 19, मेरा 20, दिस इज माय 21 एंड दिस इज 22। सिमिलरली मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। ओके, ये मेरा हो जाएगा। एंड अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में था उसका जो सारा डेटा था यहाँ पे आ गया है। और एक तरीके से मैं ट्रेंड को यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ कि 2018 से 22 के बीच में क्या ट्रेंड रहा बॉन्ड्स का, क्या स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स में क्या ट्रेंड रहा इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट में क्या ट्रेंड रहा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना गया है अलग अलग ईयर्स में, उसको मैं ईजिली स्टडी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ डेसिमल के बाद एक्स्ट्रा जो डिजिट्स आ रही है उसके लिए मैं क्या करूँगा, राउंड फंक्शन का यूज़ कर लूँगा और 2 प्लेसेस तक इसको राउंड कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसे राउंड कर देना है इन सबको। तो एक बार वो एक्टिविटी भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डेटा है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो हम राउंड कर देंगे एंड it is on the way on to round for 2 places। तो हम यहाँ 2 places तक इसको राउंड कर देंगे। अब अगर हम इसको रन करते हैं, यस, तो अब आप देख सकते हैं सारी जो हमारा अमाउंट थे वो 2 प्लेसेस तक राउंड होकर हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी हमारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स थे जैसे बॉन्ड, स्टॉक्स, इन्हीं में क्या ट्रेंड रहा और लास्ट 5 ईयर्स ये आप इजीली यहाँ देख सकते हैं। अब अगर आपको ये डेटा अगर आपको किसी BI टूल के थ्रू प्लॉट करना है, चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है इसकी हेल्प से, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि हमने अपने रो वाला जो डेटा था उसको एक तरीके से कॉलम फॉर्म में ले आए और कॉलम फॉर्म में लेके आने के बाद हम इजीली एनालाइज कर पाए ओवरऑल ट्रेंड को ओवर द ईयर्स। इस तरीके से आप अलग कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज को भी आप यहाँ पे केस स्टेटमेंट के हेल्प से आप उसको कॉलम वे में दिखा सकते हैं। तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि जिस टाइप का आपका डेटा होगा उस तरीके से आप उस डेटा को आप अलग अलग तरीके से कॉलम फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स पिवटिंग का, या मैं कहूँ केस स्टेटमेंट यूज करने का MySQL में, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब आप डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो डेटा एनालिसिस, अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोगों को ये केस स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो में ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा।